तो वेलकम है दोस्तों, आज आप सभी का स्ट्रीम में। आज हम देखेंगे कि मार्केट में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है और कब तक होगा। और जैसे कि पहले आपको बताया था कि मार्केट नीचे जाने वाली है, आज भी यही हो रहा है कि मार्केट ऊपर जा रही है। फिर नीचे गई पर फिर उसके बाद ब्रेक लिया और अब ऊपर जाने लगी। और ब्रेक इसलिए लिया क्योंकि फिर क्वांटिटेटिव ईजिंग कर दी बिडेन ने। जो क्या पहले तो क्या किया था कि इन्फ्लेशन बिल ले आया जब 100 मूविंग डे ऊपर जा रही थी, तब जब वहाँ पे टच करने लगा था। उसके बाद क्या ले आया, उसके बाद ले आया जब डिक्लाइन आ गया। जब ये डिक्लाइन आ गया ना, जब आप ये देख रहे हो, ये डेली का चार्ट दिखा देता हूँ आपको। ये देखो डेली का चार्ट नैस्डैक का। तो यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक वो इन्फ्लेशन रिडक्शन बिल एक्ट आ गया। अब यहाँ पे इन्होंने क्वांटिटेटिव ईजिंग का एक और वो निकाल दिया कि जो स्टूडेंट लोन डेप्ट है वो माफ़ कर देंगे। तो उसकी वजह से यहाँ पे जंप देखने को मिल रहा है थोड़ी देर थोड़ी टाइम के लिए। यहाँ पे ओवरसोल्ड भी हो गया, तो हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ी देर डांस करे इस लेवल पे जो ये प्राइस है। ऐसा भी हो सकता है। और ऐसे बना ले जैसे कि ये देखो, यहाँ पे इधर ऐसे डांस हो थोड़ा, फिर नीचे जाए। बट कुछ कहा नहीं जा सकता दोस्तों। और एक तरफ से पोजीशन लेके बैठना भी सही नहीं है। अब जैसे कि यहाँ पे इन 2 दिनों में यील्ड्स भी नीचे, जैसे ये जो 22 अगस्त और 19 अगस्त को जो यील्ड का ऑक्शन हुआ था, ये भी जब 10:30 बजे होता है इंडिया के रात के, तो तब भी यील्ड्स हायर आई। ये ज़्यादा यील्ड्स डिमांड की गई बॉन्ड मार्केट में, तो उसका भी फ़र्क पड़ता है जब यील्ड्स हाई होती है। दैट मीन्स वैल्यू ऑफ डॉलर इज स्ट्रॉन्ग, विच मीन्स ऑल द डॉलर डिनोमिनेटेड एसेट्स विल गो डाउन। ठीक है दोस्तों, तो एक तो आपको ये समझना है। और आज के इवेंट्स देख लेते हैं, आज के क्या क्या इवेंट्स होने वाले हैं, ज़रा उसको भी सर्च कर लें। फॉरेक्स इवेंट्स डेली एफएक्स देख लेते हैं दोस्तों, आज क्या रिपोर्ट आई। क्योंकि आज जो इंट्राडे का था, तो ये इंट्राडे का चार्ट है ना, आज आज इसमें जंप देखने को मिल रहे हैं। और ये एक तो वो क्वांटिटेटिव ईजिंग, ये देखो ये मिला। और यहाँ पे कल भी ऐसे ही हुआ था। कल आप ये देख लो, कल जैसी, ये तो ओपन का बता रहा हूँ, खैर इससे पहले जो प्री मार्केट था, ये देखो ये यहाँ पे, ये प्री मार्केट था, ये लंदन की मार्केट खुली, इन्होंने भी जंप दिया। क्यों? क्योंकि जो ब्रिटेन में पहले तो इन्फ्लेशन थी, इन्फ्लेशन ज़्यादा आ गई। ये नंबर आपको मैं बता देता हूँ कब रिलीज़ हुआ था, ज़रा मैं फ़ोन में चेक कर लूँ एक बार यार। एक मिनट दोस्तों, मेरे को ना यार टॉयलेट आ रहा है, तो मैं टॉयलेट करके आता हूँ, आपसे थोड़ी देर में बात करूँगा।
ठीक है दोस्तों, तो आपने देखा क्या क्या वो हो सकता है इवेंट्स के चलते दरमियान का। आपको पहले मैं कल का देख लेता हूँ। 24 अगस्त। 24 अगस्त को दोस्तों 2 बजे, अब ये पता नहीं कहाँ के 2 बज रहे हैं इसमें। 4 भी पता नहीं कहाँ के बजे, क्या कई टाइम। 9:30 बजे ऑप्शन होता है। ये देख लो दोस्तों, पिछले साल प्रीवियस क्या था। स्टार्टिंग में देखते हैं दिन के। देखो, मनी सप्लाई ताइवान की 7.65 थी एक्चुअल तारीख को आई, तो इस ये क्या सिग्नल देता है कि ये सप्लाई कम हुई, इसका मतलब वहाँ का बैंक क्वांटिटेटिव टाइटनिंग करते हैं, बल्कि यहाँ पे तो इन्फ्लेशन है भी नहीं। ठीक है, उसके बाद 4:30 बजे जो मॉर्गेज की एप्लीकेशंस आई थी, मॉर्गेज की एप्लीकेशंस भी प्रीवियस 5.4, मॉर्गेज प्रीवियस थी -% और एक्चुअल आई बार की आई, वो आई -1%। -1 मतलब हल्की फुल्की सेंस। तो इसका मतलब मार्केट में लोग आ रहे हैं खरीदने। तो ये भी है, ये बॉन्ड मार्केट वालों के लिए तो काम है, पर जो ट्रेडर समझेंगे कि फेड क्वांटिटेटिव ईजिंग कर रहा है, उसके साथ MBA 30 ईयर मॉर्गेज रेट। 30 ईयर मॉर्गेज रेट क्या आया, 5.65% आया। प्रीवियस क्या था, 5.45%। तो दैट मीन्स क्वांटिटेटिव टाइटनिंग है दोस्तों। मॉर्गेज मार्केट इंडेक्स, क्वांटिटेटिव टाइटनिंग मतलब स्ट्रेंथ इन द डॉलर, स्ट्रेंथ इन द करेंसी। स्ट्रेंथ इन द करेंसी इज नॉट फॉर बिजनेस, फॉर स्टॉक्स। तो MBA मॉर्गेज मार्केट इंडेक्स यस था 273। मॉर्गेज बैक्ड फीस का जो इंडेक्स है वो कम आया पिछले वाले से। तो इसका मतलब मॉर्गेज एप्लीकेशन में जो ओवरऑल ठंडक है वो ठीक है, तक आ रही है। जो गर्माहट आ गई थी ना, अब थोड़ी कम हो गई है। और उसके बाद क्या है वाला पढ़ रहा हूँ दोस्तों अभी मैं। मॉर्गेज रीफाइनेंस इंडेक्स, इसके नीचे ये एनालिसिस पिक्स भी आ रही है। पिक्स एनालिस्ट पिक्स आपको नहीं। एक इन्फ्लेशनरी एनवायरनमेंट में अगर लोग लोन लेते हैं ना, और हाई लेवल बढ़ रही है और इंटरेस्ट रेट कम है, तो वहाँ पे आपको सेल लेना है। सेल सेल मारना है स्टॉक मार्केट को, या फिर जो भी आपके एसेट्स है उनको डॉलर में, के अलावा कुछ नहीं। ठीक है। पर अब देखते हैं MBA परचेज इंडेक्स। प्रीवियस था 203 और एक्चुअल आया 2 वाला। ये दोस्तों, तो MBA परचेज इंडेक्स, यार इसकी 1 मिनट में कर्सर की सेटिंग सही तरह सेटिंग। कर्सर की सेटिंग, हाँ,
कर्सर की कोई नहीं दोस्तों, इसको हम बाद में कर लेंगे, पर मैं अभी आपको ऐसे ही बता रहा हूँ, तो आप ऐसा कर सकते हैं दोस्तों। और फिर और क्या हुआ तो बट आप मार्केट के रिएक्शन देखो, मार्केट ने क्या रिएक्शन दिया, मार्केट ने बुलिश रिएक्शन दिया, बार 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 20 वालों ने भी आज भी वही बढ़िया से बाउंस आ रहे हैं। आज भी ना दोस्तों, आज भी बाउंस हो सकता है, यहाँ से यहाँ तक आ सकता है, तो आ ही सकता है, ठीक है। और अभी हम और देख लेते हैं और क्या हो सकता है, और क्या नंबर जाए। पेंडिंग होम सेल्स प्रीवियस थी -20 थी, एक्चुअल आई -0.9, फिर तो इन्होंने रिवाइज भी कर दिया, ठीक है। और ये मैं आपको बता दूं, कई बार तो जंप पहले ही आ जाता है, पहले ही जंप जो होगा ना वो पहले ही आ जाएगा मार्केट में, तो पास सब जो ये एजेंसी वगैरह के लोग होते हैं, ये पहले ही ट्रेडर, आपको देखना है, समझना है कि जंप है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ एक बारी। ये वाला जो जंप आया था, ये इसलिए आया था, ये 22-23 अगस्त का था, और ये यूके में ना ओपन होने से पहले ही जंप आ गया था, और नंबर जो रिलीज हुआ था ना वो यहाँ 1 बजे था, पर ये जंप पहले ही आ गया था, तो इस टेक्निकल आपको बताया मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट होता है 23 तारीख, पर पहले ये डेट डिस्कस कर लेते हैं, 23 का बाद में करेंगे, पर वो अभी ख्याल में रखता हूँ। पेंडिंग सेल्स रिवाइज्ड, तो एक्चुअल प्रीवियस जो थी वो नेगेटिव, एक्चुअल जो आई -23, प्रीवियस एक्चुअल आई है -19। पेंडिंग होम सेल मतलब थोड़ी बहुत जो होम सेल हो रही थी वो निकल पड़ी, मतलब जो अटकी हुई था वो हो गया। अरे देखो, मार्केट न्यूज़ ये होम सेल से रिलेटेड है ही नहीं, यूएस डॉलर फोरकास्ट, फेड इन फोकस एट जैक्सन होल, तो अभी तो ये इसका कोई फ़ायदा नहीं, और ये 22 अगस्त को आया, ये 13 अगस्त को आई, ये आज 25 अगस्त की आई, तो इसका कोई फ़ायदा है नहीं। डेली जो नंबर्स आते हैं उनको अगर आपको इंटरप्रेट करना आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो सीख लो, और अगर इन पे डिपेंड किया तो फिर डूबने की तैयारी भी कर लो। इस तरह के एनालिसिस को दिखा रखे हैं, और ये लो लो पे भी मत आप बैठना, क्योंकि ये भी मैटर करते हैं, जो कि में दिखाए जाते हैं, यील्ड में ये लो होते हैं, जैसे कि देखो ये लो है इसकी प्रायोरिटी, पर ये दिस इज ऑप्शन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसका भी दिखा रखा है, बट इट्स इम्पॉर्टेंट। बट एनीवेज दोस्तों, 24 अगस्त को जो ये ऑक्शन आया, 24 अगस्त को एक्चुअल जो प्रीवियस थी ये 0.8%, और जो एक्चुअल आया 3.2% आया, और 5 ईयर नोट ऑक्शन पे आया, पर लो दिखा रहा था, पर वो बहुत इंपॉर्टेंट था, तो इंडिया के 10:30 बजे के बाद आया। पर 24 अगस्त का एक्शन आपको मैं दिखा देता हूँ क्या हुआ था। 24 अगस्त को जैसे ही आई, वो भी सबको पता था, उसके बाद ऊपर जाना बड़ा मुश्किल हो गया, पर क्योंकि फील्ड के लिए नहीं, ये तो ऑलरेडी ऊपर चली गई थी, स्टॉक मार्केट के लिए यहाँ पे डॉलर आ गई, वो इम्पैक्ट डालती है बहुत ज़्यादा डॉलर की, डिनोमिनेटेड तो डॉलर में है ना, इसलिए तो जब यील्ड ही डॉलर ही नहीं निकाल रहे, डॉलर निकाल रहे हैं, तब जब यील्ड ज़्यादा हो रही है, जब बाउंड है, तो आपको समझना चाहिए बाय करने कोई आएगा नहीं, जब बाय करने नहीं आएगा तो बाय ऑर्डर इज नहीं, ना बाय स्टॉप ना बाय लिमिट, तो प्राइस नीचे जाएगा, या फिर
ये दोस्तों, तो एक तो ये हुआ ऊपर से। उससे पहले भी देख लेते हैं, उससे पहले मॉर्गेज भी एप्लीकेशन कमी आई, और मॉर्गेज रेट भी ज़्यादा आ गया, और मॉर्गेज रेट ज़्यादा होने के बावजूद जो आया वो भी कोई हल्का ही चेंज आया। जो एप्लीकेशंस अप्रूव हुई, तो ये देखो, यहाँ पे इंक्रीज हुई। ये दोनों नंबर्स आप देखो, ये जो चेंज आया, प्री नेगेटिव था, एक्चुअल 1 पॉइंट नेगेटिव, पिछला भी नेगेटिव था, पिछला था -2, और एक्चुअल आया -1.2। इसका मतलब थोड़ा बहुत चेंज आया है एप्लीकेशंस होने में और निकलने में। है, और मैक्सिको मैक्सिको है। ये तो एक हो गया हमारा ये चीज़। क्या है कि मॉर्गेज रेट टैक्स घट रहा है, मॉर्गेज बैलेंस फाइनेंस का रेट घट रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? लोग कम लेवरेज ले रहे हैं, लोग कम लेवरेज ले रहे हैं, बॉन्ड मार्केट। और इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब वो कॉन्फिडेंट फील करेंगे, और यील्ड भी उनको ज़्यादा मिल गई। अब नीचे देख लिया था ना, पहले जो यील्ड देखी थी हमने 5 ईयर की, ये वाली, उनको ज़्यादा मिल गई, 0.86। बात है, चार्ट तो यहाँ पे जा ही रहा है ऊपर, तूफान उछाले ही मार रहा है। 20 की मूविंग एवरेज क्रॉस कर दी, क्रॉस कर दी, तो यहाँ पे यील्ड फ्यूचर्स भी बाय करके बैठ सकते थे। अगर यील्ड फ्यूचर बाय नहीं करने तो नैस्डैक शॉर्ट कर दो, नैस्डैक शॉर्ट नहीं करना तो डॉलर में बैठे रहो, एंटर मत करो मार्केट को। है, बट आप अब क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस बनती हुई दिख रही है, तो पोजीशन एक ले सकते हो। बट वही स्टॉप लॉस मैनेजमेंट बहुत अच्छा करना पड़ेगा। हाउएवर, आई वॉन्ट रिकमेंड टेकिंग ट्रेडिंग। क्या दोस्तों, तो आई होप आपको मेरी अप्रोच समझ आ रही होगी, बात कर रहा हूँ। एनीवेज, अब हम आगे जाते हुए और देखेंगे और कौन से इवेंट्स आने वाले हैं। आज तो फिलहाल, हाँ, वो ये वाले की बात करनी थी, जो बता रहा था कि पहले ही जंप कैसे आ गया नंबर रिलीज होने से पहले ही, और यहाँ पर भी यील्ड रिलीज होने से पहले ही, जो कि 10:30 बजे रिलीज होनी थी, तो यहाँ पे भी देख लो पहले डिक्लाइन आ गया, तो पहले ही पता चल जाता है दोस्तों। इसमें ओवरऑल आपको इस यहीं पे फिर वही चीज़ मैटर करती है, फेड ओपिनियन। फेड का ओपिनियन क्या है? फेड का ओपिनियन इन्फ्लेशन घटानी है। इन्फ्लेशन कैसे घटाई जाती है? इंटरेस्ट रेट बढ़ा के फेड कर सकता है। वो गोलियां नहीं मार सकते इन्फ्लेशन घटाने के, जाके चाकू लेके इन्फ्लेशन को ऐसे पेड़ों की तरह काट नहीं सकते, कि पेड़ का जैसे पत्तियां बढ़ जाती है उसको घटाने, पेड़ को काट देते हैं। उनका एक टूल है इन्फ्लेशन रिडक्शन के लिए, और वो है इंटरेस्ट रेट बढ़ाना। तो यहाँ पे पहले ही ओवरऑल 200 डे की मूविंग एवरेज के ऊपर यील्ड क्रॉस करी हुई है। ये इसलिए कर रही है क्योंकि मार्केट एक्सपर्ट्स इंक्रीज डिक्रीज इन्फ्लेशन एंड इंक्रीज इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट भी बढ़ते गए, अप्रैल मई में भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाया, जून में बढ़ाया, इसलिए आपने देखा यील्ड ऊपर जा रही है। और अब फिर से एक बारी ऊपर को जाने लगी है। अगर अब यील्ड ऊपर को जाने लगी है, दैट मीन अब रिसेशन का सिनेरियो है, तो दैट मीन कि ये ऊपर जा रही है, क्योंकि रिसेशन का सिनेरियो यहाँ पे इसलिए ऊपर जा रही थी क्योंकि रिसेशन का सिनेरियो नहीं था, क्योंकि 2 क्वार्टर्स लगते हैं, 3 3 महीने ये रिसेशन को डिक्लेयर करने के लिए। क्या दोस्तों, तो वो अभी डिक्लेयर अब हो गई है। मैं कर दी थी डिक्लेयर, तो जैसे ही जून में डिक्लेयर हुई, क्योंकि अर्निंग्स भी था, जैसे ही वो डिक्लेयर हुई, ओवरसोल्ड हो गया था वहाँ पे, ओवरसोल्ड हो गया था। यहाँ पे नया टॉप बनाया, बहुत सारे लोग इसको करते हैं। बता रहा हूँ कि अभी स्पेशली हूँ, तो इसलिए आपको ये तो चलो, ये तो समझा दिया कि अब यील्ड नीचे जाने लगी, दैट मीन्स डॉलर विच स्ट्रेंथ इन स्टॉक्स। दोस्तों, तो अब इसको डिस्कस कर लेते हैं, ये क्यों ऊपर गया था 23 अगस्त को। 23 अगस्त को ऐसा कौन सा नंबर आना था? और ये नंबर्स देख लो, इनकी भी बहुत इंपॉर्टेंस होती है, और डेली आपको इसकी कहानी समझनी, कोई किसी चैनल में, कोई भी टेलीग्राम ग्रुप पड़ेगी, कंसेप्ट पड़ेगा जो मैंने
मॉर्गेज रेट्स का इम्पैक्ट सीपीआई का इम्पैक्ट। तो पिछली आप वीडियोस देख सकते हो, उसमें मैंने सीपीआई बीपीआई साथ के साथ उसमें लाइन। हाउएवर 23 अगस्त को देखते हैं, 23 अगस्त को कौन से नंबर आए थे, आने थे। तो ये देखो दोस्तों, पहले ही S&P ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई ये वाली की परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स प्रीवियस था 52, फोरकास्टेड था 51, एक्चुअल था 46। फोरकास्टेड से नेगेटिव आया तो परचेजिंग मैनेजर्स खरीदना नहीं चाह रहे सामान। अरे देखो, अभी है, अगर सामान नहीं खरीदना चाह रहे इसका मतलब रिसेशन। रिसेशन मतलब क्वान्टिटेटिव ईजिंग, मतलब रेंज बना लो। जब आपने डिक्लाइन देख लिया तो रेंज बना लो। बहुत सारा डिक्लाइन ऑलरेडी प्राइस इन हो गया था, ये देखो इतना प्राइस इन तक आते आते इतने जगह से इन्फ्लेशन, पहले इन्फ्लेशन हाई आई 10 में, ठीक है, फिर यूरो के जो ऑप्शंस थे बॉन्ड्स के उसमें हाई आई, ठीक है। या आप यहाँ पे ये इधर डेट डेट देखते रहो, साथ के साथ उधर से यील्ड भी बढ़ती गई। तो yield ने स्टॉप मार लिया ये एक दो दिन का। तो अब हो सकता है कि थोड़ा सा बुलिश मूव देखने को मिले, जो ये यहाँ तक आए, या फिर यहाँ तक आए हमें बुलिश मोमेंटम देखने को मिले, और फिर यहाँ से कि अभी तक इन्फ्लेशन तो नीचे गई नहीं, ऐसे जाके ऐसे आ जाए, ऐसे भी हो सकता है दोस्तों। इसलिए मैं, और नंबर्स भी इसी तरह के आ रहे हैं, नंबर्स भी आपने देख लिए। लोन एप्लीकेशन उन कम ले रहे हैं, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स भी, वो तो ब्रिटेन का जो था मैं आपको दिखा रहा था ये वाला। तो ये देख लो दोस्तों, ये पहले ही इन्होंने इसको प्राइस इन कर दिया था 2 बजे जो था। तो इन्होंने 11:30 11 बजे प्राइस इन कर दिया। क्या टाइम होता है इस टाइम? तो 2 बजे जैसे ही नंबर रिलीज हुआ, ये बुलिश आना था, बट इसकी बुलिशनेस ऑलरेडी यहाँ पे प्राइस इन हो गई थी। 12:30 से 2 बजे तक इन्होंने पूरे, हाँ, पहले ही प्राइस इन करा ली है दोस्तों। तो आप ये आप तो अपने का क्या इफेक्ट पड़ता है इस तरह की चीज़ों का मार्केट के। ये मैनिपुलेशन नहीं है तो क्या है, ये इनसाइडर ट्रेडिंग क्या है, तो भी दोस्तों समझना पड़ता है। एंड ये 23 अगस्त का था। उसके बाद जो यहाँ पे हमें एक्शन देखने को मिला यूएस वालों का, यूएस वालों ने फिर जब यूएस में खुली मार्केट, जब अगले दिन, मतलब अगले दिन या उसी दिन, जिसमें जब 7 बजे इंडिया के 6 इंडिया का टाइम दिख रहा होगा आपको, ये 7 बजे इंडिया का टाइम है। और ये शिकागो का, जैसे ही, क्योंकि ये शिकागो पे फ्यूचर ट्रेड होते हैं नस्डैक के, तो अब जैसे ही ये था, ये जाके यहाँ पे धड़ाधड़ हमें बाइंग देखने को मिली। और यहाँ पे मैंने लॉन्ग भी मार, तो लॉन्ग में खासा प्रॉफिट बन गया था। वो भी इसी को देखते हुए था, क्योंकि जो इसका रिएक्शन आया था, क्योंकि यहाँ पे रिसेशन, बियरिशनेस तो ऑलरेडी हो गई, अब एक ही दिन में कितना नीचे ले जाओगे, ठीक है। यील्ड भी यहाँ पे आ रही थी, कभी थोड़ा रेजिस्टेंस, अब तीसरा दिन हो गया इसको पाते हुए। तो उसकी वजह से ये यहाँ पे आई, पर इंस्टेंटली फिर हमें एक तरह का डिक्लाइन देखने को मिला, क्योंकि रिसेशन था। रिसेशन मतलब क्वांटिटेटिव ईजिंग करनी पड़ेगी, क्वांटिटेटिव ईजिंग करनी पड़ेगी मतलब डॉलर सप्लाई करने पड़ेंगे, डॉलर सप्लाई करने पड़ेंगे मतलब डॉलर की वैल्यू कम। और ये जो लाइन है ना, ये प्राइस दिख रहा है 13,000, तो 13,034 डिवाइडेड बाय कुछ डॉलर्स होता है। अगर डॉलर्स की वैल्यू घटती है तो ये लाइन ऊपर बढ़ेगी बढ़ेगी, मैथमेटिकल फॉर्मूला है ये, ऑफ मैथमेटिक्स है।
वही देखने को हमको मिला। ठीक है, और 23 अगस्त को और क्या आया? 23 अगस्त को 7:30 बजे होम सेल्स आए, जो कि फोरकास्टेड से कम थी, विच इज़ अगेन अ बुलिश सिग्नल। यूएस मार्केट का जो आपने देखा यहाँ पे वॉलेटिलिटी 23 अगस्त को, ये देख लो, ये 7:30 बजे ये यहाँ पे आया। देखो 7:30 बजे जैसे ही वो नंबर रिलीज़ हुआ, क्योंकि क्वान्टिटेटिव ईजिंग करनी पड़ेगी ऑलरेडी, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स प्राइस इन हो गए हैं। जितने फेड के इंटरेस्ट रेट्स अभी तक आने थे सितंबर मीटिंग तक के, सारे रेट्स प्राइस इन है। तो वो ऑलरेडी प्राइस इन है। रिसेशन का टाइम क्या है, और नंबर्स भी जो पेंडिंग होम सेल्स है, न्यू एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि ये होम सेल्स 1 मंथ, ये प्रीवियस से भी कम आई। एक्चुअल प्रीवियस का 7, -7, एक्चुअल 12। एक हाईली रिसेशन है कि रिसेशन आ गया है के साथ। होम सेल कम है, फोरकास्टेड से कम आई, मतलब ये भी एक रिसेशन का सिग्नल है। तो प्रीवियस था 0.585, फोरकास्टेड था 0.575 मिलियन, एक्चुअल था 0.511। तो ये बहुत बड़ा प्रूफ होता है दोस्तों, फोरकास्टेड से फोरकास्ट या फोरकास्ट कम आए एक्चुअल, या तो फोरकास्ट से जो एक्चुअल है कम आए, या फिर एक्चुअल फोरकास्ट के बराबर आए। कि अगर बुलिश सिग्नल है, जैसे इसमें रिसेशनरी के सारे inflation हाइक्स, मतलब इंटरेस्ट रेट हाइक प्राइस इन है, सब बोल। ठीक है, और उसी तरह सीपीआई भी अब पिछली बारी कम आया था, वो भी एक बहुत बड़ा बुलिश था। कौन सा डे था वो भी मैं था, वो डे था 11 अगस्त का, जो कि था यहाँ पे भी एक्चुअल से कम आया था। ठीक है, कम आया था यहाँ पे सी वाले डे पे, और इस डे पे पीपीआई भी सब फोरकास्टेड से कम आया था, और यहाँ पे फोरकास्टेड से कम आया था जो, और उसका ही फोरकास्ट था। फिर ये देखो यहाँ पे फिर वही बुलिश 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 लगे, प्रॉफिट भी अच्छा खासा हुआ। फिर यहाँ पर इन्फ्लेशन हाई आई में ब्रिटेन, और कितने नंबर्स होते हैं, कितने नंबर्स ढूंढूं निकालूं यार मैं। और 23 अगस्त को भी फिर धीरे धीरे बाइंग करनी स्टार्ट करनी पड़ेगी मार्केटर्स को। 24 अगस्त को देख लेते हैं। 24 अगस्त को तो पुलिस कहानी वो थी एक, तो 23 अगस्त की, 24 अगस्त की पुलिस कहानी एक और देख लो। यूनाइटेड स्टेट का पेंडिंग होम से फोरकास्टेड था मंथ ऑन मंथ, एक्चुअल था -1। एक्चुअल इज बिगर, -1 इज बिगर देन -4। लेट मी, मार्केट में कॉन्फिडेंस है, तो का बाय करने का कॉन्फिडेंस है, मेरे पास पैसे हैं, तब वो बाय करने आ। तो दैट इज बुलिश, बुलिश फॉर स्टॉक्स। है, जितने भी सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट कंपनीज है वो सारे घर बनाने में हैं। तो इस तरह से टेक स्टॉक्स में बढ़ोतरी हुई। ओवरऑल स्टॉक मार्केट में अब डॉलर सप्लाई किए जा रहे हैं मार्केट के, स्टॉक मार्केट भी, स्टॉक मार्केट नॉट वाइस एंड मार्केट है।
करेंसी या फिर बॉन्ड मार्केट को दे है। उसके बाद तो ये बुलिशनेस आनी थी और आ गई, ऑलरेडी प्राइस गई हूँ। ऑयल ऑयल तो पहले ही बाय मार्केट नंबर्स के आने से पहले, क्योंकि ये ऑलरेडी एक्सपेक्टेड था वहाँ पे। यूरोप में है नहीं ऑयल की, क्या कहते हैं, खदान है मतलब, बस ऑयल निकाल तो बढ़ना ही था। और ये आश्चर्यजनक नंबर्स नहीं। प्रीवियस स्टॉक्स बता देता हूँ। स्टॉक्स में मतलब क्या ये डिस्ट्रीब्यूटेड स्टॉक एक्सचेंज से यहाँ पे इसको लो लिखा हुआ है, बट इसको लो आपको मानने की ज़रूरत नहीं है। ये लो नहीं है, इसकी इंपॉर्टेंस इट्स वेरी हाई। प्रीवियस 3.7 तो एंड फोरकास्टेड 3.58, बट एक्चुअल में बहुत ज़्यादा नेगेटिव आ गई। यूएस का नंबर है ये, और यूएस इस टाइम पे रशिया से लड़ाई के चक्कर में यूरोप ने जो उनके रशिया के ऑयल पर बैन लगा, तो उसके लिए यूएस अपना ऑयल बेच रहा है, और अपना ऑयल बेचने के चक्कर में उसकी इन्वेंट्रीज घट रही हैं। अगर इन्वेंट्रीज घट रही है और रशिया का तेल मार्केट में नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे। तो एक्चुअल आया नेगेटिव 0.61 यन, प्रीवियस था 0.766 तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव आ गया। तो 24 अगस्त का नंबर है, तो इसमें होना चाहिए था, या फिर अपर रेंज में अपर रेंज बना के इसने वो भी बनाई, देखो। और वही हुआ, अपर रेंज बना होल्ड किया उसको अपर मूव बना के, और 2 दिन से अपर मूव बनाया जा रहा है, आया जा रहा है। ये इस कहीं ना कहीं ये मार्केट को ऑलरेडी एंटी था, और इंट्राडे के लिए बहुत अच्छे ट्रेड यहाँ पे सेटअप हो रहे थे। तो यहाँ पे अगर आपने बाय मारा होता तो कितने तरह चेक कर लेते हैं करके। 7% होते ही 9:30 बजे, कितने बजे आया था ये नंबर, आया था इंडिया के 9:30 बजे पे हमने इंक्रीज किया। और यहाँ पे ये नंबर कितने बजे था, यहाँ पे ये नंबर आया था 8 बजे, इंडिया के रात के 8 बजे। और वहाँ पे इंडिया के रात के 8 बजे, इंडिया के रात के 9 बजे हमने बम्प देखने का। पहले मार्केट ने इसको डाइजेस्ट किया, ठीक है, पे आया, यहाँ पे इंक्रीज में फिर डाइजेस्ट किया, फिर अब आया। फिर एक बारी किसी ने, पता नहीं किसी ने डाउन मार दिया, फिर किसी को डर लगा कि ये तो अच्छा नहीं, यहाँ पे तो अप होना चाहिए, डाउन कैसे हो। फिर बायर्स फिर आए, सारे उन्होंने कहे, सारे बाय स्टॉप लगा के बैठ गए, या यहाँ पे बाय लगा के बैठ गए, इधर स्टॉप लॉस लगा के बैठ गए। तो ये बाय होना था, तो इसलिए बाय हुआ। उसके बाद भी फिर ये नीचे आया, फिर किसी ने सेल मारे, फिर लगता है किसी ने, कॉन्ट्रैक्ट राइटर्स होते हैं, उन्होंने ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स बेच फिर से फॉरवर्डेशन ला के सरकारें अलाउ करती है इस मैनिपुलेशन शॉर्ट टर्म में प्राइस कंट्रोल करने की। हाउएवर लॉन्ग टर्म में नहीं। फिर उसके बाद फिर यहाँ पे आया, फिर मूविंग एवरेज को टच की, फिर अभी यहाँ पे इसी तरह से आगे बढ़ता रहा। बड़े अच्छे अच्छे मूव्स लिए। तो अगर कोई इस ब्रेक बेस को ट्रेड कर रहा होता तो पहले तो 9%, क्योंकि ये 0.9% तो रियल में इंक्रीज आया, और ये आना ही था। बट अगर आप यहाँ पे लॉट्स लेके बैठे होते जिसमें आपको 10x की लेवरेज मिलती है, तो आपका ये 0.9% का रिटर्न हो जाता 9% का पोर्टफोलियो पे। पहले यहाँ पे आप बुलिश होते, एंड फिर यहाँ पे ये आपका ट्रेड बनता है, फिर एक और 9% का इसमें रिटर्न बनता। एंड इधर भी हम आ जाते हैं, कहते हैं ज़रा, फिर यहाँ पे आगे 0.7% का फिर यहाँ पे रिटर्न बनता। तब 7%, 9% एंड 9%। ये दोस्तों, 3 मूव्स देखने को मिले, अच्छे अच्छे बम्प। क्यों? क्योंकि इन्वेंटरी घट गई है। इन्वेंटरी घट गई है मतलब वही समझाया था ना, सप्लाई डिमांड का चक्कर। जब ये सप्लाई है, ये डिमांड है, ठीक है, ये घट गई, प्राइस तो यहाँ सेट होएगा ना। ये ये आपको ये बढ़ता हुआ देखने को। एनीवेज,
आज आज की भी हम कहानी देख लेते हैं, आज क्या होने वाला है। आज 24 अगस्त हो गया और कैसे मार्केट ने यहाँ पे रिएक्ट बस पे। तो यहाँ पे कार प्रोडक्शन ईयर ऑन ईयर यूके का देख लेते हैं, यूके जापान की थोड़ी इकोनॉमिक्स देख लेते हैं। प्रीवियस था, कार प्रोडक्शन बढ़ गया ईयर ऑन ईयर। प्रीवियस था 5.6%, मेरा 8.6% है दोस्तों। तो अभी इसको अब मैं क्या ही बताऊँ। ईयर ऑन ईयर तो मैं कुछ नहीं कह सकता, पर मंथ ऑन मंथ वाले देखते हैं क्या हो रहा है। और इंट्राडे मंथ ऑन मंथ इज, देखते हैं जुलाई की पीपीआई स्पेन में देख ले। और फिर धीरे धीरे चलते हैं दोस्तों, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। फॉरेन बॉन्ड इन्वेस्टमेंट, फॉरेन बॉन्ड इन्वेस्टमेंट प्रीवियस थी 1154 जापान, और एक्चुअल है नेक्स्ट। अगेन लोगों ने क्या, जापान बॉन्ड खरीदने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जापान वाले यील्ड कंट्रोल कर रहे हैं। और कंपेयर टू यूएस डॉलर, वहाँ की जो यील्ड है ना, वो डॉलर है मुकाबले वो कमज़ोर है। तो अभी बॉन्ड खरीदने बैठने का बॉन्ड इन्वेस्टर आज को हाईएस्ट यील्ड, अगर आपको हाईएस्ट यील्ड नहीं मिली, कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। एज अ बॉन्ड हाईएस्ट यील्ड आपको बॉन्ड मार्केट के बाद स्टॉक इन्वेस्ट फॉरनर्स था 45, उसको कर दिया एक्चुअल स्टॉक में भी। तो वही, क्योंकि सबको बढ़ानी पड़ेगी, क्या होगा, कहना है वो मजबूत होगा, मजबूत स्टॉक्स क्या होंगे, कर रहा वहाँ पे बड़े चर्चे हुए हैं इस टाइम पे। आप जाके अभी हम जापान की थोड़ी आगे चलते हैं, हम देख शायद कार प्रोडक्शन यूनाइटेड किंगडम में भी है कि वहाँ से इफेक्ट आए। अगस्त के बाद हो सकता है कि की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ी हो, कार कंपनी, क्या पता है। तो क्या मैं देखते हैं क्या का कुछ है यूनाइटेड स्टेट का इम्पोर्टेंट इंटरेस्ट इम्पोर्टेंट है, ये देख ले। यहाँ पे दोस्तों हमें क्या देखने को मिला, इन कार प्रोडक्शन के बाद जापान में कोई नहीं घुस रहा। के बाद साउथ कोरिया का इंटरेस्ट रेट है, स्ट्रेंथ इन डॉलर, स्ट्रेंथ इन डॉलर रेट्स बढ़ाने पड़ेंगे यूके में, ज़्यादा है और डॉलर, डॉलर में वहाँ पे भी आउट ऑफ कंट्री।
एंड साउथ कोरिया में इंटरेस्ट बढ़ा दिया प्रीवियस करेंसी में। और फिर वैसे भी लगा। और अब देखते हैं जापान में क्या हो रहा है। बैंक ऑफ जापान। आज सुबह। हाँ दोस्तों, वही लग रहा है कुछ बोली रहा है मार्केट। गई समथिंग स्ट्रॉन्ग फॉर द जापानीज बोला गया है। डॉलर में वीकनेस देखने को मिल गया। जापान इज़ द बिगेस्ट बायर ऑफ ट्रेजरी है दोस्तों। तो अब जब जापान मजबूत होगा तो वो क्या करेगा, डॉलर और ट्रेजरीज खरीदेगा। ट्रेजरीज वीकनेस फॉर द डॉलर, वीकनेस डॉलर फॉर द मतलब स्टॉक प्राइस पॉजिटिव कहा गया है बैंक ऑफ जापान की वजह से, तभी यहाँ पे सारी मार्केट है। और मार्केट थी उसमें भी अच्छे आए ऊपर नीचे, बट वो इन दी एंड होल्ड नहीं कर पाए। और ये जहाँ तक लग रहा है मैनिपुलेशन है मार्केट मेकर्स की, क्योंकि अगर एक ही दिन में पूरा बाय हो जाएगा तो फिर मार्केट का क्या से क्या होगा। इसलिए मैनिपुलेशन करके ओवर सोल्ड कराया गया। मूविंग एवरेज को टच हुआ, ट्रस्ट करते हुए अप ट्रेंड मारा, बाई ट्रेंड मारा। वो अभी 14 से 34 कहा गया है। तो इसका मतलब आज हमें जैसे करते हो, कल यहाँ पे बुलिश बातें हुई, कमाई हो, हाथ मार 10 PMI परचेजिंग टैक्स रिसेशन की कर रहा है। तो सारा और क्वान्टिटेटिव तरफ इशारा कर रहा है। लोन माफ करके क्वान्टिटेटिव, तो हमें ये देख लो कितना बड़ा जंप देखा। तो हो सकता है कि आज ये जंप कंटिन्यू करके होए, ऊपर को जाए। हाउएवर अपने स्टॉप लॉसेस को तो कंट्रोल में रख, होने लगे तो आप स्टॉप लॉस लगा के रखना। पोजीशन एंटर करने की ज़रूरत है। स्टॉप लॉस अगर हिट होते हैं तो, अगर जब आपका सेटअप वेरी गुड सेट हो जाए, यानी कि यहाँ पे सेल मारा, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के, यहाँ पे सेल मारा के रखो, यहाँ पे हिट हो रहा है बार बार। जैसे अगर आपने पूरी रिसर्च की होगी ना सुबह से लेके यहाँ तक आप समझे होंगे, तो ये कट किया होगा। अगर आपकी सही है तो मैं बता रहा हूँ। तो हाई इंटरेस्ट रेट्स के टाइम पे जैसे ही रिसेशन की तरफ इशारे होने लगे ना दोस्तों, तो समझ लेना क्वांटिटेटिव मीन्स वीकनेस फॉर डॉलर विच स्टैंड्स फॉर स्टॉक प्राइसेस, एसेट प्राइसेस इंक्लूड्स बॉन्ड्स, कमोडिटीज, स्टॉक्स, इक्विटीज, वैल्यू स्टॉक्स, ग्रोथ स्टॉक्स ऑल टुगेदर। बट इसमें रिटर्न का थोड़ा ऊपर नीचे का अंतर होता है एसेट क्लासेस कैटेगरीज में। बट ओवरऑल इंक्रीज आपको हर जगह देखने को मिलेगा डॉलर की वजह से, बिकॉज करेंसी मार्केट्स आर बिगर देन स्टॉक मार्केट्स। बॉन्ड मार्केट्स आर बिगर देन करेंसी मार्केट। करेंसी एंड स्टॉक्स, बॉन्ड्स में जो हो रहा है वो सीप इन होगा अपना स्टॉक्स में। और अगर वहाँ पे इन दोनों मार्केट्स में फैशन प्राइसिंग की जा रही है, तो आप ट्रेड का नेक्स्ट मूव होगा क्वान्टिटेटिव। क्वान्टिटेटिव इज नेक्स्ट मूव होगा। ये बात ट्रेडर्स को पता है, तो उस तरह से वो अपने आप प्राइसिंग करते हैं। वो हर एक चीज़ को देखते हैं, फेड ने क्या बोला। यहाँ पर भी रीड किया होगा कि बैंक ऑफ जापान के फेड है, उन्होंने क्या बोला, हेड है।
तो इसलिए वो भी इस तरह से देखते हैं, तो मैं भी आपको उसी तरह से समझा रहा हूँ, और आपको समझने की ज़रूरत है ये चीज़। और आगे देखते हैं आगे और क्या है। बुलिश मोमेंटम आज लग रहा है कंटिन्यू होगा। एंड सीबीआई, स्पेन की जो पीपीआई आई है, स्पेन की पीपीआई परचेजिंग प्रोड्यूसर्स प्राइस इंडेक्स चेंज रेफर्स टू योर ईयर ओवर ईयर चेंज इन प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज सोल्ड बाय मैन्युफैक्चरर्स एंड प्रोड्यूसर द होलसेल मार्केट ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड। ये दोस्तों, तो पी, ये देख लो, ये हिस्ट्री है, ये बढ़ता 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 अब ये प्लेटो हो गया है। अप्रैल में ये ऑलरेडी लोअर आई थी, तो शायद बॉन्ड मार्केट में अच्छे पर जाने वाले बेस्ट 30 में आया था पिछले मूव से। फोरेक्स 5x बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे अमेरिका की। तो इसीलिए दोस्तों, तो एक तो ये हो गया। तो अब जरा अब रिवाइज 43 था, एक्चुअल है 40.4, तो इसका मतलब जो फेड का एक तो रिसेशनरी भी है, और जो फेड चाह रहा था क्या वो अचीव हो गया, क्या ओवरडन हो गया? अगर ओवरडन हो गया, तो अगर आपको मान लो रेस्टोरेंट में आप बैठे हो, और अगर आप रेस्टोरेंट में बैठे हो अगर आप रेस्टोरेंट में बैठे हो और कोई चीज़ ख़राब हो जाए, तो आपको वो बदल के देंगे ना। वो आपके पैसे ऊपर नुकसान हुआ ना, तो ऐसी फेड भी है, वो भी आपको क्वान्टिटेटिव ईजिंग करेगा। वो एक्सपेक्टेशन आपको होनी चाहिए यार, इन्होंने तो इसलिए क्वान्टिटेटिव, तब फिर पैसे प्रिंट करने पड़ेंगे, लोन माफ़ करने पड़ेंगे, लो रेट पे लोन देना पड़ेगा, या पेमेंट्स माफ़ करनी पड़ेगी, तो वो कर भी रहे हैं। अब आपने वो भी देख लिया कि यूएस वाले कर भी रहे हैं माफ़, फ्रेंड्स की खास करके। और वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि जब रिसेशन है, जॉब नहीं है, तो क्या कहाँ से देंगे लोन। ये थोड़ी कॉमन सेंस वाली बातें होती है, तो ये आप हूँ। तो अब जैसे पीपीआई स्पेन में कम आ गई, पर यहाँ पर भी कम आई थी, तो हमने क्या देखा, जब बॉन्ड्स तो यूएस में भी बढ़े, तो हम यहाँ पे भी आज एक्सपेक्ट उछाल देखने को मिलेगा। जापान ने तो उछाल के बाद उछाल आया, जापान की मीटिंग के बाद जो सुबह, और अब पीपीआई स्पेन में भी उछाल आया। ये कितने बजे आई थी? 12:30 बजे आई थी ये। देख लेते हैं 12:30 बजे क्या बात हुई। 12:30 बजे से पहले ही लग रहा है ये पीपीआई का मूव, यहाँ पे इन्होंने पहले ही प्राइस इन कर लिया। एंड ये बढ़ गया, पहले ही बढ़ गया, तो बाय स्टॉप लगा के बैठना था। अगर पीपीआई का अगर आपका मूव देख, तो बाय स्टॉप लगा के बैठना था। ठीक है, ये पहले ही सतर्क रह के बैठने की भी जरूरत है एक दिन पहले ही। बट अभी भी चांस है, आज भी मार्केट इसकी खुली, तो आज भी हम लॉन्ग हो सकते हैं, क्योंकि उधर यील्ड रेजिस्टेंस कर रही है। यील्ड यहाँ पे रेजिस्टेंस कर रही है हल्की फुल्की, क्या है, और यील्ड को टाइम भी बहुत हो गया बढ़ते हुए, तो हो सकता है कि आज का दिन भी हमें कुछ ऐसा देखने को पड़ जाए। एंड और देख लेते हैं और क्या है। और है, दिस वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, पीपीआई वॉज वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। एम्प्लॉयमेंट रेट भी बहुत ज़रूरी है। अनएम्प्लॉयमेंट, हंगरी का रेट देख, अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बढ़ रहा है, ये भी फेड का ऑब्जेक्टिव था। अब क्योंकि यूएस की रिजर्व करेंसी है, वो पूरी दुनिया में काम करते हैं, तो उनकी का पूरी पे असर होता है। तो अगर हमें पूरी दुनिया में भी कहीं पे उनकी जो डिज़ायर्ड इफेक्ट्स हैं वो आते हुए दिख रहे हैं पॉलिसी के, तो हम इम्पैक्ट इन्वेस्टर्स के मन की भी बात भी जान सकते हैं। तो अब वो फिर बुलिश होंगे, और हमें बुलिश होते आज रात को देखते हैं, बस 1.5 घंटे में। तो प्रीवियस क्या था? 3.2 था, एक्चुअल आया 3.3, इसका मतलब एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ गया है दोस्तों। पहले घट रहा था, देखो, जनवरी में था 3.2, से मई तक आते आते हो गया था 3.8 था, मई तक आते आते हो गया था 3.4, और अब जून में हो गया 3.2। अब देखते हैं अगर इसमें और ये मांगते हैं, इसमें का जाना, अगर रेट का जाना नीचे को मांगा,
अनएम्प्लॉयमेंट रेट का नीचे को गया, पर ये जाना चाहिए था ऊपर। तो अब ये पिछले वाले से ऊपर आया है थोड़ा, हाई का है, वाले से ज़्यादा ऊपर आया अनएम्प्लॉयमेंट रेट। तो अब अगर ये 4 5 6% तक पहुंचता है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उसी दिशा में जा रहे हैं जो फेड चाह रहा था, क्योंकि फेड की पॉलिसीज़ का जो इफेक्ट होता है ना, वो एकदम से नहीं आता, लैगिंग होता है। वही बातें एक्सपर्ट्स भी करते हैं, इसलिए उनकी बातों को भी सुनना बहुत ज़रूरी है। कोई चीज़ लैगिंग क्यों है, कैसे है, और उसका क्या फ़र्क है। ठीक है। तो अब हम देखेंगे, ये भी एक उसमें जुड़ती कड़ी आ गई भाई। क्या जो तुम चाह रहे थे हो गया, अब बाय मारेंगे हम भी। मार्केट कर भी रही है, ये देख लो, बाय लग रहे हैं। भी देख लो, नीचे नहीं आया मूविंग एवरेज जैसे, यहाँ पे भी बाइंग कर रहे हैं। हाउएवर हो सकता है कि टाइम तक कुछ मैनिपुलेशन हो, यहाँ पर आ जाए, अपन तक जब ओपन होगा, फिर ऊपर को जाए तो फिर हम बाय मारेंगे। बता देता हूँ, लगा के हम बाय पे है, प्राइस पे कर रहा है, तो हम यहाँ बैठे हैं और बाय के लिए। तो और स्पेन के लिए तो बैठना ही था सुबह, पर बैठे नहीं, अब क्या करें, छोड़ो, कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम बैठ जाएंगे पीबीआई। स्पेन की सीपीआई, स्पेन की पीबीआई, स्पेन में अनएम्प्लॉयमेंट हमें अच्छा देखने को मिला वहाँ पे रिस्पॉन्स। एंड साउथ अफ्रीका में बढ़ी है, ईयर ऑन ईयर। साउथ अफ्रीका की स्टॉक मार्केट साउथ, ये भी बहुत तो तक आते आते ये बाय मार रहे, तो बाय मार रहे और तरह से क्या हम बाय मार रहे हैं, तो इस तरह से तो हमारे लिए ये हाउएवर आपका ओपिनियन, पर्सनल यही होती है कि आप कैसे इंटरप्रेट कर रहे हो, और मैं हैं और क्या होगा साउथ अफ्रीका के, और साउथ अफ्रीका में बेरिश था ये वाला तरह का रिएक्शन फॉर ऑल वर्ल्ड प्राइस इनका है कि आज फील्ड तभी बढ़ती है दोस्तों, जब क्योंकि फेड जब कुछ सेल करते हैं ना, स्टॉक्स वगैरह, बॉन्ड्स वाले कहाँ बैठे हैं, यहाँ पर भी अगर वो का लेवल ठीक है उनको, अगर मैक्सिमम पर बहुत सारे बैठे हैं, का जो डिज़ाइन, वहाँ पे भी वो छोड़ देते हैं, और इसी तरह खरीदें। फील्ड का तो ये चक्कर है, यील्ड कैसे बॉन्ड मार्केट में ना बता दिया, क्योंकि गर्दन करें
स्टॉक मार्केट। और बॉन्ड एंड करेंसी मार्केट आर बेसिक, बॉन्ड इज इक्वल टू करेंसी, वहाँ से भी आप अंदाज़ा लगा। इस फ्रांस का एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट था, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ाना इफेक्टिव था अपनी पॉलिसीज का 13 था, और एक्चुअल पॉजिटिव दिख रहा है। क्या was increasing the interest rates you want, but if you don't see decrease employment then effect in interest rate, तो यार नाउ आगे देखते हैं क्या करनी। और वो भी हम एक हफ्ते का या 2 हफ्ते का व्यू बना के हमें कहानी को इंटर ओवर प्राइस से स्पॉट लेवल से आ जाता है। ओवर प्राइस कोई भी आज हम देख रेड ऑब्जेक्ट बाय स्टॉप ऑर्डर्स के एम्प्लॉयमेंट क्लेम्स बढ़ गए हैं, इनफ्लो वो मिलते हैं ना इंश्योरेंस जमा के जब बाय कर रहे हैं। फ्रांस अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट क्लेम्स बढ़ गए हैं, बढ़ रहे हैं। 2021 की पर तो और ज़्यादा तोड़ 13 है, या तो इसमें आना चाहिए। फेज जॉब सीक जॉब सीक बढ़ गए लगभग 1000 की, 947 से 2। वादा जिनकी सारा था वो। और आगे चलते हैं और क्या हो रहा है। कास्ट 2% सेशन की तरफ, टायर फॉर द वीक डॉलर की तरफ क्या बजने लग टॉप ऑर्डर की तरफ। दोस्तों ये भी आपको समझ आना चाहिए। एंड और देखते हैं आगे इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑन मंथ फोरकास्ट से कम, ईयर ऑन ईयर भी कम कंक्लूड का कॉन्फिडेंस प्राइस हो जब होगी हमारे आ भी जाए। तो दोस्तों हो गया मैक्स, गया स्पेन, साउथ अफ्रीका में पर बॉन्ड को जस्टिफाई कर रहे हैं।
कंबाइंडली यू में अब वहाँ पे भी लॉन्ग फेज देखते हैं, पॉलिसी में क्या है एवरेज वीक क्या की हिसाब से फिर मैं लगा ही लेता हूँ अब बाय स्टॉप MNQ। आगे देखते हैं क्या होता है। अगर यहाँ पे फिर आप ये देख बाद भी दिन आगे चल वो अब आगे चल आगे चल क्या हो रही है ये बात क्या हो रही है ये भी देखना पड़ता है, ये पता होना चाहिए कि कौन क्या बात करना चाह रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए कि कौन क्या बात करना चाह रहा है। अब हो सकता है आपको मेरी वीडियो ना मेरी इसमें वीडियोस में बात क्लियरली ना समझ आई हो, बट इफ़ इट इज़ लोअर देन वी विल बाय। इफ क्योंकि आज का बुलिश सिनेरियो बन गया है। क्यों? क्योंकि पी जॉबलेस क्लेम्स बढ़ गए वहाँ पे यूके में। ठीक है, पीपीआई सी वो कंट्रोल्ड है। फ्रांस में भी जॉबलेस क्लेम्स बढ़ गए। ठीक है, तो रिसेशन की तरफ इशारा हो गया, फिर क्वान्टिटेटिव ईजिंग की तरफ इशारा है वो फिर, और वो इशारा है डॉलर की वीकनेस में, विच इज़ इशारा फॉर इंक्रीज फॉर प्राइसेस। क्योंकि ये तो डॉलर डिनोमिनेटेड एसेट्स जो है उनमें प्राइस इंक्रीज होगा जब डॉलर डिनोमिनेटेड एसेट्स हैं, अगर डॉलर में वीकनेस आएगी तो। ठीक है दोस्तों, तो एक तो ये चीज़ हो गई। उसके साथ और हम देखेंगे और ऊपर और क्या बातें हो रही हैं ये भी हम जानेंगे ज़रा।
तो अब मैं सोच रहा हूँ थोड़ा एक्सपर्ट्स को भी चला देना चाहिए, पर एक्सपर्ट्स तो खुद अभी अपनी ट्रेनिंग करने के लिए खुद ही बैठे होंगे, ट्रेडिंग करने के लिए सॉरी, अपनी ट्रेडिंग करने के लिए वो खुद ही बैठे होंगे। बट हमें आगे चलते हुए देखना है कि यहाँ पे क्या होता है। एनीवेज, अब हम वेट करते हैं, अब हम वेट करेंगे, इंतज़ार करेंगे मार्केट में क्या एक्शन होता है। एंड ये देख लो, सीरियसली एक बम्प देखने को मिला, जैसा मैं अभी बता रहा था आपको कि किन नंबर्स का क्या असर पड़ता है, और बुलिश हो भी रहा है काम। बेल्जियम और ये सारे नंबर्स अभी 6 बजे पे आने हैं, तो अब हम 6 बजे से पहले के इवेंट्स में हम बुलिश थे क्यों। ये देख लो, रिसेशन की तरफ इशारा है। इंटरेस्ट रेट्स जो ऑब्जेक्टिव था फेड का वो उन्होंने अचीव कर लिया। इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करने का वो ऑब्जेक्टिव क्या था कि प्राइसेस घटें। इन्फ्लो और प्राइसेस कैसे घटेंगे, जब डिमांड कम होगी। डिमांड कम कैसे होगी, जब कॉन्फिडेंस एक तरह से कम होगा। पहले तो जॉब्स, लोगों की जब सेविंग्स घटेगी, जॉब्स घटेगी तब, प्लस जब और उस और प्लस जब कॉन्फिडेंस कम होगा एंटरप्रेन्योर्स का, जब वो कम खरीदना स्टार्ट करेंगे और जब उनको डिक्रीज डिमांड दिखेगी मार्केट में, तब। तो दोनों ही चीज़ें देखने को मिल रही हैं। फ्रांस में जॉब सीकर्स का क्लेम ये जो है, ये ये देख लो, अनएम्प्लॉयमेंट प्रीवियस से ज़्यादा आया एक्चुअल। सेम, जॉब सीकर्स के नंबर भी बढ़ गए। ठीक है। और स्पेन की पीपीआई प्रीवियस से कम आई है एक्चुअल में, तो ये भी बुलिश था। इसके साथ प्रीवियस जो बुलिश कॉन्फिडेंस था फ्रांस के बिजनेसमैन में वो कम हुआ है प्रीवियस के मुकाबले। जितना फोरकास्टेड था उतना ही आया, तो ये भी एक अच्छा सिग्नल है कि कम कॉन्फिडेंस फोरकास्टेड था और कम ही आया। इसका मतलब कम स्पेंड करेंगे, तो हम ये भी दोस्तों सोच सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे इस पोजीशन में हम क्या करें। यहाँ पे तो हम बुलिश थे ओवरऑल, हमने तो यहाँ पे बुलिश ही सोचा था कि बुलिश होगा काम। अब बुलिश तो हुआ नहीं, पर हम इंतज़ार करेंगे। स्टॉप लॉस लगा के बैठे थे। हो सकता है एक वीक, बहुत बड़ी वीक देखने को मिले, ऐसा भी हो सकता है। एक ऐसी वीक वीक भी देखने को मिले जो ऐसे जाए, ऐसे भी हो सकता है। पर हमें ऐसा करना नहीं है दोस्तों, तो इसलिए हम ना स्टॉप लॉस लगा के ही बैठेंगे। पहले ही स्टॉप लॉस लगा के बैठ जाओ यार। तो क्योंकि मेरे को बुलिश लग रहा है, इसलिए मैं थोड़ा इसको नीचे को ले रहा हूँ स्टॉप लॉस को। हाउएवर मैं ऐसे लेता नहीं, बट क्योंकि ओवरऑल बुलिश है तो इसलिए ले रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, ओवरऑल रिसेशन की तरफ इशारा है तो इसलिए ले रहा हूँ। अब क्योंकि जीडीपी ग्रोथ रेट है, जीडीपी ग्रोथ रेट तो हमें पता ही है नेगेटिव है, ये देख लो ये वाली। तो अब अगर ये नेगेटिव आ गई तो क्या होगा, रिसेशन की तरफ इशारा होगा। और रिसेशन की तरफ इशारा होगा तो क्या होगा, क्वांटिटेटिव ईजिंग की तरफ इशारा होगा। क्वांटिटेटिव ईजिंग की तरफ इशारा होगा तो क्या होगा, बॉन्ड बाइंग होगी, which means more dollar supplied in the markets, which means decrease in dollar value, which means increase in dollar denominated assets, which are bonds, stocks, cryptos, commodities, metals, real estate. ठीक है, but the number, the percentage return for intraday will be different in all these asset classes, although not too much in the short term. In the long term it will be significant, it can be significant.
ठीक है दोस्तों। तो what is significant and what is not significant, it all depends on your understanding and on your ability to interpret and connect the dots and your connection to the market। तो ये नीचे कोई जा रहा है आज दोस्तों? बस 20 मिनट रहते हैं, तब तक कोई चैनल वगैरह देख लें यार। और वहाँ पे एलॉन मस्क ने भी अपने बॉन्ड्स बेच दिए थे। इंटेलिजेंट लोग देखो क्या कर रहे हैं, इंटेलिजेंट लोग अपने बॉन्ड्स बेच रहे हैं। ठीक है, तो ये भी हम ज़रा देख लें। कोई व्यूअर है, कोई व्यूइंग कर रहा है? अभी तो कोई भी व्यूइंग नहीं कर रहा है यार। अपनी स्ट्रीम चला के खुद ही देख लें क्या? ठीक है, तो ये भी हम ज़रा देख लें। कोई व्यूअर है? एजेंसी वगैरह के लोग होते हैं, ये पहले ही ट्रेडर। आपको देखना है, समझना है कि जंप है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ एक बारी। ये वाला जो जंप आया था, ये इसलिए आया था, ये 22-23 अगस्त का था। और ये यूके में ना ओपन होने से पहले ही जंप आ गया था, और नंबर जो रिलीज हुआ था ना वो यहाँ 1 बजे था, पर ये जंप पहले ही आ गया था। तो इस टेक्निकल आपको बताया मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट होता है 23 तारीख। और पहले ये डेट डिस्कस कर लेते हैं, 23 का बाद में करेंगे, पर वो अभी ख्याल में रखता हूँ मैं। पेंडिंग सेल्स रिवाइज्ड, एक्चुअल प्रीवियस जो थी वो नेगेटिव, एक्चुअल जो आई -23, प्रीवियस एक्चुअल आई है -19। पेंडिंग होम सेल, मतलब थोड़ी बहुत जो होम सेल हो रही थी वो निकल पड़ी, मतलब जो अटकी हुई था वो हो गया। अरे देखो, मार्केट न्यूज़ ये होम सेल से रिलेटेड है ही नहीं। यूएस डॉलर फोरकास्ट, फेड इन फोकस एट जैक्सन होल, तो अभी तो ये इसका कोई फ़ायदा नहीं। और ये 22 अगस्त को आया, ये 13 अगस्त को आई, ये आज 25 अगस्त की आई, तो इसका कोई फ़ायदा है नहीं। डेली जो नंबर्स आते हैं उनको अगर आपको इंटरप्रेट करना आता है तो ठीक है, नहीं। और इंट्राडे मंथ ऑन मंथ इज, देखते हैं जुलाई की पीपीआई इनमें देख ले। और फिर धीरे धीरे चलते हैं दोस्तों, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। फॉरेन बॉन्ड इन्वेस्टमेंट, फॉरेन बॉन्ड इन्वेस्टमेंट प्रीवियस थी 1154 जापान, और एक्चुअल है नेक्स्ट। अगेन लोगों ने जापान बॉन्ड खरीदने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जापान वाले यील्ड कंट्रोल कर रहे हैं, और कंपेयर टू यूएस डॉलर वहाँ की जो यील्ड है ना, डॉलर है मुकाबले वो कमज़ोर है। तो अभी बॉन्ड खरीदने बैठने का। तो दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं यहाँ पे क्यों बैठा हूँ, स्टॉप लॉस लगा के क्यों बैठा हूँ। क्योंकि अगर ये हो सकता है कि 200 पॉइंट भी गिर जाए एक बार में, तो अगर 200 पॉइंट गिर गया तो अपना बहुत तगड़ा नुकसान हो सकता है दोस्तों, समझे ना आप? बहुत तगड़ा नुकसान हो सकता है। तो 200 पॉइंट में भी, तो यहाँ से देखो, यहाँ से लेके ये लगभग लगभग 50 पॉइंट का डिफरेंस है। $100 का लॉस लगेगा। बट अगर ये 200 पॉइंट होता तो आप हिसाब लगा सकते हो, 50 पे 100 हो रहा है, तो 100 पे कितना होगा, 100 पे 200 होगा, और 200 पे कितना होगा, 400 होगा। तो हर एक पॉइंट पे $2 का फर्क आता है। तो इसलिए, बट क्योंकि हमने आज बुलिश पर्सपेक्टिव बनाया है, तो इसलिए लॉन्ग ट्रेड लगा के मैं बैठा हूँ, और स्टॉप लॉस को थोड़ा ज़्यादा टाइम दिया।
just because of factors supporting and the price action supporting a thesis। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही डे ट्रेडिंग करनी है। टेलीग्राम टेलीग्राम ग्रुप में अगर वो ऐसे बता रहे हैं, आपको रीज़न दे रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं दे रहे हैं तो आपको थोड़ा सावधान होना पड़ेगा कि आप किस तरह के लोगों से आपका राब्ता है। एंड जैसे जैसे ये आ रहा है हमें प्राइस एक्शन में कंसिडरेशन देखने को मिल रही है। हाउएवर लेट्स सी, क्योंकि जॉबलेस क्लेम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सारे के सारे इंडिया इंडिया के नंबर्स एक साथ आएंगे 6 बजे। यूनाइटेड स्टेट्स के नंबर एक साथ आएंगे। इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स अगर फोरकास्ट से नीचे आते हैं या फोरकास्ट से ज़्यादा आते हैं तो बुलिश रहेगा। ऑलरेडी बुलिश तो, क्योंकि हर जगह वर्ल्ड वाइड तो आ रहे हैं। फ्रांस में आ गए, स्पेन में भी पीपीआई घट गई। आज के नंबर देना ये सारे फ्रांस। ठीक है। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस भी ब्राज़ील में आ रहा है हल्का फुल्का। मैक्सिको में रिसेशंस की तरफ इशारा है। तो बेसिकली 3-4 नंबर होता है टू अचीव, टू डिक्रीज इन्फ्लेशन यू हैव टू बी टुवर्ड्स रिसेशन which is achieved by increasing interest rates, the collateral effects of which are uh, unemployment rate, increasing unemployment rate, a decreasing business confidence, and after a lag and increasing CPI numbers, you can see decreasing CPI numbers। तो ये आपको समझना है एंड उस हिसाब से ट्रेडिंग करनी है, और इस हिसाब से आज हम ट्रेडिंग कर भी रहे हैं। और ये देख लो दोस्तों, डाउन की तरफ जा रहा है मूव, बट ऊपर जाता है तो अच्छा रहेगा, प्रॉफिट हो जाएगा यार, क्या है, प्रॉफिट कमा लेंगे थोड़ा सा। है ना दोस्तों, तो बियरिश भी हो सकता है, इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सिट विद स्टॉप लॉस। अगर यहाँ पे ये बुलिश होगा, अगर मान लो हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है, यहाँ पर आ गया, तो हम यहाँ पे नहीं बाय मारेंगे, हम यहाँ पर नहीं बैठेंगे, हम यहाँ पर नहीं बाय मारेंगे, हम यहाँ पर बाय मारेंगे। ठीक है। अब मैं तो एक ही लॉट ट्रेड कर रहा हूँ, तो मैं तो एक लॉट यहीं पर ट्रेड मारूंगा, बट अगर आपने 2 से 3 लॉट ट्रेड मारने हैं तो आप एक लॉट यहाँ पे लगा के बैठ सकते हो, बाकी 2 लॉट आप यहाँ पे लगा सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो अब उसी की वजह से, क्योंकि क्या पता अगर 1 सेकंड में ही ऊपर नीचे हो जाए, तो इसलिए मैं यहाँ पे बाय स्टॉप लगा के भी बैठ जाता हूँ एक और, कि अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया और एकदम से बहुत ज़्यादा ही मूवमेंट देखने को मिला, तो मैं एकदम से बाय स्टॉप यहाँ पे ला के लगा दूंगा। क्योंकि कई बार हैंग भी हो जाता है, कई बार बाय स्टॉप ऑर्डर भी नहीं लगते हैं, तो इसलिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा। क्योंकि सीपीआई वाले दिन मेरे सारे कोई भी ऑर्डर नहीं लगा था, वो जो दिन मैं आपको दिखा रहा था ये वाला, यहाँ पे मेरा कोई भी ऑर्डर हिट नहीं हो पाया था ये। तो बहुत टाइम लग गया था, हैंग हो गया था, यहाँ पे ये कुछ भी ऐसे ऊपर नीचे नहीं हो रहा था, तो इसलिए पहले ही लगा के बैठा हूँ दोस्तों। ठीक है, तो ये भी जब आप ट्रेडिंग करते हो आपको भी इन बातों का भी ध्यान रखना पड़ेगा, ध्यान से समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि भाई क्या है, क्यों है, ऐसा क्यों हो रहा है। और जो मैं आपको बता रहा हूँ, जिन चीज़ों को मैं खुद झेल चुका हूँ, वो इसलिए पहले ही समझा रहा हूँ। तो अब अगर मैं झेल चुका हूँ तो एज ए ह्यूमैनिटी हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम एटलीस्ट किसी को बताएं, कि आगाह कर दें कि हाँ भाई ऐसा भी हो सकता है, तो तैयार रहना उस चीज़ के लिए भी। और जो सुन रहा है तो फिर उसके ऊपर डिपेंड रहता है वो तैयार हो कि ना हो, बट आपने अपना फ़र्ज़ निभाया तो वेल एंड गुड है। और हम किसी को एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि उनको अपना पता होना चाहिए, ये सारी चीज़ें कोई सीख के नहीं आता।
सीख के हम बस 8-10 चीज़ें आते हैं। गुस्सा करना, प्यार करना, रोना, हंसना, ये हमें बचपन से ही आता है। तो ये स्टॉक मार्केट का काम नहीं आता, तो ये सिखाना पड़ता है दोस्तों, अच्छे से बिठा के समझा के, और प्रैक्टिस करनी पड़ती है मेडिटेशन वगैरह की। ये सारी एडल्ट लाइफ की चीज़ें हैं। बट एनीवेज लेट्स सी क्या होता है। फिर से टॉयलेट आ रहा है, मैं ज़रा ब्रेक लेता हूँ। एंड आई विल बी बैक इन 5 to 10 minutes।
दोस्तों ये लो, आ गया मैं। आ गए, अब हम देखेंगे क्या होता है मार्केट में। मार्केट में तो यार नीचे को जाने लग गया काम। जो हम बुलिश पर्सपेक्टिव बना के बैठे थे ना, वो काम नहीं आया। एनीवेज, और बाय स्टॉप लगा के बैठ जाते हैं। क्या पता किस्मत खुल जाए। अभी 4 मिनट रह गए हैं बस। ओनली 4 मिनट। 3 मिनट रह गए हैं। बुलिश पर्सपेक्टिव आपको मैंने समझा दिया है किस किस चीज़ को लेकर था। हाँ, देखते हैं यील्ड्स कहाँ को जा रही है। पहले ड्राइंग्स को रिमूव करते हैं दोस्तों। लेट्स सी। 5 मिनट। और ट्रेडिंग व्यू मैं आपको बताऊँ, ट्रेडिंग व्यू सबसे बेस्ट है। यील्ड्स भी एक रेजिस्टेंस की तरफ को जा रही है। हो सकता है यहाँ पर रेजिस्टेंस मिले यील्ड को, कि बॉन्ड बायर्स आ जाए, घुस जाए बाय मारने के लिए नंबर रिलीज होने के बाद। अभी ये जाएगा तो सीधा ऊपर ही जाएगा। 100 पॉइंट का भी दोस्तों कई बार फर्क पड़ता है। बस 2 मिनट रह गए। 1 मिनट 50 सेकेंड। एंड बायर्स आते हुए दिख रहे हैं। हाँ, इसलिए इससे ऊपर बाय स्टॉप लगा के बैठा हूँ दोस्तों। जो सेटअप था 20 पीरियड की 5 मिनट चार्ट पे एवरेज पे ऊपर बैठो बाय मारने के लिए। बिकॉज नंबर्स आर पुलिश ऑन द इकोनॉमिक कैलेंडर। हाउएवर इसके बाद हम थोड़ी वीडियोस भी देखेंगे, 1-2 घंटे चेकआउट मारेंगे कि इन्वेस्टर्स क्या कह रहे हैं। हाँ, इन्वेस्टर्स यानी कि हेज फंड मैनेजर्स, ये सब का क्या कहना है। अब बस 30 सेकंड रह गए हैं नंबर रिलीज होने में। लेट्स सी क्या होता है। 20 सेकेंड्स। 40, 15, 13, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। देखते हैं दोस्तों क्या होगा। को एकदम से वॉलेटिलिटी आई एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बुलिश ही होना था, और बुलिश ही हमारी एक्सपेक्टेशन है। बुलिश ही हुआ आज काम। तो ये बुलिशनेस क्या यहाँ पे देखने को मिलेगी, सवाल यही है कुछ थोड़े से।
ऑलवेज सिट विद स्टॉप लॉस गाइस। देखा यहाँ पे लॉस हुआ, अपनी पोजीशन को बढ़ाओ भी मत, कुछ भी हो सकता है। और ये हो सकता है अभी 400 पॉइंट भी नीचे चले जाए, तो इसलिए ऑलवेज हैव अ स्टॉप लॉस। यील्ड्स बढ़ गई, बहुत ज़्यादा बढ़ गई। लेट्स सी क्या नंबर्स आए। 6 बजे के एक्चुअल -0.6, फोरकास्टेड थी -0.8। GDP stayed strong than forecasted. GDP प्राइस इंडेक्स फोरकास्टेड था 8.7, एक्चुअल आया 9, तो प्राइस ज़्यादा बढ़ गया GDP में Q2 में। जॉबलेस क्लेम्स फोरकास्टेड थे प्रीवियस थे 245, एक्चुअल है 243। जॉबलेस क्लेम्स घट गए, फोरकास्टेड था 253। सो दिस मीन्स जो जॉबलेस क्लेम्स है वो बढ़ने चाहिए थे, वो उतने बढ़े नहीं। तो इसका मतलब डॉलर में स्ट्रेंथ और बढ़ाने की ज़रूरत है। इसका मतलब लोग मार्केट में मूव इन होने से डरेंगे। तो आज हमें दोस्तों US और UK में दोनों में अलग अलग चीज़ देखने को मिली। बट एनी हाउ अच्छा हुआ स्टॉप लॉस ला के रखा हुआ है। डॉलर में स्ट्रेंथ आती है तो एक हमें टच डाउन इस मूविंग एवरेज पे देखने को मिल सकता है प्रीवियस डे की। But always sit with the stop loss, that's very important. Sitting with the stop loss is very important. स्पेशली जब इस तरह के नंबर्स आने हो, इस तरह की वॉलेटिलिटी आप पहले ही ये इस तरह की वॉलेटिलिटी आप पहले ही विटनेस कर चुके हो। समझ गए दोस्तों। इंडिकेटर यहाँ से देख लो, यहाँ से देख लो, जहाँ से मन करे वहाँ से देख लो। और अभी मुझे लग नहीं रहा देखने चाहिए। एनी तो यील्ड ने भी रेजिस्टेंस ले लिया है। अब मार्केट इसको इंटरप्रेट लग रहा है बुलिश करने लग गई है इस मूव को, जैसे हमने पहले किया था। उनको भी ज़रा यूरोप और अमेरिका का वर्सेस फोर्सेस दिख गया, क्योंकि जो फेड चाह रहा था उन्होंने यूरोप में तो अचीव कर लिया, बट US में CPI में तो अचीव हो गया, बट जॉबलेस क्लेम्स में नहीं अचीव हुआ। तो ये मैट्रिक्स देखते हैं ये कैसे आते हैं ज़रा। कंटिन्यूइंग जॉबलेस क्लेम्स, ये भी फोरकास्ट से कम आए, फोरकास्ट से ज़्यादा आने चाहिए थे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है जॉबलेस करना, लोगों को जॉब घटाना। प्रीवियस था 1434, एक्चुअल है 1415, तो ये घट गया है। इसका मतलब कम लोग जॉबलेस क्लेम्स कर रहे हैं, जॉब क्लेम कर रहे हैं। ज़्यादा का ज़्यादा लोगों की जॉब लग गई, दैट मीन्स इकोनॉमी अच्छी कंडीशन में है, अच्छी डिमांड है। अब अच्छी डिमांड है तो प्राइसेस भी स्टिक रहेंगे, स्टिकी हो सकते हैं, इन्फ्लेटेड रह सकते हैं, जो कि फेड नहीं चाहता। क्योंकि अभी है 8%, वो चाहते हैं, उन्होंने डिसाइड किया 2%, 2.5%, 2.5% इन्फ्लेशन रखना। तो इसलिए हो सकता है कि आज हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाए। आज तो कमाल ही हो गया, आज US और यूरोप का बुलिश और बेरिश का टक्कर हो गया, पर जीतेगा US वाली, क्योंकि US के पास ही उनकी करेंसी है, मतलब रिजर्व करेंसी का स्टेटस है। हाउएवर लेट्स सी, क्योंकि यहाँ रेजिस्टेंस आ गई।
यील्ड की जरा हम बढ़ोतरी देख लेते हैं कितनी हो गई। 1.6% यील्ड बढ़ गई है। हाउएवर ये यील्ड का एग्जैक्ट वो नहीं है, नंबर नहीं है। क्योंकि इसका कुछ और ही फॉर्मूला ये है, US 10 ईयर यील्ड इंटू 10,000 माइनस MNQ। क्योंकि यील्ड ये क्लियर नहीं आती तो मैंने इसको माइनस करके लगाया हुआ है यहाँ पे। ये कैंडल्स अच्छी बन जाती है, वरना जो कैंडल्स अभी आपको दिख रही है ऐसी भी नहीं बनती। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसी बनती है इसकी कैंडल्स। यहीं पे दिखा देता हूँ, ऐसे वॉच लिस्ट से ही खोल देता हूँ US 10Y। तो ओवरऑल यील्ड्स बढ़ रही है, लॉन्ग टर्म की, शॉर्ट टर्म की भी बढ़ रही है। शॉर्ट टर्म के बॉन्ड्स बढ़ रहे हैं, लॉन्ग टर्म की यील्ड्स बढ़ रही हैं। तो जब ऐसे होता है मीन शॉर्ट टर्म में बुलिश कॉन्फिडेंस ज़्यादा है, तो हो सकता है ये इसलिए बढ़ रही होगी। और क्योंकि बैंक जो होते हैं ना, ये 2 ईयर की 5 ईयर की यही यील्ड खरीदते हैं। इतने मतलब 2 ईयर 5 ईयर इस हिसाब के बॉन्ड खरीदते हैं, ताकि 5 साल में इनके इन्वेस्टेड पैसे वापस दे दे, जो भी सरकार को इन्होंने पैसे दिए। तो शॉर्ट टर्म में तो बुलिश की तरफ इशारा हो रहा है, बाकी देखते हैं क्या होता है। कोई यार वीडियो भी चला लें, इसको तो देखते रहेंगे। यहाँ पे क्या बातचीत हो रही है ज़रा ये भी देख लें। ब्लूमबर्ग देखते हैं, ब्लूमबर्ग। German GDP expected to decline 0.5% in third quarter, IFO. Let's focus in on Germany now. And the IFO Business Confidence Index came in at 88.5 for August. That was ahead of an estimate of 86.8. And earlier this morning, Germany's economy proved at least a little bit more resilient than initially thought by growing in the second quarter, despite, of course, surging inflation and the war in Ukraine. Joining us now for more is Timo Wolmerhauser, who is the Deputy Director of the IFO Centre for Macroeconomics. Timo, thank you for joining us. Just give us your assessment then of the survey and what it tells us about the fragility of the German economy at this point, as it struggles, of course, with those record energy prices. The survey coming in slightly better than the estimates, but still showing a weakness in terms of confidence. Yes, that's right. This is the only good news that I can tell you today. The good news is that it is more or less stagnating our business climate index, and this is the opposite to what most of the people expected. But as I said, this is the only good news. The bad news is that the low level of the confidence that we saw in July was confirmed, and in July we really had a crash of the IFO Business Climate Index. And so this, of course, has implications for the third quarter. So if you compare business confidence of the third quarter with that of the second quarter, then this is clearly signaling a decline in economic activity of the German economy in the third quarter. So after this more or less stagnation in the second quarter of GDP, we expect GDP to decline by around 0.5% in the third quarter.
Given everything that you're seeing, everyone you're speaking to on the ground there in Germany, do you expect that drop in sentiment to continue to get worse in the months ahead? And which sectors of the economy are feeling the most pressure at this point? Well, the decline in the business confidence is something that we observe over all sectors. On the one hand, of course, the industry is suffering from high energy prices, from slowing world economy, and so here we expect activity to stagnate over the next couple of months. But where the index is declining the most at the moment is in the retail sector, and this is of course to do with the high inflation rates that we observe in Germany, which are clearly weighing on the purchasing power of households. So this is also the reason for why I expect GDP to decline in the third quarter, because of private consumption being weak. Concerning the further outlook, let's say into the fourth quarter, of course, there's a lot of uncertainty at the moment. On the one hand, the uncertainty about how strong the increase in consumer prices will be. There's a lot of price increases still in the pipeline in energy prices. So far, gas prices have only increased for German households by around 50%. This is a large number, but there's still a lot more to be passed through from energy suppliers to households. Timo, are you seeing evidence of a pickup, an increase in closures, business closures, bankruptcies? For the moment, I don't see this. I mean, it is not really a severe recession that we are entering. It's not, I mean, 0.5% of decline in GDP. This is nothing which should, in the end up with a high number of bankruptcies. But still clear, I mean, this is a weakening of the German economy, and depending on what is going on, especially on the energy supply side, I mean, this is the other big thing which is really uncertain. Is there enough energy? Is there enough gas over the winter month? And in case we are entering a rationing system or a rationing situation where some of the manufacturing industries do not get gas anymore, of course the risk that we have insolvencies is of course increasing. Is there more that the government, that officials in Berlin can do to support industry and business? Well, the only thing that they can do is of course, to increase the supply of gas, and this is what they have done successfully, I would say, over the last couple of months. So, of course, gas imports from Russia were declining significantly, but the imports from other countries like Norway or the Netherlands have increased. So this is one thing that they can do. Of course, we can give incentives to households and also to firms to decrease the demand of energy. I mean, this is what the government is currently doing. They are reducing energy demand of the public sector, but on the other hand, what the government can also do is of course, to increase the incomes of those households which are suffering most from the high energy prices by increasing transfers to them. Give incentives to households and also to firms to decrease the demand of energy. I mean, this is what the government is currently doing. They are reducing energy demand of the public sector, but on the other hand, what the government can also do is of course, to increase the incomes of those households which are suffering most from the high energy prices by increasing transfers to them. In Europe, you've got the gas issue. There's nothing quite to the same degree that we have in the US, but it's going to be a slow growth environment, below trend. The Fed wants below trend. US के जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं वो फिर इसको ऐसे इंटरप्रेट कर रहे होंगे, समझे ना आप, बेरिश, आगे बेरिश की ज़रूरत है आने वाले टाइम में. PCE प्राइसेस
क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो ये बस प्राइसेस और जो प्राइस और या सीपीआई और जॉबलेस क्लेम्स की जो कहानी एक साथ चलनी चाहिए थी, वो यहाँ पे एक साथ नहीं चल रही। इसका मतलब अभी बेरिशनेस की और ज़रूरत है, डॉलर स्ट्रेंथ की और ज़रूरत है। तो हो सकता है वो हमें देखने को मिले, बट मैं यहाँ स्टॉप लॉस के साथ अभी फिर से बैठूंगा। मैं नहीं इसमें अपनी पोजीशन बढ़ाने वाला दोस्तों। इसी की आपको ज़रूरत होती है हर दिन में। पोजीशनिंग की इसी को कहा जाता है। बेशक आपका पर्सपेक्टिव चाहे कितना ही सही हो, आपके फंडामेंटल्स कितने ही सही हो, यू हैव टू बी रेडी फॉर एवरीथिंग, एवरी सिनेरियो, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली टू ट्रेड द नेक्स्ट डे। देखते हैं यहाँ पे With inflation this high, for me, I'm in the mode of we need to err on making sure we're getting inflation down. Like in a Greek tragedy, there's just not that much that they can do. There's destiny that's approaching. The economy is weak. When we talk about supply chain disruption, In Europe, you've got the gas issue. we're There's not nothing getting. quite to the same degree that we have in the US, लेकिन but इसमें दो दो जगह साउंड दिखा रहा है, जरा मैं साउंड भी देख लेता हूँ कैसी आई। For me, I'm in the mode of we need to err on making sure we're getting inflation down. Like in a Greek tragedy, there's just not that much that they can do. There's destiny that's approaching. The economy is weak. When we talk about supply chain disruption, in Europe, you've got the gas issue. we're There's not nothing getting. quite to the same degree that we have in the US, लेकिन but इसमें दो दो जगह साउंड दिखा रहा है, जरा मैं साउंड भी देख लेता हूँ कैसी आई। For me, I'm in the mode of we need to err on making sure we're getting inflation down. Like in a Greek tragedy, there's just not that much that they can do. There's destiny that's approaching. The economy is weak. When we talk about supply chain disruption, in Europe, you've got the gas issue. we're There's not nothing getting. quite to the same degree that we have in the US, लेकिन but इसमें दो दो जगह साउंड दिखा रहा है, जरा मैं साउंड भी देख लेता हूँ कैसी आई। For me, I'm in the mode of we need to err on making sure we're getting inflation down. Like in a Greek tragedy, there's just not that much that they can do. There's destiny that's approaching. The economy is weak. When we talk about supply chain disruption, तो साउंड तो ठीक आ रही है यार, साउंड तो ठीक आ रही है, बट इधर खेल फंस गया आज। क्योंकि न्यूयॉर्क का स्टॉक जो ओपन हुआ है, उन्होंने तो भाई बुलिशनेस दिखाई नहीं। अब स्टॉप लॉस तो हिट हो जाएगा, बट लेट्स सी। अब क्योंकि अब हमें इस हिसाब से ट्रेड लेना पड़ेगा, सेल के हिसाब से ट्रेड लेना पड़ेगा। और अब क्योंकि ऑलरेडी सपोर्ट पे आ गया है, तो हमें इसका ओवरबॉट होके एक और क्रॉस बिलो लगने का इंतज़ार करना पड़ेगा, तो जाके हम सेल ले सकते हैं। अदरवाइज नहीं। हालांकि जो ये कैंडल है, ये देख रहे हो 6 बजे, यहीं पे हमें अपना ट्रेड काट देना चाहिए था, बट क्योंकि ये देखने में देर हो गई, ये नहीं देखा, तो उसका खामियाजा भी अब भुगतना पड़ा। बट जो ये स्टॉक एक्सचेंज है नेचुरल गैस, इसका भी यूज़ किया जा सकता है। तो अगर अब ये जैसे प्रीवियस था 18 BCF, फोरकास्टेड है 58 BCF, और फोरकास्टेड से अगर नीचे आया तो हमें प्राइस में राइज देखने को ज़रूर मिलेगा गैस के। तो ये 8 बजे आएगा इंडिया का टाइम है, क्योंकि मैंने इंडिया में खोली हुई है वेबसाइट, और यहाँ पे देखा भी रखा है घंटा 40 मिनट अनटिल इवेंट। लेट्स सी हाउ व्हाट हैपेंस। अब मुझे लग रहा है कि भाई मार लेना चाहिए, क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा
15-20 पॉइंट का लॉस हो जाएगा, क्योंकि हमने स्टॉप लॉस तो लगा ही रखा है यार। हमारा स्टॉप लॉस अब फिक्स्ड है यहाँ से, और यहाँ पे एक तरह से सपोर्ट भी दिख रही है। 98 से $40 का ही एक्स्ट्रा लॉस लेके अपने को ज़्यादा पैसे बन रहे हैं, और मेरा एवरेज होके ये ट्रेड यहाँ तक आ जाएगा। सो लेट्स सी, क्योंकि अब यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा $40 का ही नुकसान और होने वाला है, ज़्यादा नहीं होने वाला। तो उस हिसाब से मैंने देख के बोला। तो देख सकते हो दोस्तों, वही रहा, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था इसलिए मैंने एंटर किया ट्रेड, वरना मैं नहीं करता। और अभी भी मैं अपना स्टॉप लॉस के ऊपर नीचे ज़्यादा मूव नहीं करूँगा। हिट होता है तो हो जाए। आई एम नॉट गोना सिट एंड ड्रैग माई स्टॉप लॉस हेयर हेयर हेयर, बिकॉज अपने को पता है कि जो 48 पे इसको पहले कर दूँ, 148 पे, कि जो यहाँ से बियरिशनेस इस लेवल से हमें दिख रही है कि भाई और डॉलर में स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, और हो सकता है कि वो प्राइस इन हो गई हो, क्योंकि यूरोप तो बुलिश है ही, बहुत सारी कंट्रीज़ भी बुलिश हैं और वो डॉलर में ट्रेड करते हैं, तो उसकी बुलिशनेस हमें यूएस मार्केटों में भी देखने को मिल सकती है। हो सकता है उसी लिए ये स्टॉप हमें देखने को मिला, इंटेलिजेंट बायर्स ने यहाँ पे एंटर किया। ठीक है, तो ये भी एक समझने की चीज़ है, समझने की बातें होती हैं ये। तो हमने ट्रेडिंग कितने बजे, 4:30 बजे स्टार्ट की, और अब हम 8:30-9 बजे तक बैठेंगे, देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता, इंतज़ार करेंगे ट्रेडिंग में नई नई चीज़ों के सामने आने का। तो वॉलेटिलिटी उस हिसाब की नहीं आई जिस हिसाब की मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। वो शायद तभी आती जब अमेरिका भी बुलिश होता, पर अमेरिका में वैसे नहीं आया, बट हमें एटलीस्ट एक स्टॉप देखने को मिला। तो ये होती है दोस्तों किसी सपोर्ट लाइन के पीछे की कहानी, ये होती है किसी क्रॉस ओवर के पीछे की कहानी, या क्रॉस बिलो की या क्रॉस अबव की पीछे की कहानी, किसी सडन मूव की कहानी भी होती है। तो हर एक दोस्तों ये ऐसे नहीं होता है, और सपोर्ट रजिस्टेंस ऐसे नहीं ट्रेडिंग करनी, और किसी के जैसे यूट्यूबर ने बोल दिया बाय कर लो सेल कर लो, ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है, तब भी नहीं अच्छी बात है। तो ये सारी कॉमन सेंस की बातें हैं दोस्तों। और पोजीशन मैनेजमेंट भी आप देखो, मैंने $50 का ही लॉस इंक्रीज़ किया अपने, और स्टॉप लॉस को भी नहीं बढ़ाना, बेशक हिट हो जाए कोई बात नहीं। वी विल हैव टुमारो, टुमारो भी नंबर आने वाले हैं, टुमारो भी आप देख सकते हो कितने नंबर आने वाले हैं। ये देखो, आज क्या 25, कल है 26 अगस्त को भी हज़ारों नंबर आने वाले हैं। जैक्सन होल इकोनॉमिक सिंपोजियम यूएस का ही, यूनाइटेड स्टेट्स के और देख लो कितने नंबर। मिशिगन कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस, करंट कंडीशंस, फाइनल मिशिगन इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस प्रीवियस थी 5.2%। अब देखते हैं, अब ये भी अगर बढ़ी तो इसका मतलब अगर ये बढ़ गई तो इन्फ्लेशन इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ की एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ेंगी, वो भी रिस्की काम हो सकता है स्टॉक प्राइसेस के लिए। इस चार्ट के लिए ये भी एक रिस्की काम हो सकता है। एनीवेज, लेट्स वेट इट आउट एंड टू लेट इट स्टॉप इट आउट। इंतज़ार करेंगे कि स्टॉप आउट हो जाए या ऊपर चला जाए।
बट अब हम यहाँ पे चेज़ नहीं करेंगे। बहुत सारे ट्रेडर्स ये गलतियाँ करते हैं चेज़ करने की, प्राइस को बिना समझे गालियाँ देते हैं मार्केट को, अपने कंप्यूटर को, कुछ ऐसी लक्की चीज़ें ढूंढते हैं, कोई लक्की चीज़ हो जाए, प्रे करते हैं। तो वो चीज़ें नहीं होती दोस्तों, आपको समझना है, जानना है, फ़ायदे के लिए भी तैयार बैठना है। ये भी पता होना चाहिए फ़ायदा हो सकता है कि नहीं हो सकता है तो झेल लोगे, उसकी भी क्षमता होनी चाहिए। फ़ायदा भी कई लोगों से नहीं झेलता, नुकसान के अभी भी झेलने की क्षमता होनी चाहिए। तो तभी होगा जब आपके पास नॉलेज है। रिस्क इज़ इक्वल टू लैक ऑफ नॉलेज। तो रिस्क की वैल्यू को घटाना है ना, तो लैक ऑफ नॉलेज की वैल्यू को भी घटाना पड़ेगा आपको। तो वो ऐसे ही घटती है रोज़ 6-6 घंटे, 7-7 घंटे, 8-8 घंटे बैक टेस्टिंग करके, ट्रेडिंग करके, पूछ के, समझ के, चेकिंग करके, पीछे जाके फिर देखना क्या हुआ क्यों नहीं हुआ, मार्केट में बड़े ट्रेडर्स कैसे ट्रेड कर रहे हैं। क्योंकि इनको हम फॉलो करते, मैं तो इनको ही फॉलो करता हूँ, तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो अब देख लेते हैं यहाँ पे क्या बातें हो रही है। Our exercise bikes, when they talk about it, they're not able to heat their homes. That's really weighing on अभी अभी आपको बता sentiment. दूँ ये 24 अगस्त का है और आज है 25 अगस्त। तो 24 अगस्त का देख के हम 25 अगस्त में पोजीशनिंग नहीं ले सकते। गलत, आप अगर माइंडसेट बना लिया तो आप गलत हो जाओगे। आज का माइंडसेट है बुलिश, और इसमें अगर आपने बेरिश 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 बातें सुनी तो आपका फिर ट्रेड गलत हो जाएगा। बट ओवरऑल एज अ कंसेप्चुअल आपको समझ आना चाहिए कि कंसेप्ट की क्या बात हुई। तो आप ये इसको देखने का बेटर ये है कि कंसेप्ट आपको समझ आएगा पिछले 3-4 दिन में जो मूव्स आए वो क्यों आए, उनके पीछे बड़ी थिंकिंग क्या थी, इन्वेस्टर्स क्या सोच रहे थे। तो आप ये देख के वहाँ से वो ये चीज़ें देख के वो चीज़ें समझ सकते हो। वो कंसेप्ट आपको समझ आएंगे, लेवल ऑफ थिंकिंग समझ आएगी, क्यों ऐसा टर्न लिया 100 मूविंग एवरेज से, क्यों जंप लिया 100 मूविंग एवरेज से, क्यों मई से लेके जून तक मार्केट बढ़ी, ये सब आपको समझ आएगा। और पर ये चीज़ें नहीं बताने वाला कोई भी, ये आपको खुद ही देखनी पड़ेगी, खुद ही मैनेज करनी पड़ेगी, और खुद ही के अंदर हौसला रख के मेहनत करके देखना पड़ेगा। एंड यहाँ पे भी देखते हैं, यहाँ पे पर यहाँ पे ये लोग इस तरह की बातें कोई भी डिस्कस नहीं करता इस हिसाब से। डेली नंबर्स को तो खाली स्पेशली करते भी हैं तो समझ कुछ नहीं आता। ये यहीं से देख के समझ आएगा। कहानी आपको ऊपर से नीचे तक खुद ही देखनी पड़ती है, और सब याद भी रहती है, ऐसे याद नहीं रहेगी। याद मुझे तो नहीं रहती, आपका पता नहीं आपको रहे या ना रहे। बट जो कंसेप्ट्स हैं कि जॉबलेस क्लेम्स बढ़ने चाहिए, घटने चाहिए इन्फ्लेशन के टाइम में, फेड क्या सोचता है, क्यों सोचता है, वो आपको यहाँ से बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है। और फिर जो फेड के एक्शंस पे पेंशन फंड्स क्या एक्शन लेते हैं, क्या उनको ठीक लगता है, फिर आप भी उस हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हो, वो सीख सकते हो। क्योंकि ये बहुत सालों से ऑपरेट कर रहे हैं तो इनको बहुत सारी नॉलेज होती है टेलीग्राम ट्रेडर्स के मुकाबले, कोई यूट्यूब ट्रेडर्स के मुकाबले। तो देखते हैं। In the euro, and the ECB doesn't have a tool to address it. This is Bloomberg Surveillance. तो यहाँ पे इंक्रीज़ आ गया दोस्तों, इधर इंक्रीज़ आ रहा है, ये देखो अच्छा हुआ हमने अपनी पोजीशन बढ़ा ली। क्योंकि यूरोप में और सदर्न मैक्सिको में क्वांटिटेटिव ईजिंग की आवश्यकता लग रही है। वहाँ पे पॉपुलेशन अमेरिका से ज़्यादा है, यूरोप की पॉपुलेशन बिलियन है, उसके साथ मैक्सिको को जोड़ दो, उसके साथ ब्राज़ील को जोड़ दो तो 1.5 बिलियन पहुँच जाती है। और जो यूएस है उसकी पॉपुलेशन है 335 मिलियन, वहाँ पे हो गई अपनी 1 बिलियन पॉपुलेशन। तो कौन से ज़्यादा जीतेगा आप ही बताओ। Early edition with Francine Lacqua. Suggest a lot of the volatility, of course, will continue to play out in currencies. Talking about currencies, it's different if you're a German exporter or if you're a French exporter. So let's get straight to the European picture and the European map to see exactly the difference. You can see the FTSE down 0.9. पोजीशन अभी खुली है। कई बारी तो दोस्तों पोजीशन को ये नहीं होता कि इंस्टेंटली बाय सेल मारो, दिस इज़ नॉट ट्रेडिंग। अभी देखो हमने बैठे थे, स्टॉप लॉस लगा के बैठे थे, बुलिशनेस को एक्सपेक्टेशन कर रहे थे, और अब ट्रेड को खुले हुए लगभग 1 घंटा होने को आ गया है। 5:45 पे मैं बाय स्टॉप लगा के बैठ गया था। तो टाइम लगता है, कई बारी ट्रेडिंग में 15 मिनट में भी बन जाता है। पर अगर आपका प्रॉफिट 15 मिनट में मीट हो गया तो आप 15 मिनट में उठ जाओ। आपका प्रॉफिट अगर 1 घंटे में मीट हो रहा है तो 1 घंटे में उठ जाओ। अगर वॉलेटिलिटी नहीं कम है तो छोड़ दो उस दिन के लिए ट्रेडिंग।
ठीक है। पर जब आपका प्रॉफिट टारगेट मीट हो तभी उठ जाओ, ज़्यादा लालच करने की ज़रूरत नहीं है, टाइम बेस्ड ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, प्रॉफिट टारगेट बेस्ड ट्रेडिंग करनी चाहिए। और ये भी नहीं हो कि एक ही ट्रेड में सारा प्रॉफिट निकाल दूंगा या निकाल दूंगी। तो ये सब भी जानना ज़रूरी है दोस्तों, ठीक है। ट्रेड मैनेजमेंट इसी को कहा जाता है। अब हम बैठे हैं, देखो प्रॉफिट में आया, अगर अभी भी नहीं आया तो हम अपना स्टॉप लॉस, अगर इस मूविंग एवरेज के पास कुछ इसको जोल जाल होता है तो स्टॉप लॉस ऊपर बढ़ा देंगे, हमारा 150 की जगह बस $75 ही लॉस होगा, ठीक है। तो उस हिसाब से पोजीशनें बनानी है। बट ओवरऑल आज का डे जो हमारा है, अगर हम यहाँ पे देखें जिस प्राइस लेवल पर हमें अभी, तो ये गैप अप खुलने वाला है। और तो गैप अप का मतलब यही होता है, लोग जो ट्रेडर समझते हैं ना कि गैप अप का मतलब क्या, गैप अप का मतलब है लॉन्ग, एटलीस्ट इन द ओपन। ओपन के 10-15 मिनट में तो लोग इसको ओपन में लॉन्ग ही समझते हैं, जहाँ तक कि मैंने ट्रेडर्स को ऑब्जर्व किया है। तो देखते हैं अब क्या होता है। और ट्रेडिंग की वीडियोस आपको हमेशा लंबी मिलेगी, 1-1 घंटे की, 2-2 घंटे की। तो टोटल आपके 6-7 घंटे तो ऐसे ही निकल जाएंगे, स्टार्टिंग में 10 घंटे भी हो सकते हैं अगर कुछ ज़्यादा ही नए हो, कुछ ज़्यादा ही समझना है। क्योंकि हर एक चीज़ को खुद सर्च मारो, कोई भी बोलता है, कोई भी वर्ड आपको समझ आता है, जैसे यील्ड कर्व नहीं समझ आया तो यील्ड कर्व के बारे में सर्च करो, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा उसके बारे में सीखो, पढ़ो, ब्लॉग्स देखो, और उसको अटैच करो अपने प्रीवियस नॉलेज से, तो वो भी आपको समझ आएगा कि यहाँ पे ये यील्ड कर्व इतनी बारी बोला, क्या मतलब हुआ। यील्ड कर्व का बेसिकली मतलब होता है कि जो ये 10 ईयर की यील्ड है ना, ये 2 ईयर की यील्ड से कम हो जाए, या फिर 2 ईयर की यील्ड है ना जो 10 ईयर की यील्ड से ज़्यादा हो जाए एकदम से ही। तो एकदम से ज़्यादा होने का मतलब क्या कि लोग बियरिशनेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, स्ट्रेंथ इन द डॉलर, वैल्यू ऑफ डॉलर इन द शॉर्ट टर्म आर एक्सपेक्टिंग मोर, एक्सपेक्टेशन इज़ मोर शॉर्ट टर्म में। तो ये होता है यील्ड कर्व का मतलब बेसिकली। बट अगर अभी भी समझ नहीं आया तो आप फिर से पूछ सकते हो, यहाँ पे जाके आप लिख लो यील्ड कर्व, व्हाट इज़ यील्ड कर्व, बहुत सारी वीडियोस हो जाएंगी। Of 8%. I was looking at the industry groups actually earlier on, a little bit of upside, but really a tiny bit, I think 0.5% higher for some of the consumer stocks, everything else feeling pressure, the CAC down 0.4%. Now, the Minneapolis Fed President Neil Kashkari says action from the central bank is still very much needed in the fight against inflation. Well, he spoke at a gathering at the Wharton Club of Minnesota. When inflation is 8% or 9%, we run the risk of unanchoring inflation expectations and leading to very bad outcomes that would cause us to have to be very aggressive, Volcker-esque, to then re-anchor them. We definitely want to avoid allowing that situation to develop. So with inflation this high, I'm in the mode of we need to err on making sure we're getting inflation down. Now we're joined by Vivek Paul, Senior Portfolio Strategist at BlackRock Investment Institute, and Christina Kino. She's back from New York, from our markets team. Welcome back, Christine. So good to have you. तो दोस्तों अब स्टॉप लॉस बढ़ा दिया आपने देखा, जैसे कि मैंने स्टॉप लॉस ऊपर कर दिया, इधर इसको दिक्कत मिल रही है, रेजिस्टेंस मिल रही है, तो हमने स्टॉप लॉस अभी ऊपर किया हुआ है। एंड अभी भी हम वेट करेंगे, देखते हैं क्या होता है। वैसे तो नीचे जाने के चांसेस मुझे ज़्यादा लग रहे हैं, बट यहाँ पे 5 मिनट में ओवर सोल्ड हो गया है। यहाँ पे एक अच्छी सपोर्ट आई है, यहाँ पे बुलिश काम था, सारा का सारा बुलिश अनाउंसमेंट्स हुई है। तो लेट्स सी क्या होता है। अगर यहाँ पे बुलिशनेस नहीं होती ना दोस्तों, तो यहाँ पे भी बेरिशनेस होती, तो मैं ये ट्रेड लगाता ही नहीं, और लगाया भी होता तो अभी मैं इसको कैंसिल कर दिया होता। बट क्योंकि कॉन्ट्राडिक्टरी एलिमेंट्स हैं और मैंने आपको अपनी रीजनिंग भी बताई है, तो उसके हिसाब से बच के रहना है, देखना है, समझना है। एंड लेट्स सी। और लॉस भी मेरे टारगेट के हिसाब का ही है, कोई लॉस भी ज़्यादा नहीं लेना पड़ेगा मुझे अगर कुछ दिक्कत होती है तो। बट तो ये है रीजनिंग।
इसको कहते हैं फंडामेंटल का कनेक्शन टेक्निकल से, और टेक्निकल का कनेक्शन रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन मैनेजमेंट एंड P&L मैनेजमेंट से। ठीक है, तो ये है ओवरऑल कंबाइंड ट्रेडिंग एंड नॉलेज गेनिंग का जो भी एक वो भी पार्ट है, वो अभी हम साथ के साथ करते रहते हैं। Vivek, let's start with you. When you look at some of the market falls, or certainly the little market correction, how much more do we need to correct to be at a comfortable place to deal with energy prices? Well, I think, if you look at the events over this summer where we've seen what we think is ultimately a bear market rally, our view has been that some of the market reaction has been effectively on a little bit more on the hope of some sort of Goldilocks scenario out, playing out. That's not our base case, and we think that we're still in an environment where we'd be cautious for the next 6 to 12 months on a tactical horizon basis across a swathe of DM equity. Okay, I mean, this is a concern, right, that we haven't really seen the worst for equities. Jackson Hole, I know, is the big focus this week. What's the next catalyst? Well, Francine, I think it really is going to be what Jay Powell says at that speech. And I think, if we're to believe Anil Kashkari in saying that the Fed is going to have to do more, then I think that's what people are going to be expecting, that other shoe to drop. And as Vivek mentioned, this is still a bear market rally. That's very much the consensus that's out there. And it really just seems like there's this feeling of biding a little bit of time, maybe taking some profit before that next leg lower in equities. Vivek, is there anything you want to be invested in with conviction? The key word being conviction, not just invest. Look, honestly, it's tough in the near term, but I think it is important to have like a differentiated view between like the very near term, sort of the next few months, and the slightly longer term picture. By no means am I saying that you get past the next few months and then it's all rosy again, but I think it's worth saying that when you have a sort of strategic horizon type sort of tilt to your portfolio, we would still be long equity. I think the point being that the next 6 to 12 months is tough to make a strong case. With quite a lot of volatility in currencies, well, in equities too. And I think quite a lot of volatility more generally, because in the environment that we think we're in, we think we've entered a new regime here. This is an environment of higher macro market vol for the foreseeable. What's your take on what we're seeing in currencies? I mean, we saw parity, and it's amazing to me that actually we saw parity euro-dollar, but the market didn't freak out as much as we thought they would. Yeah, well, this is the second go at it now, Francine, right? But it's really, really interesting because, the dollar has really had such an incredible run in the first half of this year. And, there's this feeling that, perhaps the Fed has started to do enough to start seeing that inflation finally come down. And perhaps this is the opening for other currencies to kind of regain some of that lost ground. But I think, investors are taking a look at the comparison between the Fed, for instance, versus the BOE and the ECB. Yeah. The Fed is still very much ahead of these two central banks, and therefore the dollar really still powering higher against both the euro and the pound. So it really does depend now, I think, on that comparative action and whether the BOE and ECB can gain ground in the Fed here. Yeah, Vivek, and we have this great dollar chart looking at the dollar rally actually pausing somewhat. I mean, this kind of changes everything, but I wonder how long it will take for us to work out through the second round effects of what we're seeing in energy prices. Already we're seeing in the US, 1 in 6 households struggling to repay those bills. Yeah, and I think the trouble is, again, to my point earlier, I think we've yet to see the worst. And right. I think for our view here, I think the point would be that the markets have been reacting as if the Fed is on the verge of pivoting. We think ultimately they will pivot, but we don't think we've seen the signs yet to suggest that's coming right now. My concern, I understand that the central bank, in general, actually, central banks are in a really tough place, but it does seem like, they're reacting to data point, which means that they don't really have control of the narrative. Is this us really coming to the limit of what central banks can do when it's a supply shock inflation? Well, completely. And to the point I made earlier, this is exactly the reason why we believe we're in this slightly different market regime. We've been calling for this higher era of macro market volatility. It's because, to your point, supply is dominating and leading the fact. तो दोस्तों, मुझे लग रहा है अब ना मुझे सेल कर देना चाहिए, निकल लेना चाहिए यहाँ से, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। एंड ये देख लो, फिर से वही बेरिश मूवमेंट फिर वही स्टार्ट हो गई, यहाँ तक आ गए, फिर बाउंस लिया। मार्केट रेडी नहीं है डाइजेस्ट करने को, और अगर ये यहाँ तक आता है तो हम फिर यहाँ पे बाय स्टॉप लगा के बैठ जाएंगे। अभी हम निकल लेते हैं, यहाँ पर हम बाय स्टॉप लगा के बैठ जाते हैं। अगर आना होगा तो आ जाएगा, नहीं आना होगा तो नहीं आएगा। ठीक है ना दोस्तों। और वैसे भी सेटअप यहाँ पे सेल हो गया था, ये सेल का सेटअप है। दिस इज सेल सेटअप। यील्ड ऊपर है, यील्ड में अगर बाय का सेटअप बन रहा है तो यहाँ पे सेल का सेटअप ऑटोमेटिकली बन जाता है। ये देखो, जैसे यहाँ पे बाय का यील्ड में बाय का सेटअप बना,
यहाँ पे सेल होना स्टार्ट हो गया। तो ये पहले ही बॉन्ड बायर्स को लगने लगा कि भाई अब तो सही में ही जॉबलेस क्लेम्स कम आएंगे फोरकास्ट से, और प्रीवियस से भी कम आएंगे। तो पहले ही बॉन्ड मार्केट वालों ने बाय मारना स्टार्ट कर दिया और ये सेल मारना स्टार्ट कर दिया बॉन्ड्स को, और यील्ड यहाँ पे बढ़ती गई। तो अकाउंट की वैल्यू 1455 रह गई है दोस्तों, और अब देखते हैं क्या होता है। चौदह पचपन का मतलब 80,000 और 40,000, 1,20,000 रुपये हैं। आगे देखते हैं क्या होगा। ये हो सकता है कि यहाँ से डिक्लाइन करता करता ये 50 पॉइंट तक का डिक्लाइन आ जाए, नो बडी नोज़। या फिर अभी भी ऐसे भी हो सकता है कि फिर मेरा टेक प्रॉफिट यहाँ पे हिट हो, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस ले, फिर यहाँ से फिर वापस ऐसे आ जाए। ठीक है, 8:30 बजे तक। तो ये ऐसे भी हो सकता है, इसलिए हमें, और ये 7 बजे को ऐसा एक्शन बना ले। तो हर जगह तैयार होकर बैठना पड़ता है साथियों, आपको समझाया मैंने। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या होगा। अब देख लो, पहला लॉस हो गया, तो अब लॉस हो गया हमें $80। हमने टारगेट कितना रखा था? $200। तो मैंने टारगेट रखा था $200 बनाने का। तो अब $80 तो लॉस पहले ही हो गया, तो अब अपने को $280 बनाने पड़ेंगे आज। तो हो भी सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि बस $80 ही रिकवर करके हम रह जाएं, आज कुछ ट्रेड हो ही ना। तो पहले लॉस को रिकवर करने की कोशिश करेंगे, लॉस रिकवर हो रहा होगा। और अगर एक ही गो में इस तरह का मूव आया तो ठीक है, नहीं आया तो अपने 280 तो नहीं बनेंगे, पर 80 अपने यहाँ तक ज़रूर बन जाएंगे, यहाँ तक, इस लेवल तक, एक लॉट पे। तो लेट्स सी, बट ये मेरे को वैसे तो अनलाइकली लग रहा है, बट हो भी सकता है, क्योंकि जब गैप अप इतने तगड़े तगड़े हमने देखे, और गैप अप होने के बाद इतने बड़े बड़े मूव, ठीक है ना, 13,400, 13,500 से 13,550 तक पहुँचे हैं, ज़्यादा ही पहुँच गया। तो अगर यहाँ से ओपन होता है और 50 पॉइंट जाता है तो 60 तक पहुँच जाना चाहिए, और उससे पहले ही मेरा टारगेट है। तो दोस्तों देखेंगे, बट टारगेट शायद अगर पूरा करना हो तो मैं अभी ना कर पाऊँ, आपकी स्ट्रीम करते टाइम टारगेट पूरा ना हो, ऐसा भी हो सकता है, रात में हो। नहीं तो कल की स्ट्रीम तो है ही जिंदाबाद। आज देख लेते हैं, आज लेट नाइट तो कोई वो नहीं है। एक 8:30 बजे 7 ईयर नोट का ऑप्शन आएगा, तो उस टाइम भी हमें एक अच्छा ओवरसोल्ड ओवरबॉट का लेवल दिख सकता है और हम ट्रेड ले सकते हैं। तो लेट्स सी। और 9 बजे, सॉरी 8:30 बोल दिया, 10:30 बजे आएगा, और ये आएगा 21, यानी कि 9 बजे रात के। 12 + 9 = 21। अगर ये सुबह के 9 बजे होता तो यहाँ पे 9 लिखा होता, 0900 लिखा होता, 2100 की जगह। तो ये प्रीवियस जो ये आता है, जो इससे प्रीवियस था ये वाला, ये इसके प्रीवियस से हायर था, ये भी ऐसा ही था। तो इस बार ही देखते हैं, अगर हायर आता है लोअर आता है क्या रहता है। लेट नाइट हम बुल रन भी देख सकते हैं दोस्तों, तो ऐसा हो सकता है कि हमें लेट नाइट बुल रन देखने को मिले। तो अब यहाँ पे हमारा सेट हो गया काम। तो अब हम यहाँ पे इसका एक ज़रा स्टॉप लॉस लगा लेते हैं, यहाँ पे लगा लेते हैं।
अगेन पोजीशन बहुत ज़रूरी है, पोजीशन को देखना, स्टॉप लॉस लगाना, बाय लगाना, वो भी बहुत ज़रूरी है। तो हमने अपने आप को एक रिस्क से बचाया, बेशक हमने $80 गवाए, पर हमने $80 हम बाद में बना लेंगे, कोई चक्कर नहीं है, गवा दिया तो। ये भी खुद को समझाना बहुत ज़रूरी है। हमारी उम्र $80 से बहुत ज़्यादा है। $80 को अगर हमने कंपाउंड भी कराया तो हमारे कितने से कितने बना सकते हैं, ये भी हमेशा याद रखना, खुद को समझाते रहना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो फ़िलहाल अभी के लिए मैं ज़रा 1-2 मिनट की ब्रेक लेता हूँ, मेरे को वॉशरूम ज़रा होके आता हूँ, फिर मैं आप लोगों से बात करूँगा। पर आप ये चार्ट देखते रहो, मैं आपको थोड़ी देर में
तो एम्प्लॉयर बोनस के टाइम पे भी ऐसे झुलाते रहते हैं, प्राइस आपको झुलाएगा नहीं, तो इसलिए पोजीशन को मैनेज करना भी बहुत ज़रूरत है। मार्केट ओपन हो गई है, अब देखते हैं क्या होता है, स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है। एनीवेज अब हम अपना थोड़ा यहाँ को लाएंगे, क्योंकि अभी ऑलरेडी नीचे आ गया और स्टॉप लॉस हिट होने की तरफ आ गया, इसीलिए मैं इसको ऊपर लाया हूँ दोस्तों। आज हमें लॉन्ग ही बैठना है, आज हम लॉन्ग ही ट्रेड लेंगे, इसलिए स्टॉप लॉस पास लगाया है, क्योंकि कोई ना कोई तो ऐसी मोमेंट आएगी जहाँ पे हम ट्रेंड को अच्छी तरीके से कैच ऑन कर लेंगे। अगर नहीं आती तो कोई बात नहीं। अगर आती है तो वेरी गुड है। और यहाँ पर अब हम ये टारगेट लेके बैठ सकते हैं, ये टारगेट मेरे को दोस्तों एक अच्छा टारगेट दिख रहा है 80 पॉइंट तक का। यहाँ पे हमें $80 तक का लॉस हो सकता है, तो अब मैं सोच रहा हूँ एक ट्रेड यहाँ पे खोल ही लूँ, बाय कर लूँ मार्केट पे जाके, एक मार्केट पे बाय मार लेते हैं। फिर अगर यहाँ तक आता है, यहाँ तक आ जाता है प्राइस, तो एक बाय मैं यहाँ पे भी एग्जीक्यूट करना पसंद करूँगा, बाय लिमिट, एंड देन वी विल सी व्हाट हैपेंस। एक बाय स्टॉप मैं यहाँ पे लगा कर बैठा हुआ हूँ ऑलरेडी। तो अपना एवरेज प्राइस यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आ जाएगा, और यील्ड भी अब नीचे को आने लगी है। यील्ड ने हो सकता है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस ले, थोड़ी देर घूमे ऐसे इस तरह, ठीक है, और फिर ऐसे चली जाए, या फिर ऐसे नहीं गई तो ऐसे चली जाए, एनीथिंग कैन हैपन, बट वी हैव अ बुलिश एटीट्यूड टुडे, तो हम बुलिश बैठेंगे। यूएस की भी रिस्पेक्ट कर रखी है हमने, यूएस नंबर्स की भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तो स्टॉप लॉस लगा के बैठेंगे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज का टोटल लॉस देख लेते हैं कितना हुआ है टोटल लॉस आज का। $135 का लॉस हो चुका है अभी तक। PNL यहाँ पे दिख रहा है आपको, $135.50 एंड $10 का प्रॉफिट हो रहा है, ऊपर को जा रहा है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो यहाँ पर तो दोस्तों बैठना ही बैठना है इस मूविंग एवरेज के ऊपर, और क्योंकि बुलिश है ना, वैसे तो ये सेल सेटअप है बट मैं बैठता नहीं, बट क्योंकि सेटअप्स भी कई बार गलत हो जाता है। ओनली ऑन सेटअप्स यू कैन नॉट सिट, क्योंकि कल भी अगर इस सेटअप के हिसाब से चले तो कल बेरिश था, ये मूविंग एवरेज 100 की 5 मिनट के चार्ट पे अबव थी, और ये नीचे को जा रही थी, तो दैट वाज बेरिश, इसको तो नीचे को जाना चाहिए था, पर ये नीचे तो गया नहीं, ऊपर चला गया। तो ये भी दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है देखने समझने वाली, और ये इसलिए हुआ क्योंकि नंबर्स डिफरेंट थे। देयर वाज अ डिफरेंट स्टोरी बिहाइंड द नंबर्स, देयर वाज अ रिसेशनरी स्टोरी बिहाइंड द नंबर्स, देयर वाज अ क्वांटिटेटिव ईजिंग रिक्वायरमेंट सिचुएशन बिहाइंड द नंबर्स, तो इसलिए ये ऊपर गया। एंड लेट्स सी, आज भी बुली स्टोरी है, बट यूएस के नंबर्स अलग आए, डिफरेंट आए दैन एक्सपेक्टेशन एंड आवर व्यू। बेसिकली बियर्स के लिए तो वो नंबर पॉजिटिव थे, बुल्स के लिए नहीं थे। तो आज हम, क्योंकि ऑलरेडी बियर सेक्शन हो चुका है इतना, वहाँ पे रेजिस्टेंस आ रही थी, तो आज हमने थोड़ा इस तरह का प्रोस्पेक्टिव बना लिया। तो इसी तरह से हेज फंड्स सोचते हैं, डे ट्रेडर्स एक्सपीरियंस्ड, JP मॉर्गन, गोल्डमैन सैक्स, इस तरह के ट्रेडर्स होते हैं वो ऐसे ही सोचते हैं दोस्तों। तो लेट्स सी हाउ इट परफॉर्म्स।
और ये बाय लिमिट इसलिए लगा के बैठा है क्योंकि यहाँ पे ये जो इंट्राडे का चार्ट है, यहाँ पे एवरेजेस अभी भी अबव हैं, इसलिए लगा के बैठा है। ठीक है दोस्तों, और ऊपर जाना होगा तो ऊपर हम बाई स्टॉप लगा के बैठे हैं, बट वी आर गिविंग इन द मार्केट सम टाइम टू डिसाइड मार्केट में क्या होना चाहिए। मार्केट को डिसाइड करने दो, अपने आप सेल स्टॉप बाई स्टॉप ऑर्डर लगा के बैठ जाओ, या बाई लिमिट ऑर्डर लगा के बैठ जाओ, या सेल लिमिट ऑर्डर लगा के बैठ जाओ। बट बेसिकली सेल स्टॉप और बाई स्टॉप ऑर्डर ही बेटर रहते हैं, जो मेरा सिस्टम है इसके साथ। देखो बाई स्टॉप की तरफ जा रहा है, अगर जाता तो ठीक है। अगेन जो यहाँ पे सपोर्ट मिली थी पहले, ये 5 मिनट का चार्ट है, इस पर 24 आवर्स की ट्रेडिंग आप देखते हो। इसमें ओनली ये भी 5 मिनट का ही है, और सेम ही चीज़ है, MNQ और MNQ सेम टाइम सेम फ्रेम सेम एवरीथिंग सेम, इंडिकेटर्स आल्सो सेम। बट ये जो इसमें टाइम पीरियड है ना, ये 1 डे का है। दिस कैंडल से मतलब इस लाइन से इस लाइन तक ये 1 डे का पीरियड है, 8 घंटे का, जितने का भी मतलब सुबह के 7 से और रात के 1:30 बजे तक, यानी कि 5 घंटे का पीरियड होता है ये, ओपन टू क्लोज 5 से 6 घंटे का। तो ये वो है, और उसके हिसाब से हमने बाय लिमिट ऑर्डर लगा रखा है। नीचे जाता तो ठीक है, नहीं जाता तो कोई दिक्कत नहीं है। आज के लिए अगर लॉस होता है इसमें, तो इस ट्रेड में आज के लिए हम फिर ट्रेडिंग को बंद करेंगे। कल फिर से एक नया तरीका अपनाएंगे, क्योंकि आज हमने देख लिया थोड़ा कॉन्फ्लिक्टिंग सा टाइम है, थोड़ा कॉन्फ्लिक्टिंग सा नंबर्स आए हैं, तो डरेंगे नहीं। कोई बात नहीं, जाता है तो जाए। वी ऑलवेज हैव नेक्स्ट डे, हम कंपाउंड करा लेंगे। कंपाउंडिंग होती है ना, पता है ना दोस्तों कंपाउंडिंग क्या होती है? तो अगर आपने 1% साथ 2% डेली भी बनाया, तो महीने में आपकी 20% की कंपाउंडिंग हो गई। तो सेल की तरफ ही बढ़ रहा है फिलहाल तो, बट यहाँ पे रेजिस्टेंस थोड़ी सी आई, तो जूम आउट करके रखो दोस्तों। यहाँ से आप ऊपर नीचे इसको स्केल इन स्केल आउट फैला सकते हो। थोड़े से चार्ट फ्रेम में अगर आपको ज़्यादा टाइम चाहिए तो यहाँ से भी ला सकते हो, मतलब स्क्रॉल डाउन कर लो, फैलाना है तो स्क्रॉल अप कर लो। तो आज दोस्तों, आज लग रहा है आज ये ऐसा दिन बनेगा, इस तरह का दिन होगा कुछ, इस तरह का दिन लग रहा है आज होने वाला है। और ये जो है ना, देख लो फिर से इस स्पॉट पे फिर कोई बायर्स आए, किसी को समझ नहीं आ रही स्टोरी, जिनको समझ आ रही है वो इंतज़ार कर रहे थे इसके इस लेवल पे आने का। तो अब हम इसको थोड़ा और ऊपर कर लेंगे, यहाँ पे कर लेंगे, क्योंकि अगर बाउंस आना होगा ना दोस्तों, तो ये पूरा यहाँ तक ही आएगा, और ये स्टॉप लॉस तो कभी हिट हमारा होने नहीं वाला। ये शायद बाय लिमिट भी कभी हिट ना हो, बट अगर बाई चांस मैंने इसको इसलिए नीचे लगाया हुआ है ताकि मेरे को पता रहे कि हाँ भाई, मेरे को एक बहुत ही अच्छा प्राइस मिल जाए। और स्टॉप लॉस को भी यहाँ पे लगाया, क्योंकि अगर ये नीचे गया तो दैट मीन्स देर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड फ्रॉम द US इन्वेस्टर्स, दे आर रियली नॉट पॉजिटिव। क्योंकि जो मैंने स्टोरी आपको बताई यूरो वाली, जो नंबर्स देखे हमने फ्रांस, स्पेन, UK के, ब्राज़ील के, मैक्सिको के, वो तो रिसेशन की तरफ, यानी कि क्वांटिटेटिव ईजिंग की तरफ, विच मीन्स US डॉलर की वीकनिंग की तरफ इशारा कर रहे हैं। बट हम देखते हैं अब आगे क्या होता है। अभी भी मैं पोजीशन को इंक्रीज़ नहीं करूँगा दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं करने वाला। एंड अगर मैं सोच रहा हूँ कर दूँ तो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि फिर मैं यहाँ पे एक लॉट की एग्जिट यहाँ पे लगा सकता हूँ, सेल लिमिट लगा सकता हूँ।
यहाँ पे मैं सेल लिमिट लगा देता हूँ एक, अगर तो यहाँ से लेके यहाँ तक मेरे को कितना लॉस होगा, 64 टू तो 68 यानी कि 20 पॉइंट्स का लॉस होगा दोस्तों। 20 पॉइंट्स मतलब $2, $40 का एक एडिशनल लॉस लेना पड़ेगा। बट क्योंकि ये मूविंग एवरेज, मैं इस जो सेटअप आपको बताया है ये बाई ही है, और यूरो का भी एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है, तो हम थोड़ा इसलिए हमने बाय मारा। बट अब ये देखो, $80 का लॉस था, कितना लॉस रह गया, 93 लॉस, 130 का था, 91 रह गया। इसीलिए अब मैं यहाँ पे भी थोड़ा स्टॉप लॉस लगा के सोच रहा हूँ बैठ जाऊँ एक, अपनी आधी पोजीशन ही डिल्यूट करूँगा इस लेवल पे मैं, ज़्यादा देर नहीं बैठने वाला, क्योंकि वट वी आर लुकिंग फॉर स्ट्रेंथ, इफ द स्ट्रेंथ इज़ नॉट देयर देन वी आर नॉट देयर। हमारी पोजीशन भी वहाँ नहीं होगी अगर मार्केट अपनी स्ट्रेंथ नहीं ला रही तो। अगर बुल्स अपनी स्ट्रेंथ नहीं ला रहे, क्या पता ये किसी मार्केट मेकर ने मूव बनाया हो, क्या पता उल्लू बनाने के लिए मूव बनाया हो ये, है ना। इसलिए हम भी उल्लू नहीं बनने वाले। अगर मार्केट मेकर को सही में बाय था तो एक ही कैंडल में यहाँ से यहाँ पहुँचाओ, नहीं पहुँचाना तो हम भी अपना स्टॉप लॉस ज़्यादा नीचे करने वाले नहीं हैं। ठीक है दोस्तों, तो शातिर बनो, जैसे गाड़ी खरीदते हैं शातिर लोग ही कर पाते हैं ना, तो इसमें भी आपको थोड़ा शातिरपना दिखाना पड़ता है। यील्ड्स ने भी यहाँ पे बाउंस ले लिया है, पर यील्ड्स की यहाँ पे बहुत तगड़ी रेजिस्टेंस है, बॉन्ड बायर्स बैठे हैं खरीदने के लिए। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अब ये भले ही एक बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी लग रही हो, बट फिर भी मैं अपनी पोजीशन अभी नहीं बढ़ाने वाला। अगर बढ़ानी होगी तो मैं यहाँ पे एक बार और बढ़ा लूँगा, अदरवाइज़ नहीं। ये देखो यहाँ पे एक बार स्टॉप लगाया है, यहाँ पे अगर यहाँ तक आता है तो देख लेते हैं, नहीं आता तो हम अपना स्टॉप लॉस लगा के यहाँ बैठे ही हैं, क्या है। ठीक है, तो ये इस तरह के रिस्क रोज देने पड़ेंगे आपको, अपना माइंड मैनेजमेंट ये मैनेज करना पड़ता है, कई बार क्लियर चीज़ें नहीं होती। तो आज के दिन को छोड़ भी सकते थे, छोड़ा भी जा सकता था। अगर आप कहीं कंपनी में काम कर रहे हो तो आप इस दिन को छोड़ भी सकते थे ट्रेडिंग के लिए, आप कह देते कि आई एम नॉट कंफर्टेबल, अगर आपको अपने ओन पे ये स्टोरी पता थी तो। दोस्तों ये चीज़ रहती है। एनीवेज, थोड़ा सा यहाँ पे बायर्स आ रहे हैं, तो अगर ये मार्केट मेकर ही बाइंग कर रहा है, मुझे ऐसे ही लग रहा है, क्योंकि इस तरह के कैंडल मार्केट मेकर ही बनाते हैं, इसी तरह से बेवकूफ़ बनाया जाता है बेरी साइड और बुल साइड बैठे हुए लोगों को। बट अगर हम यूएस और बाकी देशों के पॉपुलेशन को देखें तो पॉपुलेशन की साइड वहाँ पे हमें बुलिशनेस देखने को मिली, और क्योंकि यूएस डॉलर एक रिजर्व करेंसी है, वर्ल्ड करेंसी है, तो उससे भी हम बुलिश उस साइड को हमने सब्सटेंशिएट किया, बुलिश साइड को, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं यूएस डॉलर ही यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट पॉपुलेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हमारा ये वाला स्टॉप लॉस हिट हो गया तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे एक बारी और बाय मारेंगे। अगर बाय मार के फिर यहाँ पे फिर ये डिक्लाइन आया तो यहाँ पे हमने स्टॉप लॉस लगा रखा है, आज की हम ट्रेडिंग क्लोज कर देंगे। तो पहले का 15 मिनट थोड़ा अनडिसाइसिव सही रहा। पहले की 5 मिनट की सेल, दूसरी की 5 मिनट की कैंडल बाय, तीसरी सेल की तरफ जा रही है, स्ट्रॉन्ग फाइट देखने को मिल रही है इस कैंडल में। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अब यहाँ पे सेटअप, ये वाला सेटअप बाय था,
ये वाला सेटअप बाय था इस चैनल पे, इस स्क्रीन पे जो आपको दिख रहा है, और इसी के साथ सेम चीज़ का यहाँ पे सेल सेटअप दिख रहा है। तो इट्स वेरी कॉन्ट्राडिक्टरी। ठीक है दोस्तों, कल भी ऐसा ही था, कल यहाँ पे सेल दिख रहा था, वहाँ पे बाय दिख रहा था, आज यहाँ पे बाय दिख रहा है, कल यहाँ पे सेल दिख रहा था। तो नथिंग मच कैन बी सेड एंड डन। स्टॉप लॉस को ये हल्का सा यहाँ कर लेते हैं, इस लेवल से नीचे कर लेते हैं दोस्तों। हाँ अरे पता नहीं यार, और वो उनको बच्चों को फ़ोन किया था ना मैंने, दुकान दिखाओ अपनी, कहाँ खोल ली तुमने? अरे फिर व्हाट्सएप खुला रह गया होगा फ़ोन में, मैं ऑफ़ नहीं करता ना इसको, चार्जिंग में लगा के ऐसे ही ऑन का ऑन छोड़ देता हूँ। उनको क्योंकि बोला हुआ है ना कि तुम चाय की दुकान खोल लो। दारू की बोतल भी पड़ी है किचन में। हम्म। अरे एकम फ़ोन बंद कर देगी, एकम फ़ोन बंद कर देगी, रहने दे, तू मत बात कर, तू मत बात कर। हम्म। हम्म। अरे मैं बाप बनने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ ना, मैं बाप बनने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं बाप बनने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। कि दुकान खोल ली तुमने, मुझे फ़ोन करना, वीडियो कॉल करना दुकान में जाके। हाँ। हम्म। हम्म। खाना है तो खोलना पड़ेगा ना, खाना पड़े तो खोलना पड़ेगा, जानवर भी ऐसे ही करते हैं, जानवर के बच्चे भी जब 1-2 साल के चलने फिरने लगते हैं ना तो शिकार करने लगते हैं, ऐसे ही है। खुद का पेट भरना है, खुद का पेट भरना है तो खुद कमाओ खुद खाओ। अरे तुम टाइम पास करते हो ना, तेरे को तो टाइम पास के लिए चाहिए ना, टाइम पास के लिए चाहिए ना तेरे को तो बच्चे। हम्म। चल यार ठीक है, ओके, बाय। तो दोस्तों ये बात हो रही थी बच्चों की। अरे यार मैं पैसे देता हूँ ना बच्चों को नीचे, मैं कहा तुम
क्योंकि वो उनको ना तो पढ़ना आता है। मैंने उनको बोला तुम यार पढ़ के सुनाओ, वो स्कूल नहीं गए कभी, कहता है मदरसे में जाते हैं। फिर मैंने कहा अब तुम क्या करोगे, पढ़ाई सीखने का तो कोई फ़ायदा नहीं है ऐसी उम्र में, मैं प्लस माइनस नहीं करना आ रहा। तो अब दोस्तों लॉस हो गया, $50 का और लॉस हो गया आज। तो अगेन बड़ा कॉन्फ्लिक्टिंग सा डेटा आया, फिर से हम बैठे हैं बाय मार के, एक लास्ट स्टैंड लेंगे बाय की तरफ। तो देखते हैं, समझ ही नहीं आता कौन से सेटअप को ट्रस्ट करें, कौन से सेटअप को ट्रस्ट ना करें, ये समझ आना बड़ा मुश्किल है। एक बाय, अब हम बाय अभी नहीं लगाएंगे, अभी हम यहाँ पे आने का इंतज़ार करेंगे इसका। इस मूविंग एवरेज के ऊपर आता है तो ठीक है, तो देखते हैं। तो ओवरऑल आपने देखा कि यूएस मार्केट्स प्रिवेल कर गई, यूएस के नंबर्स प्रिवेल कर गए एट द एंड ऑफ द डे। वहाँ पे बेयरिशनेस डिमांड हुई, तो मार्केट ने भी थोड़ी सपोर्ट तो दी आगे इन्वेस्टर्स ने। बट ओवरऑल अगर अब भी ये भी चीज़ फील हो गई ना, या फिर जो आपको मैंने ये वाला रास्ता बताया लेट वाला वो अप्लाई हो, तो हम वेट करेंगे आज भी फिर से बुल जाने की फिर से। बट अभी बहुत लगता है बहुत देर तक बैठना पड़ जाएगा, जिस सिनेरियो की हम वेट कर रहे हैं 10 साढ़े 10 बजे तक बैठना पड़ सकता है अगर ये सिनेरियो हमें चाहिए तो। बट until then we have no other option than to take some losses and wait or to sell। बट सेल हम कर नहीं सकते थे, बड़ा ही कॉन्फ्लिक्टिंग सा सेटअप था, यहाँ पर बाय था इधर सेल हो गया, ठीक है ना। बट कोई बात नहीं, नो बिग डील। जब भी लॉस हो जाए दोस्तों कोई डरने वाली बात नहीं है, इट्स जस्ट मनी एंड आता जाता रहता है। बट आपको बस यही करना है कि जितना भी आपने कमाया ना, उसमें से कुछ परसेंट ज़्यादा ही हो, उसका कुछ परसेंट ज़्यादा ही हो जितना आपने गवाया उससे। यू विल बी फाइन every week, if you can do it every week then it's better, if you can do it every month then it's better, if we can do it every day, 3 days in a week, then it's even better। तो देखो दोस्तों ये मूविंग एवरेज है, यहाँ पे बाई इसलिए लगाया है क्योंकि अब ये इंट्राडे में 1 मिनट के चार्ट पे यहाँ पे बुलिश लग रहा है, यहाँ पे हो सकता है आ जाए। फिर से हम यहाँ पे एक स्टॉप सेल स्टॉप लगा देंगे इस लेवल पे, हम बैठने नहीं वाले। वी नॉट गना बी गोट्स टू द मार्केट मेकर्स, ओके दोस्तों। हमें वी नॉट गना गो टू द बुचर हाउस विद आवर अकाउंट, the market makers want it they can come themselves but not us, okay। अब ये देखो फिर से ऊपर को आए, फिर ये कोई मैनिपुलेशन करके फिर यहाँ पे कुछ ना कुछ पंगा किया जाएगा। बॉन्ड यील्ड्स इस तरह से ट्रेडिंग हो गई है, कोई डायरेक्शन ही नहीं पकड़ दी, अभी ऊपर जा रही थी अब नीचे जाने लग गई। वैसे ओवरऑल तो रेजिस्टेंस इसने यहाँ पे देख ली थी तो नीचे ही जाना चाहिए था इसको, और वही हो रहा है, और इसको बुलिश होना चाहिए था। अब हमारा लॉस ओवरऑल 187 हो गया है, लेट्स सी क्या होता है। अब अगर हमें प्रॉफिट कमाना है इस ट्रेड में तो ये यहाँ तक तो जाना चाहिए, 300 प्लस 150 उसके ऐड हो जाएंगे इस वाले लॉट के, तो वी विल बी हैविंग लाइक $450 एज अ प्रॉफिट अगर यहाँ तक जाता है तो। और यहाँ तक जाना कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, आराम से जा सकता है, यहाँ से ऐसे होके ऐसे भी आ सकता है। जो ये सिनेरियो आपको मैंने बताया ना, तो ये किसी भी तरह टर्न आउट हो सकता है, ये देख लो। हो सकता है कि ये सिनेरियो ऐसे टर्न आउट हो, ठीक है, और ये वाला ऐसे टर्न आउट हो, बट ये अब फेल हो गया। अब लग रहा है ये वाला सही होगा, ये वाला सिनेरियो,
क्योंकि यील्ड्स अभी आनी बाकी है, तो ज़्यादा देर हम बैठ नहीं सकते, और ज़्यादा देर बैठने का फ़ायदा भी नहीं कोई है नहीं वैसे। लेट्स सी। स्टॉप लॉस अब हमारा शिफ्ट हो सकता है। स्टॉप लॉस हम यहाँ पे रख सकते हैं, 300 का स्टॉप लॉस हो रहा है यहाँ पे दोस्तों। अगर नीचे आ जाता है अभी से तो बड़ा दुखता ही होगा अगर नीचे आता है तो, बट मैं अपनी पहली पोजीशन काट डालूँगा यहीं पर। तो इस तरह से है दोस्तों, बैठना पड़ता है, आपको बैठना पड़ेगा। और यहाँ पे ये एक बड़ी अच्छी रेजिस्टेंस और मतलब सपोर्ट आ रही है हमें, इधर भी हम सपोर्ट लेकर आराम से बना सकते हैं, बैठ सकते हैं। तो सेटअप अब देख लो दोस्तों, सेटअप बाय का था, एंड ओवरऑल जो स्टोरी थी वो भी बाय की थी, और हमने किस तरह से हिसाब लगाया, किस तरह से हमने बाय मारा, ये भी आपने देख लिया। ठीक है दोस्तों, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो हाउ टू अंडरस्टैंड these numbers। ठीक है, और इस चार्ट को भी अंडरस्टैंड करना बड़ा ज़रूरी है। और अब हम थोड़ी ये वीडियोस भी देखेंगे, अब हम थोड़ा रिलैक्स मारेंगे, चिल मारेंगे, और अपनी ओवरऑल नॉलेज को देखेंगे। क्योंकि मेरे को तो 7-8 महीने 1 साल हो गया देखते हुए, 2 साल हो गया। बट एज अ न्यू ट्रेडर आपको पता होना चाहिए कि आपको, आपकी कितनी नॉलेज है, आपकी कितनी अंडरस्टैंडिंग है। और अब शायद ये ऊपर को जाएगा, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। और ये हमारा अगर यहाँ पे लाइन आती है तो 1 घंटा लगने वाला है, मतलब 8:05 तक का टाइम लगेगा। और 8:05 पे हम देखेंगे, 8:05 होने में अभी 25 मिनट हैं, मतलब आधा, 7:26 हो रहा है, तो 35 मिनट वो और 5 मिनट, 40 मिनट लगेंगे। तो लेट्स सी। और इस 15 मिनट के में हमें एक अच्छा बाउंस देखने को मिला, एक बाउंस आया। तो मार्केट मेकर्स भी बाय करते रहे। बट जो हमारा पॉपुलेशन वाला हिसाब था, जो थ्योरी हम लेके चल रहे थे, वो सही बैठी। बट अभी भी हम इन दी एंड ओवरऑल प्रॉफिट में नहीं हैं, तो उसकी इंतज़ार हम अभी कर रहे हैं, उसकी आशा लेकर बैठे हैं, एंड देखते हैं क्या होता है। तो ओवरऑल लॉस अपना पूरा हो गया, $17 अभी हम लॉस में है, ये रनिंग लॉस है, ये 18, और ये हमारा बुक लॉस है। एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो ओवरऑल हम एक अच्छी पोजीशन में हैं, वी आर सिटिंग इन अ गुड सेटअप। यहाँ पर बाय, यहाँ पर स्टॉप लॉस, यहाँ पे इसने एक अच्छा टर्न लिया ऊपर की तरफ, और ऊपर जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता, हु नोज। बट वी आर सिटिंग इन अ वेरी गुड पोजीशन एज ऑफ नाउ। ठीक है दोस्तों, तो $26 इन प्रॉफिट, $29 इन प्रॉफिट। तो ये आपको साइकोलॉजी समझ आनी चाहिए, ट्रेडर सोचता कैसे है। अभी बेवकूफ़ ट्रेडर सोचता कि पोजीशन बढ़ा दूँ एकदम से, अभी बेवकूफ़ ट्रेडर सोचता टेक प्रॉफिट कर लूँ, अभी बेवकूफ़ ट्रेडर 10 बारी पोजीशन चेंज कर लेता है यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, एक बेवकूफ़ ट्रेडर पोजीशन पूरी की पूरी, मैंने भी की है बेवकूफ़ी यहाँ पे, पूरी की पूरी पोजीशन नहीं कट करनी चाहिए थी, बट कर भी दी, तो इन दी एंड हमारा बचाव ही हो गया, क्योंकि ये वाली कैंडल आई थी। तो 278, 289, 300, ये देखो दोस्तों बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, और हो सकता है कि ये यहाँ तक, इस रेजिस्टेंस तक ये आ जाए इजीली। ठीक है, और अब अभी $115 का प्रॉफिट, $109 का प्रॉफिट लेके बैठे हुए हैं, एंड विच इज़ वेरी गुड प्रॉफिट एक्चुअली इन टर्म्स ऑफ परसेंटेजेस। लेट्स सी, $125 डिवाइडेड बाय 1550 इक्वल्स 100, 8% बनाया दोस्तों। ठीक है, 8%, ये मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, ये आपको शो नहीं हो रहा होगा, बट मैंने पीछे कैलकुलेशन की तो आपको समझा रहा हूँ।
ठीक है दोस्तों, अब मेरे को लग रहा है प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ओवरबॉट हो गया, इधर ओवरबॉट हो गया, यहाँ पे बाय हो गया, इधर एक रेजिस्टेंस ही आ रही है, इधर से इसने अपना लेवल तोड़ दिया एक, और हमारा प्रॉफिट भी एक तरह से 7-8% एक डे का हो रहा है। सो आई थिंक और अब तो कुछ ज़्यादा ही हो गया, 163 167 हो गया, तो आई थिंक आई विल बी कटिंग द ट्रेड्स जस्ट नाउ। ठीक है दोस्तों, तो कई बार ऐसा होता है, कई बार ऑर्डर भी लगा के बैठे होते हैं, तो लाइव प्रॉफिट हो गया $200 का, बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हुआ, ऑल ओवर वेरी गुड। हमने बहुत अच्छे से समझा मार्केट्स को एंड ट्रेड भी लिया, एंड कुछ ट्रेडर्स आ गए। हमारा स्टॉप लॉस मैनेजमेंट बहुत अच्छा था, बेशक हमें थोड़े लॉस झेलने पड़े स्टार्टिंग में, हमारी थ्योरी गलत हुई, बट इतनी मूवमेंट कराने के लिए ना मार्केट मेकर्स हैव इनफ मनी। ठीक है, ओवरऑल एक दिन में 1 मिलियन लॉट्स ट्रेड होते हैं, तो 1 मिलियन लॉट्स, और वो भी अलग अलग टाइम पे होते हैं, तो आप हिसाब लगा सकते हो कि 1 मिलियन लॉट के लिए कितना चाहिए। और जबकि ब्लैक स्टोन का साइज़ है 1.11 ट्रिलियन डॉलर्स, तो अगर वो मार्केट मेकर बन के बैठे हैं, तो 1 मिलियन लॉट्स इंटू 15,000 का माल। ठीक है, सो यू नीड $15 बिलियन, जस्ट $15 बिलियन। कोई भी ला सकता है दोस्तों, मार्केट मेकर्स के पास बहुत मनी होती है, दे कैन डू एनीथिंग इन सच टाइम्स, सो दैट्स वाई एंड दे कैन जस्ट प्ले दिस पीरियड ईजिली। ये पीरियड से लेके यहाँ तक उनको खेलने में कोई दिक्कत नहीं थी, ये सपोर्ट को तोड़ने में उनको कोई दिक्कत नहीं थी, एंड इवन दिस बिग मूव ओनली दे कैन ब्रिंग, नॉट रिटेल traders like you and me. We can just understand the numbers and anticipate the result and hope that those guys are also thinking the same things, और उनको थिंक करना पड़ेगा, क्योंकि अगर उन्होंने कुछ ज़्यादा अपनी मनमानी की, देन वी हैव द SEC, वी हैव द US Fed, द गवर्नमेंट, तो उनको भी दिक्कत हो जाएगी। बट आपने जैसे देखा होगा JP मॉर्गन पे भी कई बार ऐसे फाइन वगैरह लगे होते हैं, उनको दिक्कत हो, मतलब उन पे फाइन्स हुए हैं इस तरह की मैनिपुलेशन करने में। ठीक है, इंट्राडे में स्पेशली, तो इट्स नॉट अ बिग थिंग। कई बार तो एक्सचेंज, कोई क्रिप्टो वाले तो एक्सचेंज भी बंद करा देते हैं, शॉर्ट स्क्वीज लगवा देते हैं। जैसे अभी पिछले साल ही 60,000 का बिटकॉइन 8,000 पे मिला था कॉइन बेस पे, इतना बड़ा शॉर्ट स्क्वीज, और वो कुछ ही सेकंड में वापस 60,000 के प्राइस पे आ गया। तो अगर आप सेल लगा के बैठे थे कहीं किसी लेवल पे, तो आपको लॉस बुक करना पड़ गया, या आप कोई लिमिट ऑर्डर लगा के बैठे थे, तो जो भी बैठा होगा उसको बुक करना पड़ा होगा। तो आप सोच सकते हो उसकी जगह आप होते, या हम कोई कंपनी होती और हमारी कंपनी होती, तो कितना बड़ा लॉस होता। इस तरह के रिस्क को जानना भी बहुत ज़रूरी है, और हमने निकल लिए, क्योंकि इस 15 में, और इसमें मैंने एग्जिट इसलिए कर लिया क्योंकि ये 15 मिनट में बहुत अच्छा मूवमेंट ऑलरेडी दे चुका था, और क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पर आके अटक जाए, ये मूव अप डन हो जाए। ठीक है, तो इसलिए मैं ऑलरेडी निकल लिया, यहाँ तक आ जाए, क्योंकि ओवरऑल तो बेरिश बेरिश भी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब रिसेशन तो आ गई, अब वैसे तो बुलिश होने का टाइम आ गया, बट अभी भी इन्फ्लेशन बहुत दूर है टारगेट से, 2.5 से बहुत दूर है, और उसी की बातें यहाँ होती रहती है। अब चलो, अब ज़रा ये भी देख लें, ये तो मैंने कल देख लिया था। अब दोस्तों आप देखते रहना, मैं तो देखता ही रहता हूँ यार। एनीवेज, ये देख लेते हैं, ग्लोबल शिपिंग क्राइसिस इज़ नॉट ओवर, ये देख लेते हैं क्योंकि इन्फ्लेशन से रिलेटेड है, इससे हम देखेंगे। बट इसमें जो है, इसमें मॉनेटरी स्टिमुलस या मॉनेटरी एक्शन से तो कुछ नहीं होने वाला, फेड इसमें कुछ नहीं कर सकता। दिस इज़ प्रिंटेबल नॉन प्रिंटेबल एसेट्स, दिस इज़ नेटवर्क इफेक्ट, नॉन प्रिंटेबल नेटवर्क, बिटकॉइन विटकॉइन की भी तरह नहीं है कि हैक वैक करा दो। ठीक है, तो अब ये देखते हैं, क्योंकि इनकी बातें, अब जैसे इसकी 1 घंटे की वीडियो हो गई, ठीक है, ये 1 hour 22 minutes, वो पिछली वाली 2 hours की थी, और क्रैश ऑफ अ लाइफ टाइम, ये तो इन दी एंड आपको डेली कम से कम 4-5 घंटे यूट्यूब देखना पड़ेगा, 6 घंटे भी हो सकते हैं, 10 घंटे भी हो सकते हैं, जैसे ये वीडियो भी है, ये आपने मिस कर दी। ठीक है, ये बीच में रिएक्शन वाली वीडियो देख लो, टाइम पास कर लो, तो ये भी है, टाइम पास भी करना बहुत ज़रूरी होता है बीच में, या फिर कोई
और तरह का चैनल देख लो, ट्रैवलिंग देख लो, टाइम पास इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट वो कम होना चाहिए, ओनली 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एंटरटेनमेंट भी ज़रूरी है, एंड ऑलवेज ड्रिंक कॉफ़ी। आपकी नोज़ क्लियर होनी चाहिए। नोज़ में अगर आपके यहाँ पे पॉलिप्स फूलते हैं तो नोज़ में दिक्कत होती है, तो आप उसको क्लियर करा के बैठो, उस पर पहले फोकस करो। अपेंडिक्स का ऑपरेशन करवाओ, उसमें फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देख लो दोस्तों, वही वही जो आपको ये पाथ बताया था जो राइट होने वाला है, जो राइट हो गया, वहीं पे हमें रेजिस्टेंस देखने को मिली अभी यहाँ पे एक। तो पॉलिप्स का इलाज करके रखो, ये नेचुरल चीज़ें होती है। अपेंडिक्स का ऑपरेशन करा के रखो, अपने लाइफस्टाइल को सेट रखो, ठीक है। कहाँ पे आपने क्या आपको अच्छा लगता है, क्या बेकार लगता है, उसके हिसाब से बैठो। अब जैसे मैं बनियान पहन के बैठा हूँ, मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है, मुझे टी शर्ट पहनना नहीं अच्छा लगता, तो वैसे ही आप स्ट्रीम करो, वैसे ही काम पे जाओ। कोई काम पे नहीं पसंद कर रहा तो वो जगह छोड़ दो। तो ये है दोस्तों। पर अगर आपका काम किसी को, अगर आपकी हरकतें किसी को इफ़ेक्ट कर रही है, तो आपको ज़रूर उसमें चेंज करना चाहिए। और अगर आपका बॉस बोल रहा है, then you should give your 100% to correct it till a reasonable limit. If it's become like थोड़ा ज़्यादा होने लगता है या लिमिट ओवर हो जाती है, तो आप बता सकते हो, फिर ऑब्जर्व कर सकते हो कि ऐसे फिर होता है, तो आप रिजाइन भी कर सकते हो, ठीक है। बट 101% आपका होना चाहिए कि आपकी बॉस, आपकी टीम आपके साथ कंफर्टेबल फील हो। अगर कोई नहीं कर रहा तो आप लड़ो मत, नॉन कन्फ्रंटेशन मोड में रहो, नॉन वायलेंस गांधी जी का वे, ठीक है। पैसे बनाओ, निकलो, एंड अपनी नॉलेज को फिर से इंक्रीज़ करने लग जाओ। अब हमने पैसे बना लिए, हमने अपना टारगेट पूरा कर लिया। बेशक थोड़ा कमीशन कट करके $10-15 कमाएगा, 185 आ जाएगा 200 की जगह, बट ओवरऑल हमने एक बहुत अच्छा रिटर्न बनाया। हमने अपनी बहुत अच्छी नॉलेज बनाई, अपने सेशन को रिकॉर्ड किया और कर रहे हैं। और ये सेशन सभी के लिए रहेगा। डे ट्रेडिंग आपने कैसे करनी है ये भी आपको समझ आएगा। और अब हम आगे देखते हैं आगे। अब ये जैसे ये टैक्सेशन इज थेफ्ट, CIA = KGB, तो इस तरह की वीडियोस भी आप देख सकते हो, बट अभी नहीं देखेंगे, अभी हम ये देखेंगे। Use code JACK250 to get $250 off to the Blockworks Digital Asset Summit. It's in New York in September, and ticket prices are only going up. Link is in the description. तो दोस्तों बेसिकली होता क्या है, इन सब से ना डे ट्रेडिंग नहीं होती। ये लोग डे ट्रेडिंग नहीं कर पाते, तो इसलिए ये यूट्यूब पे इस तरह के चैनल्स, समिट्स ऑर्गेनाइज करते हैं, बिजनेस होते हैं, तो बिजनेस करते हैं ये, और इंटरव्यूज़ करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। तो अगर ये सही में ट्रेडर होते हैं तो आप इन पे ऐसे ट्रेडिंग नॉलेज के लिए रिलाई नहीं कर सकते, आपको खुद ही सीखना पड़ेगा। बट ये इसलिए है क्योंकि ये आपकी कंसेप्ट्स में हेल्प कर सकते हैं। एक दिमाग से अच्छा है 2-3 दिमाग आप सोचो, उससे अच्छा है 10-15 दिमाग सोचो। इसलिए मैं कहता हूँ उससे सोचो, उनके नज़रिए से देखो, यू फाइंड अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। इसलिए हम देख रहे हैं। एंड मैं कोई रिलीजियस वीडियो भी देख सकता था, मैं कोई मोटिवेशन वीडियो भी देख सकता था, बट वो देखने की ज़रूरत है नहीं। क्यों? क्योंकि आई एम नॉट इनटू दैट बिजनेस। दे सेल मोटिवेशन, उन्होंने अपने कोर्स बना रखे हैं, उनको वो चैनल पे वीडियोस ही इसलिए डालते हैं, मोटिवेशन के कोर्स बेचने के लिए, वेबिनार्स करने के लिए, ये भी इसलिए है। तो मैं आई कैन नॉट हैव दीज पीपल एज आइडल फॉर मी। मेरे को मेरे जैसा डे ट्रेडर मैंने तो नहीं देखा जो इस तरह से कनेक्ट करके बताता हो या फ्री स्ट्रीमिंग करता हो। नेवर एवर आई हैव सीन दिस। और यूट्यूब की हिस्ट्री में मेरा मेरा जो चैनल है, ये पहला चैनल है जो इस तरह से डिटेल तरीके से आपको समझा रहा है, वो भी हिंदी में। और मैं आगे इसको और भी भाषाओं में चेंज करूँगा, जैसे कि चाइनीज़, कोरियन, अरेबिक, उसमें मैं लिपसिंग अपनी वो करवाऊँगा। एंड वी विल सी व्हाट हैपेंस, क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड नॉलेज है। डे ट्रेडर्स बहुत पैसा हारते हैं, और जो मैंने आपको तरीका बताया वर्ल्ड वाइड अप्लाई होता है। नंबर्स अगर आप वर्ल्ड वाइड देख सकते हो तो नो बिग इशू। और देखो दोस्तों, वही चीज़ होने लगी। अब मैं कोई अंतर्यामी तो नहीं हूँ, बट एंटिसिपेशन वेज मैंने आपको बता दी थी क्या हो सकता है। हो जा सकता है प्राइस यहीं पे ख़त्म हो जाए, यहीं पे टंग जाए, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि यील्ड्स ज़्यादा आएंगी। अगर यील्ड्स ज़्यादा आ गई दैट मीन स्ट्रेंथ इन द डॉलर, और वो थोड़ी लेट आनी है, तो स्ट्रेंथ इन द डॉलर्स में डिक्रीज इन द प्राइस। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ तक आ सकता है, या पूरा ही नीचे भी आ जाए, ऐसे भी दिन हुए, या फिर इस तरह हो जाए, ठीक है।
एनीवेज अच्छा हुआ हमने अपने प्रॉफिट्स ले लिए, ज़्यादा देर नहीं बैठे, क्योंकि हमारा टारगेट मीट हो गया था। ऐसे तो मैं होप करके यहाँ तक भी बैठ सकता था कि यार नहीं नहीं यहाँ तक चला जाएगा, बट ओवरऑल अपने को पता है इन्फ्लेशन का चक्कर, इंटरेस्ट रेट का चक्कर, और यहाँ पे जो बातें हो रही हैं, अब हम इनकी बातें सुनते हैं, फिर इनकी बातों पर मैं थोड़ी कमेंट्री दूंगा। ये भी ज़रूरी है डे ट्रेडिंग के बाद, ये नहीं कि छोड़ दो, ऐसे बन गए तो निकल लिए। नो, अगर आपको जैसे मेरा रूटीन जीते हुए 10-15 साल हो गए हैं तो ठीक है, बट अगर स्टार्टिंग है 1-2 महीने 2-3 साल, एंड यू नीड टू लर्न। अगर आपने एक साइकिल फुल नहीं देखी ना, फुल बुल रन एंड फुल बियर रन नहीं देखा, देन यू नीड टू सी दैट टाइम अगेन एंड अगेन। इंटरेस्ट इंक्रीजिंग टू इंटरेस्ट डिक्रीजिंग का टाइम पीरियड नहीं देखा, तो आपको उस टाइम तक बैठने की ज़रूरत है, उस टाइम को आराम से, उस टाइम से अपने सीनियर से सीखने की ज़रूरत है। अपने सीनियर्स की तरफ आपको काइंड होना पड़ेगा, कंपैशनेट होना पड़ेगा। वो भी बिजी होते हैं, उनको भी फ्रस्ट्रेशन होती है, वो भी इंसान ही है इन दी एंड, ठीक है। अगले कईयों की दिक्कत होती है पर्सनल, तो उसको भी देखना पड़ता है। तो जब मैं जॉब करता था, मैं खुद इस तरह का, पहले तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता था, बट फिर जब मैं खुद देखा, उनकी पर्सनल लाइफ देखी, और धीरे धीरे आप किसी के साथ तो पता चल जाता है, तो फिर कारण भी पता चल गए। फिर मेरे को समझ आया, हाँ भाई मेरा गुस्सा करना शायद ठीक नहीं था, या फिर इनका गुस्सा करना गलत टाइम पे हो गया मेरे पर। इस तरह से होता है दोस्तों। तो हिंदी एंड हम ह्यूमन है, हमें एक साथ ही चलना है, एक साथ ही बढ़ना है, एक साथ ही काम करना है। तो अगर हम ऐसे छोटी छोटी बातों पे गुस्सा होकर बैठ गए, गुस्सा करने लग गए, तो फिर तो हो लिया अपना काम, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ पे ये क्या बातें हो रही है। ये 25 अगस्त की वीडियो है, आज की वीडियो है, और ये शायद कल की बात करेंगे, और इन्फ्लेशन की जो बातें हैं वो करेंगे। बट ये इंट्राडे में इस तरह के कोई भी नंबर्स और इसका क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, ये कोई बातें नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस बार को याद रखना। I am joined by Saul Mercogliano, maritime historian and professor of history at Campbell University. और एक और चीज़ देख लो, जैसे स्टॉक प्राइस ऊपर जाने लगा, यील्ड कितना गिर गई, और यील्ड इतनी गिर गई, एंड और यहाँ पर रेजिस्टेंस आ रहा है, यहाँ पे यील्ड के लिए सपोर्ट आ रही है। तो अगेन इस तरह से भी आप इंटरप्रेट कर सकते हो डेली मार्केट एक्शन को। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है साथ के साथ, इसलिए समझा रहा हूँ, क्योंकि इन ऑन अ गिवन डे एज अ लर्नर आपको वीडियोस भी साथ के साथ देखनी है, चार्ट भी साथ के साथ देखना है, समझना भी है, तभी आप एक अपनी लर्निंग जर्नी में फास्ट ग्रोथ करोगे। और जो आपकी ग्रोथ होगी वो स्ट्रॉन्ग भी होगी एक तरह से। जितना ज़्यादा टाइम लगाओगे, 6 घंटे की जगह 12 घंटे लगाओगे तो और बेटर होगा। 2 घंटे और डिस्कशन में लगाओगे किसी के साथ तो और इवन बेटर होगा, ठीक है। और डिस्कशन भी ऐसा नहीं कि कमेंट्स में डाल के लिख दिया और एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपसे कोई कमेंट करने आएगा, बट कमेंट करने कोई आएगा नहीं, वो इस तरह के स्कैमर्स होंगे। आई एम न्यू टू ट्रेडिंग, हाउ कैन आई मेक मोर प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट इन क्रिप्टो विदाउट इनकरिंग मच लॉसेज। और फिर यहाँ पे किसी का, और ये सारे एक ही टीम के बंदे चैट कर रहे होंगे यहाँ पे, और फिर वो इस तरह का नाम लिख देंगे। फिर आप यहाँ पे जाओगे, वो बोलेंगे पेमेंट दो, आपके पैसे भी निकल जाएंगे और क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन भी लूज हो जाएगी। तो इस तरह के डिस्कशन नहीं करने हैं आपने, अपने साथ वाले की रिस्पेक्ट करनी है, उसको इंकरेज करना है। अगर वो इंकरेज नहीं हो रहा है तो बॉस को बताना है कि सर हम ट्रेडिंग करते हैं, इसके पास कोई नॉलेज नहीं है। या फिर आप अपने बॉस को बोल सकते हो कि भाई, अब ये इररिस्पॉन्सिबल बंदों की बात कर रहा हूँ मैं, तो ऑलरेडी रिपोर्ट्स मांगता हूँ अपने ट्रेडर्स की कि भाई दिखाओ तुमने क्या इंटरप्रेट किया है, वो सारा वो चार्ट, वो राइटिंग मेरे पास होनी चाहिए एट द बिफोर द ओपन, वो मिनट्स मेरे पास होने चाहिए आपकी अंडरस्टैंडिंग के। ठीक है दोस्तों, तो ये बात है। University. Saul, great to have you on Forward Guidance. It's great to be here with you. Saul, I'm so glad you're here because you are an expert in shipping, and that shipping really has been at the forefront of macroeconomics, inflation, the global economy. You know, if you turn on the TV, you'll hear a lot about supply chain this, supply chain that, but what actually is the supply chain? A huge amount of it is shipping, and the price of ships, the price of carrying things from point A to point B, has just skyrocketed higher. Now it's in decline. Now that economic growth is slowing worldwide. First of all, do you agree? Do you agree with my claim, the assertion that shipping has really driven inflation over the past 2 years? Oh, I think it's been a primary driver. It's not the sole driver by any means, of course,
but it has definitely contributed to it. And if you go post-COVID, the outbreak of COVID in March of 2020, and then all of a sudden this huge तो इन्फ्लेशन के भी दो तरह के मेथड्स होते हैं, या तो मनी प्रिंटिंग हो जाए, वो मैंने पिछली वीडियोस में बता रखा है, मनी प्रिंटिंग वाला, और जिस तरह का सप्लाई शॉक लग जाए। सप्लाई शॉक जैसे अब ये डिस्कस हो रहा है, तो सप्लाई शॉक में अगर सप्लाई नहीं आ रही, डिमांड इतनी है और सप्लाई घट गई, सॉरी सप्लाई इतनी है, डिमांड इतनी थी, ठीक है, और सप्लाई और इधर क्वांटिटी है, इधर डिमांड है, और चार्ट इस तरफ है, इस तरफ। अरे यार, जिसने इकोनॉमिक्स पढ़ी है वो समझ लेना। अब जब सप्लाई घट जाती है किसी चीज़ की मार्केट में, तो सभी को पता है प्राइस बढ़ जाता है। तो अभी उस पर डिस्कस हो रहा है कि शिपिंग की वजह से बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है। तो वेरी इंपॉर्टेंट टू लिसन। demand spike. और ये हमसे बहुत बड़े हैं, तो इज्जत हमसे ज़्यादा दुनिया देखी है, तो हमें समझा भी सकते हैं एक अच्छे से, इसलिए सुनना ज़रूरी है। In goods, the growth of e-commerce takes off, and what we're seeing right now was freight rates increase dramatically, in some cases almost tenfold. And now what we're seeing is really a plateauing of the freight rates, but still at a pretty high level. And it wasn't even just a shift in from services to consumer goods. It was the type of consumer goods changed. And the problem you had was nobody knew when COVID was going to end. And so you had goods coming across for an economy that was factored in. You got to remember, the minute you push that button on your phone for Amazon, that good has been moving for 180 to 120 days already. So, you had the pre-COVID economy goods coming in, but then everything shifts. And now people are ordering new things. They're ordering the office furniture. They're offering, stuff for the home. The different type of toilet paper than the commercial toilet paper. You need the residential. But nobody knew when that was going to end. And so what you had was really a series of issues that took place. Number one, on ships, there was a lot of excess capacity on shipping out there, on ocean shipping. And so the ocean ships could accommodate that. These container liners had been built to these ever larger numbers. You saw a vast economy of scale being implemented. And so the ships could take a pre-COVID load of goods plus a COVID load of goods on board at the same time. And the issue you had then is when that stuff arrived into US ports, the ports were finite. They were set for a specific level of goods coming in. And what you literally saw was a tsunami wave of cargo hit the U.S. supply chain to a point where you saw the issues come to bear. Not enough truck drivers, not enough warehouse capacity, not enough rail capacity. We could accommodate about 1% or 2% growth here and there with spikes, but this was a. तो दोस्तों, अब ये जो बात कर रहे हैं ना, ये 2020 की बात कर रहे हैं। 2020 में कितने तगड़े लॉकडाउन लगे थे, और उस टाइम पे जो इन्फ्लेशन, जो मनी पंप हो रही थी, वो पहले तो उसने क्रिप्टो के प्राइस बढ़ा दिए, तो उसकी इन्फ्लेशन इतनी दिखी नहीं। फिर वो जब क्रिप्टो बढ़ गई ना, फिर वो रियल गुड्स में आने लग गई, तो क्योंकि क्रिप्टो की इन्फ्लेशन उसमें काउंट नहीं होती रियल इन्फ्लेशन में, ठीक है, जो क्रिप्टो प्राइसेस में अब हुआ, इतना 10x 20x हो गया। बट जब वो 10x 20x लोगों ने रिटर्न बना लिए, फिर उन्होंने रियल गुड्स खरीदने स्टार्ट किए, यानी कि 20 अप्रैल 21 में, और तब जाके हमें इन्फ्लेशन देखने को मिली और लैगिंग इफेक्ट आया। अभी जैसे इंटरेस्ट रेट घटाने का, मॉनेटरी ईजिंग का, क्वांटिटेटिव ईजिंग का जो इफेक्ट था, वो लैगिंग था। उसको आने में, वो 2020 से आने में 2021 तक का टाइम लग गया। उसी तरह से अब जो इंटरेस्ट रेट पिछले साल से बढ़ाने का, यानी कि नवंबर 2021 में बढ़ाने के जो टेपरिंग अनाउंसमेंट हुई थी, उस टाइम भी बड़ा दिक्कत थी लोगों को कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, ऐसे पागलों वाले सवाल पूछ रहे थे, जबकि ऑब्वियस था, ठीक है, वो ऑब्वियस था कि बढ़ेंगे। इकोनॉमिस्ट्स ने बोल दिया था बढ़ेंगे, जो एल्फेंजो पैकेटिलियो उसने ऑलरेडी बोल दिया था कि बढ़ेंगे, नो देयर इज नो वे अराउंड। बट समझते हो ना, कोई बुल ट्रैप सेटअप करने वाले मार्केट मेकर्स, मैनिपुलेटर्स, तो इस तरह के लोग भी, और वो पंप करते रहे, वो क्रिप्टो को पंप करते रहे, वो ऐसे सवाल पूछते रहे बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, वो तब तक पूछते रहे, मास तक पूछते रहे, ठीक है। तो आपको समझना है
और ऐसे टाइम पे आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग ही बचा सकती है। इमेजिन करो, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, उधर रावण खड़ा है लक्ष्मण रेखा के उधर हिरण बन के, और इधर आप खड़े हो एक सीता मैया की, तो आपको कितना तरह सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो बट अब आपको मैंने बता दिया, अब आपको इतना नहीं सोचना पड़ेगा नेक्स्ट टाइम। जब नेक्स्ट टाइम इंटरेस्ट रेट्स टेपरिंग की अनाउंसमेंट होगी, टेपर पहली स्टार्टिंग टू टेपर, there are no interest rates in sight, interest rate increases in sight, then you will know that interest rates increases are coming, they will be in sight soon, so better get out, better book your profits, take cash and stay in dollars, don't move in, or either short some of your portfolio, but stay away, just stay in cash, and that cash should also be in यूएस डॉलर, क्योंकि बहुत सारी गवर्नमेंट्स भी करप्ट, मतलब क्या कहते हैं, बैंक करप्ट हो जाती है, जैसे श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश हो गए, उधर अल्जीरिया भी होने लगा है। Across the board. And not only that, it was more than several percent. And you could build a ship in 2 years. You can't really rebuild an infrastructure for a port in a community in anything less than 10. And so what we saw was all of a sudden this wave of goods come over, and then you got bidding wars going in to get their goods here. Well, I still need my goods coming in. Can I do the New York nightclub thing and pay the front guy a couple extra dollars to jump the front of the line? And that's where you saw the spot rates start taking off, because the ocean carrier sat there and said, you want to move your stuff to the front of the line? We can do it for you. You just got to pay an extra $5,000, whatever it happened to be. And then you had new entrants into the field, and the ports were like, hey, we're wide open, come on in. And they basically double booked. And so they couldn't accommodate everybody in. So there was a lot of issues that all went into that. Right. And so the consumer demand, almost everything that the consumers demand, you and I could demand, that comes in containers. You said a large container ship, and that is, I'm sure most people watching this have seen it. It is that large metal crate that can fit a large volume of packaged goods and the like. But there's two other sort of main types of shipping. और ये डिस्कशन दोस्तों ये तो आज कर रहे हैं, पर ये डिस्कशन पहले भी बहुत बारी हो चुका है, 2021 में भी हो रहा था, और उस टाइम पे भी जब ऐसी बातें होती थी ना कि डॉलर बढ़ेगा, इंटरेस्ट डालने पड़ेंगे इन्फ्लेशन को कम करने के लिए, बिटकॉइन गिरेगा, तब बहुत तरह के बहाने यूज़ किए जाते थे बिटकॉइन को ऊपर दिखाने के लिए, या फिर इस तरह की कॉइन्स को कि मेटावर्स आ जाएगा। अब तो सब चश्मे लगा के घूमेंगे, और कोई ऐसा बोलता था कि भाई डिक्रीज आने वाला है ग्रोथ एसेट्स में, तो तब उनको गालियाँ देते थे कि चलो तुम्हें तो कुछ नहीं पता, तुम तो पुराने इलाके में रहते हो, तुम तो ऐसे ऐसे रहते हो, वैसे रहते हो, तुम तो गंवार हो, ऐसे ऐसे बोलते थे लोग। तो ये मेनिया की निशानी होती है। ठीक है दोस्तों। One is dry bulk and one is tankers, right? So tell us, what are those two, and did they all go up at the same time? Are they declining faster? Like, tell us the difference between them. Sure. So, I mean, the container was what got a lot of attention, obviously, because everybody saw the parking lot off of LA and Long Beach. Everybody saw container shipping lines rates spike, and they saw their stocks also increase dramatically. Companies like Zim, for example, were very popular. Everybody was watching them. In the bulk sector, you have dry bulk, and dry bulk can be anything from ore, iron, steel, to coal, and then also grain, which is really a big issue right now with what's happening in the Black Sea and Russia and Ukraine. And the bulk trade is a very interesting one to watch because it is the biggest growing sector in shipping. Nobody ever understands that. Everyone is so fascinated by containers, but it's the bulk market that's really the biggest. And for example, most people tend to think China is a huge exporter. They're also a huge importer of raw materials, particularly coal and material rare earth minerals and iron coming in. And so we're literally picking pieces of the earth up, putting them into large voluminous ships and moving them around. And this is in different elements of trade. So when you start talking about bulk iron, for example, and coal, those tend to be very large vessels. And these are vessels that sail
pretty much transoceanic voyages, from Western Australia to China, from Brazil around the Cape of Good Hope to Asia. Those tend to be the big ones. And then the medium size to smaller ones tend to be the grain ships. These are the ships that provide food, wheat, corn, sunflower seeds, you name it. And those are the ones that provide the food commodities. And the really important thing in the bulk trade to watch is not just tonnage, but also the voyages, the ton miles. And this is true in the tanker trade, which we'll talk about in a second, is how the tanker trade changes in terms of volume of not just the amount of cargo, but the distance it covers. So if you have a ship that's doing normally 6 voyages a year, but now all of a sudden, because of a closure of a port or because of a demand, it now has to travel twice that distance. It's only getting 3 voyages in a year, which means it has to raise its rates to make up that offset cost. And so that if you're the purchaser of that grain or ore or whatever it happens to be, you're paying more for it. In the tanker market, again, you have kind of 3 subsets. You have what's called the crude sector or the dirty sector. Crude oil is exactly that. This is oil that needs to be taken from where it's basically taken out of the ground, either ashore or at sea, and then brought to refineries to be done. And crude oil, once you put it in a tanker, is a dirty tanker. You can't really put clean products in it. Clean tankers or product tankers are gas, diesel, any sort of refined gasoline. They tend to be smaller, but this is where we saw, for example, the issue with diesel shortages in the Northeast. One of the things I'd be very careful of telling people is, if you remember when diesel and gasoline was short in the Northeast, it really wasn't. What you had was a lot of speculation going on where gas and diesel was being pulled out of the Northeast and sailed across to Europe because it was much more profitable to sell that in Europe than it was to sell it in the Northeast of the United States. And then the last element you have in here is the liquefied natural gas. Liquefied natural gas and also liquefied petroleum gas is the other one. These are special carriers that refrigerate basically a gas down to a liquid, and you can move it across the earth in these mobile carriers. The tanker market has been turned on its end because of what happened in Russia and Ukraine. All of a sudden, you don't have gas and oil coming out of Russia. You don't have liquefied natural gas coming out of Russia. And so you have to make up for that. So, for example, early in 2022, the U.S. became the largest exporter of LNG in the world. We surpassed Australia and Qatar. But then you had the Freeport explosion down at the LNG facility that knocked the U.S. off that precipice, but we're slated to get back up again when that facility resumes back to full production later in the year. And so the tank. तो दोस्तों देखो, अब इन्होंने क्या बोला कि यूएस डॉलर जो यूएस था वो एलएनजी का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन गया था, तो लड़ाई का फायदा तो इंडिया एंड यूएस को हुआ, ठीक है ना, जो रशिया यूक्रेन की लड़ाई हुई। और फिर जब क्या पता है, अब रशिया के ट्रेडर्स और यूएस के ट्रेडर्स लॉन्ग बैठे हुए एलएनजी के लिए, और जब उन्होंने देखा कि सप्लाई अब तो कम हो जाएगी तो उन्होंने उसकी रिफाइनरी उड़ा दी एलएनजी वाली। ऐसा भी हो सकता है, एक्सीडेंट तो हो ही सकता है साथ के साथ। क्या पता रशियंस ने उड़ा दी हो, तो यू कैन नॉट से, बट जो लॉन्ग बैठे थे गैस का उनका तो फ़ायदा हो गया। तो ये भी एक नज़रिया आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि अगर कंटिन्यू में और वो ब्लास्ट हो जाता और उसी टाइम क्या होगा, प्राइस तो अप जाएगा ना, क्योंकि क्वांटिटी तो डाउन हो गई, डिमांड अच्छी है, अच्छी खासी डिमांड है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से भी सोचना है, ये भी। ये अब देखो कितना बढ़िया इन्होंने एक और रेफरेंस दिया। मेरे को तो उस टाइम पता था जब हुआ था, बट मैं क्योंकि नेचुरल गैस ट्रेड नहीं करता, क्योंकि मैं तो अकेला हूँ, मैं नैस्डैक पे फोकस करता हूँ। अगर मेरी टीम होती तो उनको उस पर ज़रूर एलोकेशन देता, मैं कमोडिटीज़ में, गैस में देता, गोल्ड में देता। बट अगर आपको कोई टीम में ऐसे लेता है, अगर आप गैस ट्रेडर हो किसी ट्रेडिंग टीम में, तो आप ऐसे इन न्यूज़ को भी आपने ऐसे इंटरप्रेट करना है। एक ट्रेडर वही है जो असली ट्रेडर वही है जो बस ऑयल को ना ट्रेड, या जो सिर्फ ऑयल ट्रेड करता हो, वो असली ट्रेडर नहीं है। एक ट्रेडर, असली ट्रेडर वही होता है जो असली बिजनेस भी कर ले, रियल बिजनेस भी कर ले, दुकान भी चला ले, फैक्ट्री भी खोल ले, फार्म भी चला ले, और एमएनक्यू में भी ट्रेडिंग कर ले, नैस्डैक निफ्टी, बैंक निफ्टी, करेंसी, फॉरेक्स, बॉन्ड्स, हर जगह ट्रेड कर ले, वो है असली ट्रेडर, ठीक है। तो इसलिए आपको असली ट्रेडर बनने के लिए दिमाग लगाना ज़रूरी है, ऑब्जर्वेशन करनी ज़रूरी है, सीखना ज़्यादा ज़रूरी है।
तो हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या हो रहा है. Tanker market, those rates are still very high, but we are seeing some falling in dry bulk and container shipping. But they're not falling as much as some had anticipated. Right. I think the biggest one you see falls in is containers, because containers were at Mount Everest. I mean, they were at the highest we've ever seen. Even if you go back to pre-2008, because that was the big level. I mean, pre-2008 recession, containers were at this huge super level. But what happened after 2008, beyond the recession, was again overbuilding. The ocean carriers got into this shipbuilding race, where the container companies started building these mega ships. You know, if you go back 15 years ago, the biggest ships carrying containers out there were maybe about 8,000 boxes. MSC just launched Mediterranean Shipping Company, the largest container carrier in the world, just launched a ship capable of carrying 24,000 boxes. So, you know, the scope and scale of these vessels is incredible. Think Ever Given in the Suez. And it's all economy of scale. Again, if you build a ship longer, wider, and deeper, you cube the volume of the vessel, which means you can carry more. And one of the things we तो अब ये तो सुन लिया आपने, बट इसको दिखा देता हूँ मैं अब, क्योंकि हम बुलिश थे ना. तो देखो क्या हुआ, जो वे था उसके ऊपर ही एकदम बाय हुआ और बुलिश वेव आ गई. हम तो पहले यहीं से एंट्री मार के बैठे थे, बट अगर हम और एक टाइम देते और ट्रेड को टाइम देते, और अगर हम बुलिश एटीट्यूड होता तो हम यहाँ पे बाय मार सकते थे. एक अमेच्योर ट्रेडर को, जिसको नहीं पता होता बुलिश क्या है ये क्या है, वो देखता अरे यहाँ पे तो वीकनेस आ गई, अब यहाँ पे ना मैं एक सेल ले लेता हूँ और प्रॉफिट लेके निकल लूँगा. बट एक जो ओरिजिनल ट्रेडर है, जो ट्रेंड ट्रेडर है, उसको पता होगा कि अच्छा हमारा बुलिश है और यहाँ पे मार्केट सांस ले रही है, फिर से एक बाय बन सकता है, और इसके नीचे अगर मैं एक स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा के बैठ जाऊँ और वो बेशक हिट हो जाए, जैसे हमने इस टाइम पे किया था ना. एक लिया, फिर स्टॉप लॉस लगाया, फिर यहाँ पे फिर कट मारा उसका, फिर हमने यहाँ पे बाय पोजीशन बनाई, फिर इसी तरह 1 मिनट के चार्ट पे फिर वो इस तरह बनाते, फिर बाय स्टॉप ऑर्डर लगा के बैठे, यहाँ पे अपने को ट्रेंच किया और फिर यहाँ पे निकल लेते. तो यहाँ पे भी तो वो ट्रेंड ट्रेडर ऐसे ही करता. अमेच्योर ट्रेडर कैसे करता, सेल, अभी मैंने बता दिया, सेल मारो सेल मारो सेल मारो, और फिर सेल नहीं आता गालियाँ देने लगता हैं, बाय बाय ऐसे क्यों कर रहे हैं, मार्केट मैनिपुलेशन हो रही है, नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं ऐसे नहीं. मार्केट मैनिपुलेशन दोस्तों होती है, वो इसी लेवल तक रहती है जितनी हुई, ठीक है, उतनी नहीं होती कि आपका अकाउंट का अकाउंट उड़ जाए. ऐसी नहीं, वहाँ पे आपकी ही की कोई गलती है. तो अब ये देखो, तो कितना पॉइंट बनता, 55 से 3130, 55 से 13085, तो यानी कि 30 पॉइंट, यानी कि एक लॉट पे $60. अगर आपके 2 लॉट होते, 3 लॉट होते, तो 60 × 3 करके 3 लॉट पे $180 बना लेते, 2 लॉट होते तो $120 बना लेते. ये हाईलाइट कर रहा हूँ क्योंकि इंट्राडे में जो हमने व्यू बनाया था, जो ये व्यू यहाँ पे कंटिन्यू हुआ, फिर इधर कुछ कंटिन्यू हुआ है, फिर इधर ट्रेडर्स आए, तो आपको इस तरह से इंटरप्रेट करना है, क्योंकि पूरी दुनिया के ट्रेडर्स नंबर देखते हैं. अभी यूके वाले सो रहे होंगे, जापान वाले सो रहे होंगे, वो थोड़ा लेट, तो अभी यूएस वाले उठ रहे हैं, तो तीनों जगह के ट्रेडर्स ने बुलिश ही एक्सपेक्टेशन दी, ठीक है. और यहाँ पे आपने को दिखाई दिया था कि उनकी मीटिंग हुई थी इस जगह, फेड, जापानीज फेड की, 25 अगस्त को 7 बजे सुबह के इंडिया के टाइम पे. ये 7 बजे जापानीज बीओजे नाकामोरो स्पीच. अब नाकामोरो वहाँ का हेड है, जैसे होम मिनिस्ट्री इंडिया में, जैसे यूनियन मिनिस्टर राजनाथ सिंह, जैसे बैंक का मिनिस्टर कोई और है इंडिया में, रिजर्व बैंक के मिनिस्टर वो थे रघुराम राजन, ऐसे नाकामोरो वहाँ के हैं. तो इम्पोर्टेंट्स होते हैं इनके वर्ड को जानना पहचानना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. saw was container rates went to this huge level that we ऑन अ डेली बेसिस. never seen before. Now they're down. Now they're coming down off that. But a lot of people were talking about it falling off a cliff. I don't think we're falling off a cliff. I think we've kind of plateaued, you know. We're still high, you know, coming off the backside of Mount Everest, you know, it's still dangerous. अब ये वही कह रहे हैं कि बहुत लोग जो बीरिश हो गए हैं, उनको इतना बीरिश होने की ज़रूरत नहीं है. हमने भी देख लिया, पीपीआई सीपीआई पहले तो यूएस की नीचे आई, अब स्पेन की नीचे आ गई, ठीक है, कंट्रोल में आ रहा है काम. फ्रांस में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, तो इट इज़ कमिंग एज इट्स अ सिग्नल ऑफ इंक्रीजिंग कंट्रोल ऑफ द मॉनेटरी मास्टर्स
on the effects of their previous monetary policies. Dangerous. You got to be careful. You're only halfway down the tallest mountain in the world, so you can still die. And what we see here too is the container companies are a lot different than they were a few years ago. One of the things that's happened beyond the new build ships is since 2016, these container companies, especially the top 9, are in these 3 large alliances. What some people call a cartel. The president called it that in a State of the Union speech. But they get into these sharing agreements. And these 3 big alliances basically divvy up among themselves about a third of the route among each of them. So if you're going from Asia to the West Coast of the United States or East Coast or to Europe, you basically see these large ocean carriers, these 9 big companies that control 85% of all the containers afloat. They are basically controlling that movement. And what we're seeing happen now as rates begin to fall and as cargo volumes begin to fall, it's still high. We're still at, everyone's comparing everything to last year. And last year is the abnormal year. It was just a crazy year. But if you look at where we were pre-COVID, for example, we're way above where we were. And one of the things the ocean carriers are going to start doing is controlling the voyage of vessels. They're going to start cutting voyages because they want to keep those freight rates high. You got to remember, in 2021, the ocean carriers, those top 9 companies, made as much profits in a single year as they did in the entire decade of the 2010s. It's just record profits. And ocean carriers want to get back to that. And they're going to do what they can to kind of manipulate the system as much as they can by controlling the supply of ships and containers to keep freight rates not at the tremendous level they were, but at a much higher than they were. You got to remember, pre-COVID, you were talking about moving containers for $1,500 to $2,000. At the height of COVID, you're talking about $25,000. Right now, we're talking about anywhere between $6,000 and $10,000, depending on the route. Sal, if you had to sum up, how would you assess the current health of the shipping market? Well, I think ocean shipping is pretty strong right now. I still think, everyone is talking about, well, it's, we're coming off that peak. We're still pretty high up. I mean, it's still at a pretty commanding level that we're at. I think the ocean carriers are much smarter than they have been in the past. Always got to get worried about the greed, because once that kicks in, will they start going against each other? Will they start, trying to run each other out? I think that's always lingering on it. But I think the taste of profitability they saw, and like you said, you look at those graphs of, what the top 9 container companies were making in 2010, and then you throw 2021, 2022 on there, and you're talking about $50, $60 billion worth of profits, more profitable than Facebook, Amazon, Netflix, and Google. It's crazy amount of money. The variable here, too, I will also argue, is the amount of people who are getting into these stocks, again, who don't understand the stocks, who will sell and buy based on the, what the wall, what the Dow Jones does, what the S&P does, which is really completely independent of what's going on with shipping. Because what shipping is doing in many ways is in the forefront. It's already have accounted for it. So that when you look at commodities being hauled on dry bulk vessels or fuel, you already know what's happening. Smart person sits there with Russia, Ukraine, and sits there and says, dry bulk market's going up, tankers are going to go up. They may not go up immediately, but they're going to go up just because of the disruption this is going to cause. And then the other issue, I think, that really with the market is when to get out, because again, unless you're watching it very closely, it's hard to tell when to get out, because things are going to go bad. I just watched the market take this huge tumble, and everyone's like, sell, sell, sell. It's like, nope, don't sell a thing. It's going to tumble down. It's going to look terrible, but it's going to spring back up, because this is just a correction that's taking place in the overall market, not in the industry itself. So I think ocean shipping is in a pretty good position. And if you look at the stocks of the shipping, the carriers, shipbuilders, they had an absolute abysmal year from 2010 to to 2020, right before 2020. Why was that the case? Was shipbuilding and shipping a very bad industry, unprofitable industry over the past 10 years? And if so, why? And does that compare, historically, has shipbuilding been
a profitable business, unprofitable business, or is it one of those businesses where you really got to count every penny because it's just not inherently a cash flow machine like let's say Apple Apple. Right. Shipping historically has been a long term. It's a long term investment. You're in it for the long term. You're not going to see quick runs. But one of the things that's very unique about shipping, and we usually saw it in the tanker market, this is where you saw it more than anything else, was in the tanker market, where if you were in at the right time, at the right moment, you make all your money. You make all your money at one moment if you're investing in stocks. If you're shipping companies, you would make money in one quarter sometimes because all of a sudden the rates would happen, or you were in an advantageous position to be in where all of a sudden you're in good. So, for the tankers in 2020, when all of a sudden everybody stopped driving, all of a sudden there was all this gas and diesel being made that wasn't being consumed. And so if you had a tanker, you made a fortune just having your tanker sit there loading fuel and not going anywhere. It was great. It was just literally you're renting out your tanker as a storage facility. And so one of the things we've seen historically in shipping is if you watch the market close enough and you can read kind of the tea leaves a bit, you can invest at the right time, make a lot of money, and dump back out and get out. The rest of the time, you got to be in it kind of for the long haul. And one of the things we saw with containers in the 2010s was I would argue that the companies that were involved at the time were doing a lot of things to run their competition out. So they were very predatory against each other. So they were building these big new ships. Again, they thought economy of scale. I'm going to get my freight rates, my costs down because we're operating in low freight environments. So the way I make money is by hauling a lot of containers cheaply. Well, when demand goes down and everybody's doing that, you run into problems with that. And then your other option is to slow the ships down because you're not burning as much fuel. And so what you saw was a lot of cutthroat elements there. You saw a lot of container liners go down. Again, go back 15 years ago, the top 10 companies carried 50% of the containers. Today, the top 10 companies carry 85% of the containers. And so what you saw were companies like Hanjin Marine, which was a Korean company in 2017, go under because basically a group of container companies ganged up on it and basically ran it out of business. These alliances now are coming under a lot of scrutiny. In the United States, the passage of the Ocean Shipping Reform Act, and even in the EU, the consortium that allows this to happen is being analyzed. So right now, there's a lot of money to be made in containers. Everybody's seeing that. They're seeing the profitability of them. They're seeing cash dividends from companies like Zim and Matson. Matson had a great second quarter, just fantastic. They're making money great. The question is, what happens with it? And you got to be very careful because they're not interchangeable, a lot of these container companies. They operate in very unique routes. Matson, for example, operates in the coastal protected route of the U.S. They control the Hawaii to U.S. trade. Whereas Zim is a global contender. They operate on the world scale as an independent, but probably going to see them fold into an alliance fairly soon. And so, fold into alliance means they're bought out? Not bought out, but they start operating with other companies. And so they start working in a sharing agreement with them so that they won't compete against those companies and they'll make sure they get a share of the route to them. Yeah, just to give an example for the audience Sure. of how profitable these companies are. Yes, they had a very bad decade over the past decade, but I think Zim, the company you mentioned, a charter company out of Israel, they paid a dividend in the first quarter of 2022, and that dividend was more than the stock IPO'd at in 2021. It was I mean, if you're going to IPO a container liner, Zim had the time. They definitely were on the right moment at the right time to do that. And again, shipping companies were one of those stocks it's very interesting to follow because again, there was only a few people following them, and they tended to be very, very niche. Not a lot of people looked at it. And what you saw was all of a sudden everyone saw, well, this is great. I'm going to make money in shipping. It's the way to go. But you got to be very careful because when it takes that downturn, it takes the downturn fast. So for example, in container shipping right now, everybody was forecasting, okay, we're going to see freight rates plummet off and therefore stocks are going to plummet. That's not happened yet. In what we saw was the second quarter coming in for all these companies is record profits still coming in. Now, you need to be aware that this is going to happen. The downturn is on the horizon. It's going to be the end of 2022 into 2023 where we're going to see those things happen. That's the natural moment when freight comes down,
We didn't see it this year because we were still operating in a COVID. I know everyone forgets, but we're still in a COVID environment. And I would argue that the economy hasn't quite figured out yet what the consumers want, because now we've got people shifting to work from home. There's still a lot of flux in the economy right now. And again, the recession, or the looming potential of a recession, has people changing their buying patterns. But shipping doesn't change very quick when it comes to buying patterns. Again, you got to be 120, 180 days in advance. And we still see record volumes coming in. And one of the other things we're seeing is the shipping companies are being very adaptive. They are changing things. You know, the logjam at LA and Long Beach, for example, that everybody saw last year is not happening. There's not 100 ships off LA and Long Beach. There's 15 off LA and Long Beach, but there's 40 off Savannah now. Because what ocean shippers have realized in working with freight forwarders and the people who move cargo is we can't put everything through LA and Long Beach. Instead, we're going to use these new vessels and haul our cargo from Asia to Europe, and then smaller vessels across the Atlantic. Or we're going to use the new lane of the Panama Canal, opened in 2016, with these large Neo-Panamax vessels, and we're going to sell directly to the East Coast of the United States. We're going to bypass LA and Long Beach. We're going to come right here to a port like Savannah that is open for business, just dredged, plenty of land to buy, to build warehouses, and we're seeing a big shift in where goods come in and out of this country. On the demand side, COVID changed everything. But on the supply side, what are the bottlenecks? Is there not enough ships, or is there not enough ports? What is the reason that supply is not coming to meet this awesome demand? Ships are not a problem. We got plenty of ships, and we're building more ships. And so, you know, when you look at the building market, this is another element that's really important. What we're building right now is container ships. That's what's being built. Dry bulk and tankers are not being built. Why? Well, there's a couple of reasons. Number one, the demand has been down. Tankers have been at the lowest level they've ever been. And what we're starting to see is the tick up now in tankers. Tankers are finally coming up. Everyone's been predicting a rise in tankers for years. And it's one of those markets that are just pendulate. But one of the things we're starting to see now, and again, Russia, Ukraine has been a big influence of this, is that now all of a sudden the movement of oil, of refined products, of LNG is in up demand. And therefore, we're starting to see that. So when you look at companies like Scorpio and Ardmore and Euronav and DHT and OSG, Overseas Shipping, which is I think one of the big companies out there that's ready for a boom. There was an attempted takeover of it last year that kind of failed because it came in too low. But here's a company that operates in that protected trade of the United States, but also has an international component to it. I think you're about to see that happen. But again, we're building containers because of the demand. Demand is up on that. But the other thing you have is a big regulatory issue. We're in 2022. There's new regulations coming in about ship fuel and emissions. And the big goal is to reduce emissions in ships by 50% by 2050. तो एक मिनट दोस्तों, ज़रा मैं ब्रेक ले रहा हूँ 2-3 मिनट की, फिर वापस आते हैं।
Hey yo, मेरे बनता है मालूम है ना बना मैं इतिहास इंडिया से अलग हूँ काफी मैं दुनिया से मेरी एक्ट में माँ की आग बे वेनम ऑन द माइक खालूंगा किसको भी आने दो जिसको भी होना खत्म मेरा वेपन है जुबान और मेरा कलम इन्हें लगे कि हराना आसान होगा मुझे खत्म करा मैंने सबका भरम निकला था खोज में करा मैं कोशिश बना दे कोच में गलू नोच के खालूंगा गोश में किसको दूं दोस्त में दुश्मन दे दोस्त में चलूंगा चाले सा करेंगे ने एक्सपेक्ट डालूंगा सोच में निकले खोज पे सोचे पहुंच गए जितने में बुक होते सारे स्टेज पे उतना कमाता हूँ बेटा एक पोस्ट पे बहुत बड़े से लोगों से पोस्टमार्टम तेरा भाई बना यूथ के वो मॉडल आइकॉन जब भी करूंगा मैं माइक ऑन खत्म करे मेरे अंदर का है दो दिन के मेहमान है यार रहमान म्यूजिकली मैं लिरिकली उड़ाऊंगा सालों को मसकली करो कथकली छोड़ो रैप बैक या आपस में करेंगे बैक स्टैप गाने में बनता के हैशटैग नाम इनका गायब हो जाएगा सीन से जैसे कि मैसेज ऑन स्नैपचैट है कौन मालूम है ना भाई तेरा स्मैक दादा स्मोकिंग गैस शीज किम कार्दाशियन पर मैं खाने नहीं cause I feel like him I don't feel like them पूछूंगा टॉप पे बोला था सालों पहले साले माने नहीं डिट्रॉइट से एंटोफिल कौन मुझे पहचाने नहीं करा मैंने जो भी बड़ा प्राउड मेरे फैंस सारे क्लाइंट्स मेरे बराबर यार है नहीं Now everybody wanna take a shot at me. You could bring the whole rap game, it couldn't body me. I'ma let this stick into your brain like a lobotomy. Lazarus and Hemingway, we bout to set new boundaries. Now everybody wanna take a shot at me. You could bring the whole rap game, it couldn't body me. I'ma let this stick into your brain like a lobotomy. Lazarus and Hemingway, we bout to set new boundaries. It's too early for all that. मूसे वाला देखो मूसे वाला भी मरने की बातें पहले ही करने लग गया था बेचारा और इसका गाना कब आया था कब का गाना है बड़ी कह रहा था ना जैसे मेरे को 2019 से धमकियां मिल रही हैं तो हो सकता है कि इसको भी डर लग गया हो भाई क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता इसको तो इंडिया छोड़ देना चाहिए था इंडिया में आना ही नहीं चाहिए था पर ये बेचारा कनाडा चला गया था ना जवानी में इंडिया में भी उसने कोई इतनी बुरी दुनिया तो देखी नहीं तो ये बेचारा इंडिया आ गया वापस गलती की ऐसे करना नहीं इंडिया में आप रह रहे हो ना तो अगर आपके पास पैसा है तो आपको ये समझ होना चाहिए कि आपको झुक के चलना है थोड़ा रुक के चलना है ठीक है ज़्यादा दिखाना नहीं आसपास बॉन्ड खरीदो इंटरेस्ट खाओ जैसे जैसे आने लगता है धीरे धीरे ठीक है और वो भी धीरे धीरे स्पेंड करो वो वापस बॉन्ड में इन्वेस्ट करते रहो वहाँ पे सेफ रहेगा ऐसे आप अटेंशन अट्रैक्ट करते हो बाहर लोगों की और मनी इतना स्पेंड अगर कर भी देना मान लो आपने बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर स्पेंड कर दिए तो रिटर्न तो अच्छा नहीं आएगा ना तो रिटर्न तो अच्छा नहीं आएगा तो उसके लिए ही ज़रूरी है आप सेफ तो रहोगे ठीक है या फिर आप पॉलिटिक्स में एंटर करो फिर पॉलिटिक्स के थ्रू एक देश पे इन्वेस्टिंग करो फिर उसको प्रोटेक्ट करो जैसे इसराइल है वहाँ के एसेट्स वहाँ के इन्वेस्टर्स प्रोटेक्टेड रहते हैं ठीक है दोस्तों तो इसराइल का भी अब ज़रा इसराइल की बात आ गई है इसको बेचारे को ज़रा बंद करते हैं ऐसी गलती ना करना आप भी फेमस हो जाओ पैसे हो जाएं बट ये देखो कि नीचे आ गया ये लेवल क्रॉस कर गया ये जो हमने डिटरमाइन किया था और ये नीचे आना ही था दोस्तों ये इसलिए नीचे आना था क्योंकि जो यील्ड थी ना वो यूएस की ही ज़्यादा आएगी और जितना बुलिश मोमेंटम बनना था वो बन गया आज के लिए डन हो गया काम अब डन
और वो जो बुलिश मोमेंटम था वो हमने स्टार्टिंग में देखा भी 8 बजे तक, 1 घंटे तक, जो भी 1 घंटे में बात हुई वो हमने देखा भी ना। तो अब हम देखेंगे कि ये ये जाता है, अब ये रेंज बना लेगा, ऐसा लग रहा है रेंज सी बना लेगा बस यहीं पे, या तो इसके ऊपर रेंज बनाएगा, या तो यहाँ रुक जाएगा या यहाँ रुक जाएगा, और ये मूविंग एवरेज यहाँ तक आके कल फिर हमें देखने को मिल सकता है, तो यहाँ पे या फिर यहाँ पे, मतलब मेरे को लग रहा है यहीं पे यही इसके बीच में ये रेंज रहेगी एनीवेज, यहाँ से लेके यहाँ तक। बाकी ये रेंज तो कोई बड़ा इतना प्रिडिक्शन नहीं है, कोई भी ब्लैक ही सी वो स्वान इवेंट भी हो सकता है कि यहाँ से धड़ल्ले से यहाँ भी गिर जाए, तो देयर इज़ नो प्रोटेक्शन। तो इसलिए हमेशा ट्रेड क्लोज करो, तो अपना ट्रेड क्लोज करो और आराम से बैठो, क्योंकि अगर आपके पास नॉलेज है ना, तो आपके पास इतना कॉन्फिडेंस तो हमेशा ही रहता है कि if you get the market, you will always next day again the same story will repeat, either it will be bullish or bearish, and you will again make a return. तो आपका उस पर फोकस होना चाहिए, एंड सेम फॉर द नेक्स्ट डे, सेम फॉर द नेक्स्ट वीक, सेम फॉर द नेक्स्ट मंथ, एंड सेम फॉर एवरी मोमेंट, ओके, फॉर एवरी अदर मोमेंट। तो नॉलेज उसमें क्या है, नॉलेज। तो अब यील्ड्स देखते हैं, यील्ड आनी थी अभी 9 बजे आनी थी शायद, 8 बजे नेचुरल गैस चेंज फोरकास्ट 58, एक्चुअल है 60 भी, तो इससे नेचुरल गैस का भी प्राइस बढ़ा होगा। अभी ज़रा देख लेते हैं, नेट गैस देख लेते हैं, नेट गैस पास इसमें देखते हैं, इसका भी ETF ही है, एनर्जी ETF देखते हैं, एनर्जी ETF, वैनगार्ड एनर्जी ETF। तो ये दोस्तों ये लग रहा है ऑलरेडी प्राइसिंग हो चुकी थी, ये देखो यहाँ से इसकी एक्सपेक्टेशन थी लोगों को, यहाँ से कि यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब यहाँ पे जो इवेंट आना है वो उनको पता था। नहीं, एक्चुअली अपनी इंटरप्रिटेशन गलत हो रही है। अब देखो अपनी गलतियों को भी आपने आइडेंटिफाई करना भी है, मैंने गलती कैसे की। यहाँ पे फोरकास्ट से ज़्यादा आया, बेशक प्रीवियस से कम आया, नहीं प्रीवियस से ज़्यादा आया, बढ़ गया, ये देख रहे हो, प्रीवियस से ज़्यादा आया, ठीक है। तो प्रीवियस था 18, अब आया 60, फोरकास्ट था 58, तो हो सकता था कि इससे कम आए ऐसा, पर ये बढ़ना ही था, और पर ये एस्टीमेट से ही ज़्यादा आ गया, ठीक है। एक तो तो इसको भी ब्रेक कर दिया, इसको भी ब्रेक कर दिया, तो ये इसका मतलब स्टॉक्स कुछ ज़्यादा हो गया। तो वो मार्केट ने 8 बजे वो किसी ना किसी को या तो इनसाइडर इन्फॉर्मेशन थी या पता था, 8 बजे से पहले ही सेल हो गया। तो ये कौन हो सकता है, इतना तगड़ा सेल एक बार में कौन मार सकता है? ओनली स्मार्ट मनी, ठीक है दोस्तों। तो और एकदम से वो भी कितने परसेंट का मूव आया, 0.8%। सो एक दिन में अगर आपने 0.8% भी इसको यहाँ से पहले ही चढ़ गए होते ना, कि शायद कम आ जाए फोरकास्ट से, क्योंकि वैसे ही रेंज बहुत बड़ी थी, 18 से 52 तक की थी, ठीक है। तो उसकी उम्मीद तो वैसे कम ही थी, ये मूव बड़ा प्रिडिक्टेबल सा ही था कि जब इतनी बड़ी रेंज है तो शायद अगर पिछली बार 18 था तो डबल हो जाएगा, अब तो डबल 100% कोई स्टॉक बढ़ गया, और फिर भी वो फोरकास्ट इतना दिया हुआ है
तो ये तो पता ही था कि, और तब ये एंटिसिपेट कर रहे होंगे यहाँ तक लोग आने में कि हाँ इसके बीच में आ गया, फोरकास्ट से नीचे आता है तो बाय होता है, या इक्वल टू होता है तो बाय होता है ना। तो ये बाय इसलिए था क्योंकि फोरकास्ट से नीचे आता तो स्टॉक्स कम, इसका मतलब कि कम स्टॉक है नेचुरल गैस के सरकारों के पास, वहाँ जो फील्ड्स हैं नेच पोर्ट्स पे, जहाँ पे भी ट्रांसपोर्ट ट्रकों में खड़ी है या भर रहे हैं, कुओं से निकाल रहे हैं, वहाँ पे कम गैस है तो प्राइस बढ़ता। स्टॉक का कम मतलब कम क्यों होता, पीछे से सप्लाई नहीं आ रही तो फिर इसलिए, जब सप्लाई नहीं होती डिमांड रहती है तो प्राइस बढ़ते हैं, तो उसी चक्कर में उसी एंटिसिपेशन में है ये। पहले ही मार्केट ने मार्कअप हो गया और फिर उसके बाद भी ऊपर बढ़ा, उसके बाद भी, और ये एक तरह से रिस्की बाय था, पर अगर इस पे बाय भी मारा जाता तो आराम से 0.5% का रिटर्न आ जाता। ठीक है। और तो ये तो कोई नेचुरल गैस की, तो आप ये देखो कि इन बातों का कितना ब्रॉड असर होता है इन नंबर्स का। तो नेचुरल गैस में एनर्जी ईटीएफ में तो हर चीज़ इंक्लूड होती है। ईटीएफ में क्या कहते हैं अपना, मतलब बहुत सारी कंपनी होती है, आप देख लेना व्हाट इज़ एन ईटीएफ। और उसका फिर उसको ये अंदर से निकालते रहते हैं, हटाते रहते हैं मार्केट कैप के बेस के हिसाब से, तो ये प्राइस मेंटेन रहता है, प्राइस ब्रॉडर इंडस्ट्री के ट्रेंड को, इन नंबर्स को फॉलो करता रहता है। तो पर ये स्पेसिफिक मैंने आपको एनर्जी का दिखाया, बट ब्रॉडर एरिया में भी देखते तो बुलिश मोमेंटम ज़्यादा ही था। और ये इज़ और ये प्रिंटेबल एसेट के कमज़ोर होने की आशंका ज़्यादा थी, क्योंकि हमने वहाँ का भी, जापान का भी रवैया देखा ना आज, जापान ने भी क्या, उसके बाद मार्केट ने कैसे डॉलर की स्ट्रेंथ को अपनाया, तो वो भी देखा। वो जब हमें समझ आया, यही आया कि बुलिश है, रिस्क भी, रिसेशनरी रिस्क आ गया है, जो फेड चाह रहा था वो हो गया है, इन्फ्लेशन रेट घटने लग गया है। तो और पीछे से सोल्ड भी हो गए हैं बहुत सारे, उधर से यील्ड भी रेजिस्टेंस खा रहा है, और इधर से मार्केट ने भी रिस्पॉन्स नंबर्स को बुलिश ही दिया है। तो ओपन के टाइम भी फिर वही, और मार्केट की टेंडेंसी होती है मीन रिवर्जन, जो सुबह मार्केट ने बिलीव किया वो शायद रात वाले भी उसको वैसे ही परसीव करें, क्योंकि सब तो एक ही तरह के नंबर्स देख रहे हैं, है ना। तो इसलिए ये बढ़ गया। और ये वैसे भी प्रिंटेबल एसेट, और ये जो ये कॉन्ट्रैक्ट है जिस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है वो नॉन प्रिंटेबल है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जो कोल से बनती है, ऑयल, गैस भी होगी इसमें इंक्लूडेड, क्लीन एनर्जी भी थोड़ी बहुत ही होगी, परसेंटेज वाइज होती है ना, हर एक को पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में आप देखोगे उस हिसाब से मैनेज किया होता है। जैसे 30% ऑयल में डाल दिया, 30% गैस में डाल दिया, 30% कोल में डाल दिया, या फिर 10% जो बचा 100% करने के लिए वो कोई और चीज़ उसमें कहीं किसी बिजली बोर्ड के शेयर खरीद लिए। ये बिजली बोर्ड शेयर भी बेचते हैं, बॉन्ड फंड्स से रेजिंग करते हैं फंडिंग की। तो वो उस सब का कॉम्बिनेशन बनता है ये। और जो डॉलर है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो बस एक कागज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, इट्स नथिंग। उसको डॉलर दे के आपको डॉलर ही मिलेगा, डॉलर दे के सोना $1 का जो आज मिला है वो 10 साल बाद कम मिलेगा, क्योंकि डॉलर प्रिंट करते रहते हैं, सरकार अपने हिसाब से बॉन्ड खरीद लिए जी, सरकार के दे दिए, उधार सैलरी नहीं पड़ रही तो पैसा प्रिंट करके दे दिया, टैक्स नहीं आ रहा तो। ठीक है, तो उससे ना इन्फ्लेशन स्टार्ट हो जाती है, तो वही अब बढ़ गई उसी वजह से। तो उसको पहचानना है और फिर देखना है कि हाँ यार, अगर थोड़ा सा उसमें वीकनेस बन रही है ना, तो ये तो वैल्यू बिजनेस है, इसको तो सारे ही बाय करने के लिए बोल रहे हैं, इतने बड़े बड़े ट्रेडर्स, बॉन्ड ट्रेडर्स, जो जो इंटरव्यू में आते हैं वो तो बाय करने के लिए बोल रहे हैं इसको, वैल्यू साइड को। तो अगर आप बाय कर लो यहाँ पे
और उसी को देखो, और जो हमने कहानी सामने आई रोज़ इवेंट्स पढ़ते हुए जो सामने आता है उसके हिसाब से इसको क्वेश्चन कर लो। तो ETF में भी इज़ गुड मनी एवरी डे। अगर एवरी डे 0.5% भी बना लिया ETF में, जो कि ख़राब भी नहीं होता क्योंकि फ्यूचर तो गिर जाए, जैसे मैंने पहले भी बताए हुए इसके कारण क्यों फ्यूचर नहीं ट्रेड करना चाहिए फॉर अ लॉन्ग इन्वेस्टमेंट लाइक मीडियम टू सेमी लार्ज टाइम पीरियड। तो 0.5% इंटू 250 ट्रेडिंग डेज, तो आपका ईयरली रिटर्न हो गया 125%, जो कि बहुत एक अच्छा है अगर आपका $1-2 बिलियन का फंड है तो। और मार्केट में तो अभी 300 बिलियन $400 तक के फंड्स हैं, और उससे भी ज़्यादा में भी है $11 ट्रिलियन का फंड ब्लैक रॉक कैपिटल। तो अब दोस्तों लग रहा है ये जो यील्ड है ना, ये 4 वीक बिल ऑप्शन है, ये ज़्यादा आएगा, तभी उसको प्राइसिंग किया जा रहा है मार्केट में अभी, जो हमें डिक्लाइन देखने को मिला। और हो सकता है कि अभी जैसी यील्ड्स आए तो ये शायद ओवर प्राइस हो गई है। ये देखो दोस्तों, यील्ड गिरी, पर यहाँ पे यील्ड बढ़नी चाहिए थी, पर ये बट यील्ड गिरती रही, इसलिए इसका मतलब बॉन्ड बाइंग हो रही है। पर ये जो सेलिंग है ना, ये थोड़ी मैनिपुलेटिव सी लग रही है। तो ऐसे भी आपको देखना है क्या मैनिपुलेशन है क्या नहीं है, क्यों है। ठीक है, अब ये ना कोई मैनिपुलेशन सी लग रही है हल्की सी मेरे को, यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि अगर इस चार्ट पे देखो तो यील्ड गिरी यहाँ से लेके यहाँ तक, बट प्राइस का क्या हुआ, प्राइस भी गिरा। तो इसका मतलब लोगों ने स्टॉक्स बेचे, इनको रिसेशन का डर लग रहा है, या फिर उनको पता है, और जैसे मेरे को भी पता है कि हाई यील्ड का इन्वायरमेंट है, क्या ये पता है यील्ड ज़्यादा आएगी, तो इसलिए वो प्राइसिंग हो गई और वो ऑलरेडी ज़्यादा आ गई। ये देखो दोस्तों, अभी आपके आगे मैंने रिफ्रेश किया था और वही हुआ, साथ के साथ आ भी गई। ये 9 बजे का टाइम लिखा हुआ है, पर यहाँ पे इन्होंने 9:03 पे अपडेट किया है अभी। अभी टाइम 9:03 हो रहा है, देख लो नीचे 9:03। ठीक है, तो ये ज़्यादा आई, प्रीवियस थी 2.15, करंट 4 वीक की आई है 2.3, इसका मतलब बियरिशनेस एक्सपेक्टेड है। और वही हुआ दोस्तों, ये देखो वहीं प्राइस लेवल पे अटक गई आपको, पर ये इसने मूव बहुत जल्दी ले लिया, मैंने थोड़ा इसको लॉन्ग एस्टिमेट रखा था। और ये एक्सपेक्टेड था, क्योंकि एक तो स्ट्रेट भी अगर जाएंगे यहाँ से तो यार एकदम सीधा तो जाएंगे नहीं, कुछ ना कुछ बाउंस तो लेके कुछ ना कुछ रिट्रेसमेंट तो बना के जाएंगे ही। ठीक है, तो अगर रिट्रेसमेंट नहीं बनी, बट उसका हम उस तरह से ट्रेडिंग करते नहीं। अब हमें पता है रिट्रेसमेंट वाला तो सोचेगा ऐसे ही जाएगा, वो ये सारे दिन मिस कर देगा, ये सारा मिस कर देगा, ये सारा मिस कर देगा। ठीक है, यहाँ सक्सेस हो जाएगा, बट हमें तो इस दिन भी प्रॉफिट बनाना है, हमें इस दिन भी प्रॉफिट बनाना है, हमें इस दिन भी प्रॉफिट बनाना है, हमें इस दिन भी ये पता होना चाहिए था कि बढ़ेगा। ठीक है, इस दिन भी पता होना चाहिए था कि अभी गिर भी सकता है, क्योंकि इस दिन 22 अगस्त को बहुत सारे बेरिश नंबर्स भी आए थे, देख लेते हैं। तो अभी आपने ये यील्ड का असर तो देख लिया। ठीक है, यील्ड
ये देखो लाइव आपको फ़र्क दिखा दिया पहले ही, और प्राइस इन प्राइस आउट। और जैसे रेट्स का भी मैं प्राइस इन कहता रहता ना, वो भी लॉन्ग टर्म में हो जाता है, तो उसको भी कहा जा रहा है कि वो भी हो गया। और ये यील्ड ने देखो, यील्ड ने क्या किया, ठीक है, यील्ड भी नीचे को आ गई, ये टॉप यहाँ पे बना लिया। तो अब कल ये भी हो सकता है कि ये वाला मूव सही हो जाए, और ये जो यील्ड है ना, ये ऐसे उड़ जाए ऊपर को, ठीक है। ये प्राइस इधर भी आ सकता है और यील्ड को यहाँ ले जाएगा। सो यू नेवर नो। बट अब यहाँ पे क्योंकि रिसेशन आ रहा है, तो रिसेशन में जो बॉन्ड ट्रेडर्स बोलते हैं कि अम, तो दोस्तों बॉन्ड ट्रेडर्स बोलते हैं कि रिसेशन के टाइम में जो बॉन्ड्स है ना, बॉन्ड्स, यार मैं भूल गया, वो बाय करते हैं लोग, स्टॉक्स भी छोड़ देते हैं, हर चीज़ में विश्वास दूर हो गया, बॉन्ड्स बाय कर लेते हैं। क्योंकि बॉन्ड्स वो भी उनसे बाय करते हैं, यूएस के बॉन्ड्स, ठीक है, और उसी का यील्ड हम देख रहे हैं, तो इसलिए ये हमने यहाँ पे जाते हुए देख रहे हैं। ये हो सकता है और नीचे चले जाए, और मार्केट भी साथ में नीचे चले जाए, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो बच के रहना है। कल के नंबर्स कल देखेंगे, आज के नंबर्स तो 8 वीक बिल में भी बेरिश ही आए हैं, ये देख लो, प्रीवियस था 2.49, एक्चुअल आया 2.6। तो ये किसी ना किसी के पास या तो पहले ही नंबर आ गए, ठीक है, या फिर एक्सपीरियंस वाले बंदों को पता था कि चांस लिया जा सकता है, और मेरे एक्सपीरियंस में चांस लिया जा सकता था शॉट मारने का यहाँ पे, बट लिया नहीं, और कोई दुख भी नहीं है लेने का, क्योंकि अपने को पता है कि हमारा टारगेट हम कल हमें बताया ना भाई, कल भी करना है, इस दिन भी करना है, इस दिन भी करना है। क्या पता कल इस दिन यहाँ कोई नंबर यहाँ पे कुछ अलग आ जाए, क्या पता नंबर यहाँ कुछ अलग आ जाए, यहाँ आ जाए, क्या पता नंबर ऐसे आ जाए, फिर ऐसे आ जाए, ठीक है, कुछ नहीं पता दोस्तों, क्या पता नीचे ही चला नीचे ही चला जाए, पर ज़्यादा और नीचे भी जा सकता है, क्योंकि डबल बॉटम टच बना सकता है पैटर्न डेली के उस पर। ठीक है, तो यहाँ तक आ सकता है, फिर तो हर चीज़ ही ब्रेक हो जाएगी, फिर देख लो डेली में 5 मिनट के चार्ट पे तो मैं नीचे नीचे कल तक जाऊँगा, ठीक है। तो अब ये मेरे को लग रहा है ये ऐसे ही यहाँ पे ड्रामा करता रहेगा, क्योंकि हमेशा ये के बाद ना ऐसा ही एक्शन होता है, ये देखो, बस ऐसे करता हुआ ऐसे ऐसे रुक जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये बना दिया ये का चार्ट, समझाया आपको सिनेरियो के साथ, एनर्जी ETF भी समझाया, जो यहाँ पे नंबर ये आया, हर एक नंबर के साथ ना दोस्तों ये समझना आपको बहुत ज़रूरी है, अपडेटेड रहना बहुत ज़रूरी है, इसको याद भी रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और अब ये वीडियो देख लेते हैं। International Maritime Organization. मेरा ये था कि आपको पूरा ट्रेडिंग का ना पूरा टाइम समझाऊं कि होता क्या है, तो हमने अब फर्स्ट के 2 आवर्स की ट्रेडिंग कर ली,
और ये कई बार जैसे आज तो जल्दी हो गया, 9 बजे आ गया ये इवेंट। तो ये देखो दोस्तों, पीसी प्राइसेस क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेकेंड एस्टिमेट प्राइसेस फोरकास्ट के हिसाब से ही आए, मतलब प्राइसेस कंट्रोल हो रहे हैं। एक इन्फ्लेशनरी इन्वायरमेंट में जब इन्फ्लेशन ज़्यादा है, प्राइसेस कंट्रोल होने दिए जाते हैं एक लिमिट तक। जब जिस लेवल में अगर कंट्रोलेबल लेवल पे होती है, डिज़ायरेबल लेवल पे होती है, तो थोड़ी फ्लक्चुएशन दी जाती है। पर इस बार फेड ने जो ज़्यादा ही मनी प्रिंटिंग कर दी, तो उसमें वो फ्लक्चुएशन जो आई वो कुछ ज़्यादा ही ऊपर को आ गई। ठीक है, तो ये भी चीज़ देखने वाली होती है, समझने वाली होती है दोस्तों। एंड lifetime of a ship is about 20 to 25 years. So you got to think, if you're buying a ship today, that ship has got to be compliant with reductions in emissions over, because it's phased. It's not all of a sudden 2050 you're down 50%. So you got to put an engine plan or the ability to update a vessel at time. And so a lot of ocean carriers are putting off building anything right now because of that, because they don't know what the new fuel source is going to be. It's going to be liquefied natural gas. It's going to be ammonia. It's going to be hybrid. Nobody knows. And the reason containers are being built right now is because there's a market for it and there's a demand for it, and therefore they're going to build them. So is it just that the clean vessels, they're not able to be built yet? That the vessels that the shipping companies know that they need, they don't know exactly what they are, and no one's capable of building them yet, or is it just something else? Yeah, it's no one's sure what the new technology is going to be. It's going to be, what's the next technology? If you want to, for example, build a liquefied natural gas ship that runs purely on liquefied natural gas, well, you need a huge amount of it on a ship. Where you see those ships right now are really in what's called the feeder service. They operate short runs, smaller vessels. So, for example, Hawaii to West Coast, or West Coast to Alaska, or very small. Transoceanic is a big problem because that's a lot. What you see with LNG ships right now is smaller tanks on bigger ships. They just burn it when they come within the coastal waters of a country. But you have, for example, LA talking about going zero emission from Shanghai to LA by 2030. That's 8 years. That's a crazy number to come to. But they're talking about creating these green corridors where you can operate. And so a lot of companies are waiting for what's going to be the next thing. Plus, you got to have availability of that fuel. You have to have bunkering capacity. It's not like you just pull up to a pump and you flow hydrogen or liquefied natural gas. You've got to have all that facilities in place, and you got to have the supply for it coming in. So there's a lot of logistics involved in this. And so ship companies are slowly introducing new technology into vessels, but no one wants to jump in and be saddled with a ship that may be obsolete in 5 to 10 years because the new technology appears and we can't change it. It sounds like there's a little bit of a disconnect between the price of tankers and the future supply of tankers, based on what you just said, and the current spot rates for carrying them. If you figure if a house is worth X, ideally it would generate like 5% in rent, and those two things ideally should be correlated. If the carrier rates have gone up so much for tankers, why are the ships themselves still relatively cheap? Right. Well, I think where you see that is in the bulk market, actually. So, when you saw the market take the tumble it did last month, and everything tumbled down. And if you look at stock, a lot of the shipping stocks tumbled down. The dry bulk tumbled down, which made no sense. Let me be clear. It made no sense for it to tumble because they were in a good position. They were, again, with the shutdown of grain coming out of Ukraine, the sanctions against Russia, we saw dry bulk really tick up in huge numbers. I mean, they were moving food. There was a huge demand for them. And I think a lot of people are getting involved in shipping, who are new to it. And again, it's following the market in some ways.
But what you saw, which just recently, is the correction. I mean, all of a sudden it's back up again, and we're seeing that with dry bulk. All of a sudden takes this huge kick back up all of a sudden. And tankers are very much that same way. Again, people think tankers are in some cases generic, and they're not. They're very particular. So if you look at a Euronav or a TK, for example, that's crude. That's moving crude oil around, much different than refined products. So if you start looking at refined products, then you're looking at DHT, you're looking at OSG, and you see that market, how they react a lot differently. And again, you see where the demand kicks up. Again, the issue with Russia and Ukraine has been the overarching issue, along with the change in demand of fuel. As COVID is worn off and now people are traveling again, we're seeing that uptick in the amount. And again, it's been hard to explain why tankers have been so low for so long. Because again, they should be kicking back up, and they just have not done it for a long time. And I think a lot of people get afraid of it because they invest in it, and then they don't see that all of a sudden that huge massive windfall that people talk about. But again, when it happens quick. If you were in tankers in early 2020, you made a tremendous amount of money very quickly because all of a sudden it happened. Usually it's very much locational. Hurricane comes rolling into the Gulf of Mexico. If you happen to have tankers in the right area, you make a lot of money all of a sudden. This is a global phenomenon. And that's the thing. When we have global issues, that's what really pushes the tanker market a lot. And we're seeing that. And I think, for example, LNG is the one to watch a lot right now because it's a cleaner burning fuel. There's huge demand. Remember, our biggest exporters of LNG has been China, Japan, and South Korea. But now Europe is demanding huge amounts of LNG. And so the question is, where do you do, can we meet that demand going in? The Freeport explosion slowed that down. Qatar is in a really good position because they don't just produce it. They also have the ships to carry it. So they can control a lot of the market in some ways. And it's the technology side on ship propulsion is, I would argue, the one thing that's holding everyone back, or else we'd see a huge shipbuilding spree right now. I think that's the issue that's got everybody really nervous. The cost, I think, of natural gas in Europe is something like 5 times higher than the... तो देख लो दोस्तों, शिप बिल्डिंग भी बढ़ रही है, कार बिल्डिंग तो हमने देख ही ली, कार भी देख ली, साथ के साथ कार देखी थी ना ब्रिटेन में आज, क्या नाम है, ये देखो, कार प्रोडक्शन ईयर एन ईयर प्रीवियस था 5.6, एक्चुअल है 8.6, और इस मंथ भी है बहुत ज़्यादा, पिछली बार था 62, इस बार है 73, मतलब मई में था 62 और जून में था 73, और बरकरार ही है ये इसकी कार प्रोडक्शन की इन्फ्लेशन, मतलब इन्फ्लेशन भी स्टिकी है, बढ़ रही है, और कार प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है, कार प्रोडक्शन, और ये इधर से शिप प्रोडक्शन की बात भी कर रहे हैं। तो देख लो दोस्तों, इन्फ्लेशन कौन बढ़ा रहा है, इसलिए फेड स्ट्राइक करने की बात करते हैं इंटरेस्ट रेट से कंपनीज़ के लोन्स पे, और फिर कंपनीज़ अपने एक्सपेंशन प्लान्स घटाती है, एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ करती है, फिर ले ऑफ एम्प्लॉयज़ जो ले ऑफ होते हैं वो फिर जाके बेचारे इंश्योरेंस क्लेम करते हैं, फिर सरकार पे ईजिंग करनी पड़ती है, इक्विटी से क्यों ही हो जाता है। तो ये हर बारी जब एक बारी होता है तो हर नेक्स्ट स्टेप पे बड़ा ही होता है पिछली बारी से, इसलिए यूएस डॉलर इन्फ्लेशनरी सिस्टम है, ये भी आपको पता होना चाहिए। जो हम भैया करेंसी ट्रेड कर रहे हैं ना, ये हम बार बार पैसे प्रिंट कर करके इन्फ्लेशनरी सिस्टम है ये, ठीक है। तो इसको भी आपको ये ध्यान में रखना इंटरव्यूज़ में, क्योंकि ये बहुत बोला जाता है जो भी मैं आपको बातें बता रहा हूँ। अभी तो हमने एक ही सुना है, और बाकी आप और भी सुनोगे तो उसमें ये सारी बातें बताई जाएगी, फिर से आपको लगेगा अरे ये तो मुझे पता था, मैंने पहले ही बता दिया था। क्योंकि तो नोट्स बना लेना, और आपको अगर जो चीज़ समझ ना आए ना वो फिर बार बार वहाँ देखना, ठीक है। एनीवेज आगे देखते हैं और क्या है। The cost of natural gas in the US. The problem is you have to liquefy that natural gas and then put it on a transoceanic ship. What is the capacity like that for in that in the US? And then I know, what are the sort of companies that do that? I know there's Flex LNG, FLNG is the ticker, and then also a huge company, Cheniere LNG. Most of their operations are
producing liquefied natural gas, but they also ship it, right? Right, and those are two of the big ones I would argue to watch. And again, the U.S. has seen, since 2016. Remember, LNG was not an issue at all in the United States. It's pre-fracking, this was not anything. We export almost no LNG at all. And when you look at EIA's reports on this, and you just see this growth, I mean, it's phenomenal amount of growth in this coming in. It has been a huge demand. LNG tankers, however, are the most expensive ships to build because of the technology involved. You have to get the temperature down, negative 200 Celsius. So, I mean, it's a lot of technology involved in it. And plus, you need the transfer facilities to be able to offload it. It's not like pulling up to a dock and offloading this. You need the facilities. That's been the big issue in Europe right now, is because they were getting so much liquefied natural gas by pipeline, they didn't have the facilities ashore to do it. And so one of the things you're seeing is these vessels, basically these intermediaries between the LNG tankers and shoreside facilities coming in where they're pumping to. And so Europe is developing it, and Europe is fast tracking this. This is going to be a fast track for Europe for them to be able to do it. They can't wean themselves off Russia as fast as they want. I know we hear about sanctions against Russia all the time, but they can't wean themselves off as fast as they like to say. I mean, you're not talking about until Christmas 2022, some of these sanctions even kicking in. And so the demand in Europe is spiking. At the same time, you still have that massive demand in Japan, South Korea, and China for it. China is the biggest one right now. And again, they're getting it from Australia, they're getting it from Qatar. And so this market has been really good. And understand the Russian fleet was a big carrier of it too, because they were making liquefied natural gas up in the Arctic. And so they had been a big carrier of it. Now they've invested a lot of their fleet. They're trying to play a bit of a shell game right now in getting those ships under different companies and different flags so they can operate. But yeah, I think Flex LNG is one of the big ones to watch, in my opinion. I think you definitely see them. We've had a series of incidents, but again, I mentioned Freeport. There was another one in Oklahoma recently. I think demand has increased so quickly that in some cases, लगा लिया ना, चलो बढ़िया किया। चाय चाय बनाने का सामान ले लिया, चाय पत्ती वगैरह ले लिया। दूध लेके आ जाना, कल बनाते रहना साथ के साथ। कल टेबल ले जाना। अरे इस पर तो सीढ़ियाँ लगानी पड़ेगी नीचे। दूध कहाँ से ला? क्या आप मंगा चाय बना। तो पैसा नहीं मरेगा। पैसा खत्म होगा। पैसा कहाँ से नहीं पड़ गया? 15,000 रुपये दिया था ना, 12,000 रुपये खर्चा हुआ। किराया कितना? 3,000 रुपये किराया थोड़ी लगता है, इतने में तो दिल्ली ऐसे आ जाए। cases, not all the necessary safety precautions are probably being taken. I'm a little worried that you're going to see a backlash of that in the U.S., that they may really try to restrict that. We've seen the slowdown in getting new LNG ports built in Texas. There are 3 in Texas, 1 in Louisiana, that have been over a year now waiting to get the permission from the Maritime Administration to open up. So, I mean, we're seeing the potential for growth, but until those permits come out, you've got a lot of LNG bottled up in the United States that can't get out as fast as it needs to. So, Sal, you're a historian, so you've studied a lot of maritime cycles where shipping rates explode higher and then they crash.
what are typical features of those instances where shipping rates fall drastically? Is it mostly due to a recession or a slowdown in demand? And also, what can you apply based on what you learned? Like, what do you see in this cycle? Do you think that we are in a sort of more of a mid-cycle slowdown, or do you think shipping rates could truly crash as they have before? What has driven this before, and Martin Stopford, who wrote Maritime Economics, talks about shipping cycles. And I think he has it all the way back to the 1700s, where he tracks literally like every shipping cycle. ये देखो दोस्तों, सीरियसली वही काम होने लग गया अब। अरे यार, समझ आ रहा है। सॉरी दोस्तों, मैं एक वीडियो देखने लग गया था और यहाँ से स्पीकर ऑफ हो गया था। चलो कोई नहीं, अब मैं वापस स्क्रीन में आ जाता हूँ। And let's start the interview. That has ever existed. There's a couple of things that throw off shipping cycles. One is technology. Technology has been the introduction of the clipper ship, the introduction of steam power, the introduction of the the submarine cable, which all of a sudden linked the world together so that you can route ships better, came in. Most people don't tend to think about communications that way, but it was a really big thing. Instead of sailing to a port to see if you can sell a cargo, now you're getting information where to go with your cargo to sell it is better. So yeah, technology has always been that big issue. And I think that's one of the big things we're watching right now. Shipping companies have got a lot of cash in their hands. And I make a joke that, sailors with money in their hands are dangerous. They're either going to do something very smart or very stupid. And shipping companies are flush with cash right now. And a lot of them are investing in this new technology. I think one of the things you're going to see is increase in ship costs just to build ships because we're changing technologies. We've seen it right now with transportation costs. One of the underlying currents no one ever wants to talk about is the increased cost of fuel oil right now. It's through the roof. I mean, it's just really expensive to bunker a ship, and that gets passed on to the shipper and turned onto the consumer. I think, the big moment is going to be the end of this year, the beginning of next year. There's always typically January to March is when freight drops. I mean, just the amount of ocean freight typically drops. You've got the end of the holiday season in Europe and North America. You have Golden Week and Lunar New Year in China. And so March has historically been like the low point. But if you look at the past two Marches, they've been record high. I mean, they've been just ridiculously high. And I think we're going to still see high freight rates. I think, again, consumers have shifted their buying patterns. People are buying and ordering things more than ever before. And I think, whether it's the grocery store picking up your bags of food or ordering online and having stuff shipped right to your house, you've seen that. So I think the ocean freight rate, a lot of people want to talk about onshoring technologies and goods. As long as it's cheaper to move goods across the ocean, and even though a freight rate may be 5 times higher than it was, if an ocean container costs $1,500 a ship and now it's $10,000, how much is that if you spread it across a
ocean container full of phones, for example. You know, it goes from what, a penny to 2 pennies, maybe, or 5 pennies. It's not a lot. Some goods will change, obviously. So I think we're really at that inflection point. If we see a crash in freight, it's going to be December into March where we would see it happen. But I think it's really driven by the overall economy. If we hit that recession and people realize they have less money in their hands, then we're going to see it. And the other problem you have too, and it's a really important one, is that so many goods have piled up within the supply chain from the ports to the consumer that they got to clear that backlog. They got to clear that backlog. And so what they keep doing is lowering the price of goods, and people are like, I got to buy it. It's too cheap. I'm going to keep buy it. And eventually, if that dries up, then you got to restock. And that may be a moment where we see shipping kick back up. So I think we're more at a midpoint here, but it's a midpoint. I think we're going to see a normally you would see just one dip. I think we're going to see two. We're seeing the dip right now from COVID. I think we're going to see another dip down, and then conceivably we'll see it spring back up in 2023, and then maybe we get back to what the new level will be. But again, I go back to the issue with the ocean shipping companies. They are much smarter today than they were 5 years ago. And they've got a taste of profits. They know how to manipulate the system a little bit now, and they realize what they need to do to keep their rates up at a high level. But a sailor with money in their hands is dangerous. It is dangerous. I was one myself. Believe me, I know this. Sal, how sensitive to the economy are shipping rates? And I know that they are very sensitive, but is container rates, are they more sensitive than dry bulk rates or tanker rates, just because it's the consumer, or are they equally sensitive? And if we were in a recession already, and the PMIs were coming in mid 40s, real growth slowing for a third quarter, we've already had 2 quarters of real GDP growth slowing down. How bad do you think this could get in terms of shipping rates? Well, I think in terms of the container companies, again, they're much more concentrated in the hands of smaller, of larger companies, but less of them. And so they're more able to control the rates now than they've ever been in the past. So again, they can just lay ships up. And this is going to happen, by the way. Let me be clear. Container companies are going to scrap vessels like crazy once this market begins to dry up. Everyone's worried about the overbuilding in the container companies. My argument is, well, listen, they're running ships that shouldn't be running anymore. They're at the end of their lifespan. They would be very uneconomical ships to run any other time but right now, because the freight rates are so high. So what you're going to see is a mass exodus of ships heading to the beaches in Pakistan, India, Turkey, and Bangladesh to be recycled. And so they're going to weed themselves of this tonnage. And so they're going to be able to control the amount of space on ships moving across. You hear a lot about, well, there's there's new players in the market. They're really, really small. They're providing niche services here and there. They're nowhere near the size of the big companies. And so the big companies. What sort of small companies do you hear about? Sorry, I'm not in the shipping world, so So there are companies like CU Lines, SM Lines. These were typically smaller feeder companies, express lines. They were doing a lot of services. Maybe run a few thousand miles between ports. They would bring containers from smaller ports to bigger ports to load on the bigger vessels, or vice versa. What happened in 2020 was all of a sudden some of these ships said, well, I'll get your cargo from Shanghai to LA, and I'll pack 500 containers on here for you, and I'll move this ship off and I'll get it over there. And so all of a sudden, all these new companies came in, and you heard Gene Soroka and Mario Cordero, the heads of the ports of LA and Long Beach, talking about, we've diversified. We've got a lot more new players in, but small percentages they were bringing in. The big, the Maersk, the Mediterranean shipping companies, the Hop Hogs, these are the ones that are behemoths. I mean, they are just gargantuan compared to these other guys, and they can basically control this. So you're going to see these companies be much smarter in their operations. They're going to get rid of this tonnage. They're going to bring in more fuel efficient vessels that they can swing between routes better. So for example, one of the biggest ships we're seeing built right now are these Neo-Panamax vessels. These ships that can go through the new lane of the Panama Canal that
तो अब दोस्तों ये भी ना आप थोड़ा शिप कंपनीज में अब स्टॉक बाय करने से बचना, ये भी आपको सोचना पड़ेगा। अब ये बार बार वही टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी करने लग गए ना, जैसे ट्रक्स में करने लग गए थे। तो कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रक्स आएंगे, ऑटोनॉमस ट्रक आएंगे, वो तो कोई आ नहीं रहा, उनमें से एक भी लॉन्च नहीं हुआ, कोई चलता भी नहीं, टेस्ला सारी फेल हो रही है। तो अब ये उसी तरह की टेक्नोलॉजी की बात ये ऐसे कर रहा है कि वो कंपनी जैसे सर्वाइव करेगी, स्मॉल कैप ऐसे बढ़ेगा। तो स्मॉल कैप में भी अगर ये ओवरबॉट पे है ना, तो आप बच के रहना दोस्तों। देख लेते हैं। तो इस हो सकता है कि ये एक पंप करने की कोशिश हो, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो इस पे भी आप बच के रहना, बच के रहने की ज़रूरत है। जैसे मायर्स, CGM, इसका स्टॉक देखते हैं दोस्तों कैसे है। CGM स्टॉक, CGDIM SA is a health technology company based in Bilancourt. It employs more than 4,000 people in more than 10 countries. Revenue was 457 million euros. The American subsidiary CageDing Inc. is based in Bedminster, New Jersey and has 2,500 employees. CEO Jean-Claude Lebrun, headquartered in France. पर हमें तो वो देखना था ना यार, मायर्स्क। तो इसका देख लेते हैं ज़रा 5 साल में क्या चल रहा है। तो दोस्तों ये टेक्नोलॉजी की बात करके शायद हो सकता है कि यहाँ से इसको पंप कराने की कोशिश की जा रही हो। ठीक है, तो आप बच के रहना। मारिस्क भी इसकी यहाँ पे एनालाइज कर लेते हैं। तो ये इस तरह की बातें ना, बच के रहना दोस्तों, तो आपको ये अच्छा रहेगा, बच के रहोगे। तो ये ओवरबॉट तो पहले ही है, ओवर एक्सटेंडेड भी है, क्योंकि कोविड के चक्कर में इन्होंने प्राइस तो बढ़ा लिए, प्रॉफिट भी बढ़ा लिए, पर कंटिन्यूएशन रख पाएंगे कि नहीं रख पाएंगे। और यहाँ पे देखो इतने इंपॉर्टेंट लेवल से डाउन टर्न भी मार रहा है। तो आपको एक इससे भी आगाह कर दिया मैंने अब कि इस तरह से भी बुलिश पंप कराए जाते हैं। ठीक है, तो हम तो बेरिश थे। अभी जो लॉन्ग टर्म जब से इन्फ्लेशन बढ़ी, ठीक है, प्राइसेस घट रहे हैं, उधर से तेल की सप्लाई नहीं आ रही, उधर से इन्फ्लेशन ज़्यादा है, ये एक्सपेंशन भी करेंगे तो कहाँ से करेंगे। और तो एनर्जी की बातें करके कि अब ऐसे शिप ले आएंगे, उस सेक्टर पे हाथ मारेंगे जिस पे छोटे अभी एंटर हुए हैं। तो हो सकता है उस हिसाब से यहाँ पे कोई बुल फ्लैग बनाने की कोशिश की जा रही है। पर अगर बुल फ्लैग बनाने की कोशिश की भी जा रही है तो हम यहाँ पे बाय स्टॉप मार के बैठेंगे। अभी हम अगर यहाँ पे बाय मारते हैं तो यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के बैठेंगे। हाउएवर लॉसेज होने के चांसेस ज़्यादा हैं, मैनिपुलेशन का ट्रेड लग रहा है। मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि ऊपर ही बैठा जाए। इस तरफ को जाने का अगर है तो यहाँ से चला जाएगा इस लेवल से। ठीक है, यहाँ से ऐसे चला जाएगा, बट कोई चक्कर नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो अब ये यहाँ पे ऊपर जा रहा है, तो अब देखते हैं जाता रहता है कि नहीं जाता रहता। बट फिलहाल के लिए तो मुझको रिसेशन रिस्क लग रहा है। ठीक है, रिसेशन रिस्क क्यों? क्योंकि यहाँ पे यील्ड घटी और यहाँ स्टॉक भी घटा। तो इधर हो थोड़ा थोड़ा बहुत मार्केट का इस तरह का रिएक्शन मिलता है, बट फिर वही हमारी डॉलर वाली
मैकेनिकल कहानी फिर से स्टार्ट हो गई है कि नीचे जाती है तो ऊपर जाता है, तो उस तरह से होल्ड हो रहा है। तो ये भी दोस्तों, ये भी आपको देखना पड़ेगा, आपकी एक्सपेक्टेशंस से ना ज़रूरी नहीं है कि जो भी आप एस्टिमेट लगा के बैठे हो वो सही हो, ठीक है। तो अब हो सकता है कि ये यहाँ तक आ जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ से ही टच खा के ऐसे गिर जाए। तो अभी तो मैं कोई एंटर नहीं करूँगा दोस्तों, अगेन मन करता है ट्रेडिंग का, बट हम एंटर नहीं करेंगे, हम अपना प्रॉफिट कमा के बैठ चुके हैं। हम बस ये टेक्निकली अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए देख रहे हैं, रोज़ हमें ऐसे ही देखना है, आपको भी ऐसे ही देखना है अपनी जॉब ख़त्म करके, ताकि नेक्स्ट डे के लिए आप एज अ बेटर ट्रेडर हर दिन में, जैसे कहते हैं ना, 1% इम्प्रूवमेंट भी करो तो कितनी हो जाएगी, तो उस लेवल की आप मैच्योरिटी बना सकते हो धीरे धीरे, ठीक है दोस्तों। 250% अपने आप को और मैच्योर कर सकते हो, 2.5 गुना बड़े बन सकते हो अपनी उम्र से। तो आगे और वो तभी बन सकते हो जब आप दूसरों की नॉलेज को जानो जो आपसे बड़े हैं, जैसे ये लोग, और थोड़ा अपना भी एक्सपीरियंस लगाओ। तो मैं तो एक गोल्ड में भी, गोल्ड स्टॉक्स में भी ऐसे ही हुआ था। अभी कुछ पिछले जब मार्च में, जब अप्रैल में उसने स्टॉक्स बेचे थे, तब भी गोल्ड को बहुत बढ़ाया जा रहा था, गोल्ड स्टॉक्स ले लो, गोल्ड स्टॉक्स ले लो, इस तरह के इंटरव्यू तब भी होते थे। तो क्या पता ये कोई ऐसे इन्वेस्टर्स के खिलाफ भी साजिश हो जो इस तरह की बातें जानते हो, पर थोड़ा उनको हटाने का थोड़ा सा भी चांस हो तो वो फंस जाएं इस तरह की बातें सुन के। पर हम और आपके जैसे नहीं फंसने वाले, ना हम फंसने देंगे, हम तो ऐसी वीडियो बना बना के डालते रहेंगे, ठीक है दोस्तों। तो अब ये तो मेरे को नहीं ट्रेड ठीक लगा जो ये कह रहा है ना, जो टेक्नोलॉजी की बातें कर रहा है, लॉन्ग टर्म में मुझे नहीं ठीक लग रही, क्योंकि आज ही मैंने एक ट्रक ड्राइवर की भी वीडियो देखी थी एक, और उसमें उसने यही बोला था कि भाई अभी उसने ट्रक ड्राइविंग का बिज़नेस स्टार्ट किया कि 40 साल और लग जाएगा ऑटोनोमस। तो जो इंटरव्यू था उसने पूछा कि भाई आपको क्या लगता है बिजनेस के लिए ऑटोनोमस ट्रक्स होंगे क्या, कैसे रहेंगे? तो उसने वो कहता है कि अभी जिस हिसाब का मैंने इनका लेवल देखा है ना, और जिस हिसाब की ये लेवल की कम्प्लेक्सिटी का काम है, उस हिसाब से तो उस लेवल पे पहुंचने में इनको, जो ऑटोनोमस की बात करते हैं इलेक्ट्रिक, इनको 40 साल और लगेंगे। तो 40 साल, तो 40 साल में तो बुढ़ा हो जाता है बंदा, रिटायरमेंट की एज में आ जाता है। तो कमा सकते हो आप, इट्स अ गुड जॉब, अगर आपको एक वो चाहिए अप्रोच ज़िंदगी में कि डरना नहीं, मतलब ऐसे ना आप डरो मत। अगर आपने सोचा ट्रक बिजनेस करेंगे हम, ट्रक बिजनेस करो, 40 साल का टाइम है, तब तक बहुत कुछ हासिल हो जाता है, बहुत कुछ सीखा जाता है। Opened in 2016, and you can bypass LA and Long Beach. इसी तरह का वो है फार्मिंग, फार्मिंग भी ऐसे ही है, फार्मिंग में भी 10-15 साल आराम से, रिटर्न बहुत अच्छा है। Go directly to the East Coast from Asia and still carry 15,000 boxes. You know, the old lanes, you can only fit 5,000 box ships. Now you're bringing 15, 16,000 box ships. And now you don't go to one port, LA, you go to 4 ports on the East Coast. You go to Savannah, you go to Norfolk, you go to New York, New Jersey, you go to Houston. And, you know, which means you're only offloading 20, 30% of your cargo. But more importantly, you're bringing the cargo closer to the population. Because what was eating you if you're offloading in LA and Long Beach was the constraints, the time, and then you had to get on rail largely and get it from, you know, LA, Long Beach to Dallas, to St. Louis, to Kansas City. And so that was, especially with the rail lines, killing you. Now you can bring it right into Savannah, where the Southwest population is, or to Houston, the Southern population, or New York, New Jersey, the Mid-Atlantic, New England, and get it directly to them. But this also involves a lot of investment by companies in warehousing and storage areas. But it gets them out of LA and Long Beach, which they just see as a black hole in some cases. You got to remember, LA and Long Beach was handling 40% of all the containers coming in, and it was only growing. And now these new ports are really competing with them. And that's why you saw a lot of investment over the past 10 years in Savannah, Houston, New York, New Jersey, dredge, raise the Bayonne Bridge, new facilities so you can bring these larger vessels in. Yeah, I mean, that just sounds incredibly more efficient and cost effective, shipping something from Shanghai to New York instead of shipping it from Shanghai to LA and then having to put it on a rail. I mean, that's just
game changer. Yeah, and if you look at the freight rates now, and you look at these indexes, which kind of take the average of it, if you look at the Freightos Baltic Container Index, from Shanghai to LA Long Beach is 6,000 and change, but to the East Coast it's 9,000 and change, and you'd sit there and go, wow, why am I paying an extra 3,000 for a container? But if your reliability is a lot better, I know I can get this ship in. I know I can offload it. And plus, I don't have to worry about rail. I've got a shorter transportation land bridge I got to deal with. I'm not warehousing it. I'm not dealing with detention and demurrage charges because the Port of LA and Long Beach is backed up. Then you're willing to pay, some people are willing to pay that little extra money for the better reliability, because that's something else we've seen is just a fall off the cliff of reliability. So, pre-COVID, the reliability, the time you would get your container delivered to you on time was about 70 to 80%. Now it's, at the height of COVID, it was in the 30s. Now it's bouncing between 30 and 40%. And so, people who are shipping sit there and go, listen, I'm willing to pay an extra $3,000 for a container, again, because you spread it across the entire contents of a container. Unless you're shipping couches, which is, large volume cargo, you can spread that across, and it's more efficient for them. So I've just got the Freightos, just the global container freight index. And as you mentioned earlier, the price skyrocketed from $1,500 to $10,000, $11,000, I think, at the peak. And now it's down to $6,100. So obviously, the shipping companies, the container companies, were printing money at $11,000. But how profitable is $6,000 for them? And what are their costs? What are the biggest costs? Is it labor? Is it buying the ship? Do they have debt on the ship that they have to pay interest on? Walk me through sort of what their income statement would look like based on where the freight rate is. Sure. So, labor costs are pretty low for them because, again, one of the things that you're seeing is they're shopping around the world for the cheapest labor. So, the most common mariners are from Philippines, India, Russia, which has been a bit of a problem recently, Indonesia, and India. And so, they can keep their freight rates, their labor costs down pretty much. Again, they've built larger vessels, economy of scale. One of the things that we talked about 15 years ago, ships are tremendously bigger, went from 5,000 to 20,000 TEU, but the crews have gone down because of automation and elements, where you needed a 35-person crew, now you need 25. So that has gotten a lot cheaper for them. Fuel has been the one thing that's really ticked up quite a bit. And again, one of the things that we're seeing is a return to kind of slow steaming, to slow the ships down, to reduce down that fuel level so that they're not burning as much. Ironically, one of the things that we saw was in January 1st of 2020, there was a change in fuel. You had to go to this low sulfur fuel oil because of sulfur emissions. This was part of that phased element of emissions. And so ships either had to buy the very low sulfur or install what's called scrubbers, which basically scrub the exhaust. And what we're seeing right now is those ships that installed scrubbers are making money because they can buy cheap fuel. They don't have to buy the very expensive fuel, but those are going to be phased out. You can't operate scrubbers after, I think it's 2024. So they've got to phase them out next year. So, that's going to kick back up again for them. Again, we're seeing companies laying ships up, just not sailing a vessel, what they call blank sailing. And what we see is a lot of these ocean carriers right now are deferring the building of their vessels, and instead they're leasing a lot of vessels from these non-owner operators, companies like Seaspan, Atlas, Costamare, which are really good investments right now. If you look at what happened with Atlas and Seaspan, this takeover bid, it's a really interesting one. Yes, so there a lot of carrier companies are leasing ships. They don't own the ships; they're leasing ships, and Zim does that too, right? Oh, Zim is probably the classic case of that. When you look at Zim a year ago, they only owned one ship. They operate 100, but they were basically just leasing the rest of them because, again, they were not sure what the market was going to do. So they went to leasing firms, and these NOOs, as they're called, would build these ships. They would get these great deals because they would build 20, 30 ships at a time. And they're basically the U-Haul of the sea, basically, they just rent them out to do it. But you look at, again, Atlas or Seaspan, which is a subset of Atlas, is a great example of that. They've been able to lease out every one of their vessels. They've got contracts through 2024 into 2025.
And basically, they have paid off nearly all their vessels so that whatever they're taking in right now is going to upkeep, maintenance, and basically profitability. Right. And so if you're renting a ship, obviously what you don't want to happen is you lease a ship for, let's say, a month. I know that to do that, and then shipping rates explode higher. You make all this money, but then you have to constantly re-up your contract. And I'm guessing the person who's leasing their ship will charge higher rates. But Zim and a lot of these companies, they've leased them out for years, right? So those are profitable. So who's in a better position? Well, I think the people who own the lease are the best ones. I mean, they're renting the ships. They are just kicking back and loving this because they've got great deals. So that even if the ships come back in 2024 and 2025 and there's no one to lease them, they paid them off. I mean, they'll lay them up cold and sit there, but there'll be a demand and need for them going on. Zim, for example, started building ships because they realized, okay, we're leasing like crazy here. We need to have some ships built. And most container companies go to like Alpha Liner and you look at the list of the top container liners and they break it out by the number of ships they own versus the number they charter. And usually what they'll do is they'll have a good core fleet of vessels that are their own, and then in turn they'll plus up. What happened in 2020 is, again, I could have gone in business with a rowboat and moved one container, and I could have probably have leased that for money. It was just, if you had anything that floated, it's out there now. The amount of vessels that are like that are not being used is infinitesimal right now. It's crazy how low it is. But as I mentioned to you before too, a lot of ships are running that shouldn't be running. And so what you're going to see is this mass scrapping that's going to take place. So because of technology and because of the flexibility of vessels, you're going to see a lot of these vessels go out of service. And so it's going to be a big kind of circuit change what's going on. For me, the NOOs are really, for me, what I watch, because again, they're doing a smart move. They're out there leasing those vessels. They're filling in, and they were able to get some pretty good long leases with some companies back when everything was hitting. They got locked into 1, 2, 3 year long leases in some cases, not just a few months. So they were in a pretty good position to be in. And whether those ships sail or not, they make money. It doesn't matter if you get that car from Alamo. They don't care if you drive it or not. They're getting their rental fee every day. And matter of fact, if you don't drive it, that's better for them because then there's less wear and tear on the ships. So the roughly the container rates are at $6,000, $6,100. At what point at what prices does it start to become unprofitable for a lot of these shipping companies where they start to get under pressure just because shipping rates are falling so much? Sure. So I think the red line there is the pre-COVID rates, that 1,500 to 2,000. They don't want to return to that. That's not what they want by any means. And so what we've seen so far is a lot of the ocean carriers, beyond investing in new technologies, are also diversifying themselves. Pre-2008, if you looked at ocean carriers, they owned the containers, they owned the chassis, they did a lot of the movement on and off the ship. They owned the terminals. But in 2008, when the global recession hit and they invested in these huge, large ships, couldn't get rid of the ships because they would lose money if they got rid of the ships. So what they did is they divested themselves of terminals, of containers, of chassis, everything they could have. Now they're being much more rounded. You got container companies buying air freight companies. They're buying terminals back. CMA CGM bought back the Phoenix terminal at LA, for example. So they are once again creating a much more rounded economy for themselves. They're not solely based on ocean freight. So obviously, if the freight falls, that's bad for them. But they're in a much stronger position. And again, this is where I think these container companies are going to be a lot different coming out of a potential recession in 2020, whatever it happens to be, because one will happen, than it was in 2008. In 2008, they had so over leveraged themselves. They're almost like. तो दोस्तों देखो डाइवर्सिफिकेशन कहाँ से की, कहाँ से कहाँ पहुँच गए. बस वाटर ट्रांसपोर्ट को छोड़ के ट्रांसपोर्ट में अब जब पैसे आ गए तो एक्सपेंशन वहाँ नहीं किया वापस. अब वाटर ट्रांसपोर्ट वालों को जब पैसा है वो एयर फ्रेट में एक्सपेंशन कर रहे हैं. तो क्योंकि उनको पता है कि वाटर नहीं चला तो एयर चल जाएगा, एयर नहीं चला तो वाटर चल जाएगा. पर अगर वाटर का ही पूरा बिजनेस फेल हो गया तो पूरा ही, तो जैसे 2008 में इनके साथ पूरा ही बिजनेस फेल हो गया, इनका चला नहीं. ठीक है, तो पेमेंट्स नहीं चल पाई. बट ऐसे एयर पे भी बहुत सारे पार्टशिप होते हैं जैसे कि जेट्स वगैरह के, और अमीर लोगों का सेगमेंट है बेसिकली, टॉप लेवल के
लोग इसकी डिमांड करते हैं इस तरह के ट्रांसपोर्ट की। तो ये एक प्रीमियर इकोनॉमी में भी इन्होंने एक हाथ मारा, डाइवर्सिफिकेशन बहुत अच्छी की इस बारी, जिन्होंने 2008 का क्रैश सर्वाइव किया था। तो ये भी एक सीखने वाली बात है, बड़ी इंपॉर्टेंट। Like the passenger liners today, if you watch the information on Carnival and Royal Caribbean and Norwegian, they had so invested themselves in the concept that this is always going to go up. It's never going to go down. We're going to invest in bigger and badder ships. There's no problem here. They were the real estate of shipping basically, and now they're suffering because they can't sell enough stock to get them out from under, and they can't sell the ships to anyone because who's going to buy a 5,000 person passenger ship? Nobody needs one of those. But the ocean freight companies are in a much better position than they've been before. And even on the dry bulk and the tanker side, I think they'd much rather be smaller because they know that when it hits, their ships make more money per ship than ever before. They can make it. I don't think they're so worried about providing the supply as much as when the demand hits, they're going to make some profitability here. And if you look at the tanker market, for example, one of the things it did is it bled off those really big, massive ships. Because while they were great, huge economies of scale, they found the medium-sized vessels, what are known as MRs and LRs, medium-range and long-range vessels, were the better ship because you can drop it into more trade routes. If you had this huge, massive vessel, you can only go on certain routes. And the container companies are starting to see that. They need versatile ships, not just these big, huge monster ships that can only be used on the Europe to Asia route. You brought up the cruise liners. Yeah, that is the fourth type of ship where they transport tourists often to very friendly sunny destinations. The demand there has fallen off a cliff. I'm sure it's somewhat restored, but in 2020, I mean, it fell 99%. What is your outlook on those types of companies? And I know financially it's a little complicated because they've issued, as you say, like so much stock. Yeah, well, they made a critical error. Let me be clear. I think they thought in early 2020 this is going to blow over, and none of them did what they should have done, which was start laying ships up, because they could not foresee this happening. And they were bleeding cash. When you look at Carnival and Royal Caribbean and Norwegian, and you look at their reports for 2020 and 2021, I mean, they were just hemorrhaging money. And what gets with no revenue. There's no revenue, but there was literally nothing done to prevent the loss. I mean, they didn't lay the ships up. They had full crews sitting there. I mean, at one point there was like a parking lot off Bermuda and Bahamas that was fully staffed container cruise ships with nobody on board. And again, they laud themselves all the time, but I think their management has to take a hit for this because they have not done the phased coming back into service. They keep thinking they're going to put 5,000 people back on Oasis of the Sea, and it's not going to happen. And they've done very little to manage that. I don't know. No, you're kind of dressed like you want to go on Oasis of the Sea. I will always go on a cruise ship. Let me be clear. I love cruise ships, and I will go on them in a minute. But I think they need some management. Now, what's really interesting about the cruise lines is Carnival isn't just Carnival. It has subsidiary lines. Royal Caribbean, Norwegian has that. And what you're going to see them do is bleed off some of these lines. If it's bankruptcy, whatever it is, what we saw them do last year was start scrapping vessels. I mean, they just took old ships out of service and sold them. But the problem with scrapping them was they weren't even getting money on the steel that they should have been getting. Just the pure tonnage of the vessel was not paying them enough money. They just had to get them off their books. And so they were running ships aground. It was a great image in Turkey of about 8 of them lined up, Carnival and Royal Caribbean, side by side. And the other problem they had is their order book was full. And so they couldn't back out of orders. They tried to slow them down. But now... of buying new ships. New ships. And so they were just... Again, if you read the, CLIA, which is their a group that represents all of them, you read their reports, and man, it was like, this is never going to stop being sunshine. And you read the delivery reports, and ships were just bigger and bigger and more expensive, and the more frills, and just nobody saw it. And so, does Carnival, Royal Caribbean, and Norwegian go away? No, I mean they're not going to go away.
But what you're going to see is a fundamental restructuring of them. Again, they're incorporated offshore, so they're not even a U.S. company. So, they're in Panama, Bahamas, and Liberia. They're going to bleed off ships. They're going to take substantial losses, but I do think there's an opportunity there investment. When those stocks hit the lower, again, look out the 5-10 years. And if you look at their past growth, I would have told you in 2013 that when Costa Concordia went ashore off Sicily and 32 people died, this was going to have an impact on cruising because this was pure human negligence. And the fact that more people didn't die was just due to happenstance. You saw a dip in the cruise industry for about 6 months, and then nobody remembers it anymore. And I think COVID's going to be that way. Once you get past the COVID elements and cruise lines start doing some smart things, which are starting to do shorter cruises, 2-3 day cruises, so that you don't ping COVID cases, get them on and off the boat before anything happens. No, I'm serious. I think it's a smart move they're doing. What they're finding is these long voyages is what's killing them. They've got to go into ports that are much more safer for them to go into. Once they start doing that, and again, it's going to go to top management how it goes. Carnival's the biggest one. They've got the most cushion because they are the biggest operator out there. They're more likely to get it. I think Royal Caribbean is in a good position. Norwegian is the one to worry about because they've just got a smaller market than everybody else, and they don't have as much cushion. And yeah, Norwegian, like the other companies in the other cruise liners, is very indebted. Yeah. Again, they just I just don't understand the operating procedure they were doing. They just did not see what was coming, and I don't think you had to really read the tea leaves too much to understand that a global pandemic is not going to make a lot of people want to get on a buffet line with 5,000 other people in the near future. Sal, is it true that one of those cruise liners used to be a company that owned the Titanic? White Star, which became Cunard. So, and that's actually a subset under Carnival right now. So the White Star and Cunard combined together, they run like the Queen Elizabeth, the Queen Mary, Queen Victoria. So and they've been hitting very hard too because they tend to do these really long voyages, around the world, these multiple ones. And those are the ones that they have the biggest problems with because the longer the passengers are on, the more ports they hit, the more likely you are to have an outbreak on board. Yeah. So you'd say shorter cruises, those longer cruises where you stay in 100 days on a boat, those aren't coming back for a while. It depends where you're going. There was just an announcement of a cruise going down to Antarctica for 154 days. So, again, if you can afford that, that's great. But it does have to make some stops. And so there's that danger. And I think as we get better with COVID, we'll see that come back. I think what is happening right now with the cruise lines is they had put off this for so long and have tried to restart so many times. It's cost them so much money that now their debt is just, they can't hide it anymore. Too big to fail has been their mantra for a long time. But they just have tried to restart so many times and they just can't seem to get it to kick right now. And I think it's because of the management. I'm just really fundamentally amazed that their management, which pats each other on the back all the time, failed them miserably. Yeah. Sal, I've got a question. तो दोस्तों इसलिए कंपनी देख लो, एक दो जहाज भी कंपनी के होते हैं ना, अगर वो उनका इंजन भी स्टार्ट ना हो तो ये भी रीज़न हो सकता है स्टॉक्स गिर जाने का। इसलिए कहते हैं इंडिविजुअल स्टॉक्स ना खरीदो, ETF खरीद लो या फिर इंडेक्स खरीद लो, वो बेटर रहेगा। वो आपका वापस आने का चांस तो रहेगा, पर जो स्टॉक्स है वो अगर एक बार ऐसे जहाज ख़राब हो गया ना, कंपनी गई। जो टाइटैनिक ओन करती थी, जो क्वीन के जहाज़ों पे जो 100 दिन के जिन पे बड़े बड़े जहाज़ थे, वो देख लो अब उनका इंजन ही नहीं स्टार्ट हो रहा। और इनका इंजन बहुत बड़ा होता है, ऊपर से इन्फ्लेशन ऐसी है, सप्लाई चेन में लगा हुआ। कोविड के लोग जो मैकेनिक वगैरह होते हैं वो ट्रैवल नहीं कर सकते, तो उधर से लोन की पेमेंटें आ रही हैं, इधर से इनकम नहीं आ रही, तो क्या होगा? नीचे जाएगा ना काम। और फिर जब ऐसी कंपनियां बॉन्ड इशू करती है तो इन्वेस्टर्स भी आना पसंद नहीं करते, वो भी सोचते हैं हमें यील्ड हाई मिल जाए। ठीक है, तो अभी वही हो रहा है, पर ये हाई में नहीं, पहले उनसे बड़े इन्वेस्टर्स उनसे पहले ही आके बैठ गए जिन्होंने बाय मार के यील्ड गिरा दी। बट ऐसा हो सकता है कि और भी यील्ड, तो ये कंसेप्ट आपको समझा है यील्ड का?
ये ही कंसेप्ट है ओवरऑल। ये वर्ल्ड वाइड यूएस डॉलर से रिलेटेड है ना, तो इसलिए ये बॉन्ड्स इंपॉर्टेंट है। मैं कोई और कंट्री के बॉन्ड्स इसलिए नहीं दिखा रहा, ठीक है, क्योंकि ये से आप पूरी दुनिया ही देख लोगे एक बारी में। जो हमने बैंक ऑफ जापान में देखा क्यों बाय हो रहा है, क्यों बाय हो रहा है, वो हमने एमएनक्यू में देख लिया ना, इसमें देख लिया ना, जापान का भी, ब्रिटेन का भी और यूएसए का भी। तो वो तो अलग अलग स्टॉक्स थे पर उन्होंने ट्रेड किया यही। तो ये भी आपको देखना है, ये भी समझना है कि यहाँ भी देख लो, इतनी जगह से आए, इतनी जगह से ट्रेडर्स आए और उन्होंने क्या देखा। या फिर यूएस के ट्रेडिंग बॉट्स ने देखा, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, ठीक है। तो पर ये फिर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि डरो मत। अगर आपने 100 चार्ट अपने मुंह के आगे नहीं खोले हुए ना, 4-5 टाइम फ्रेम नहीं मुंह के आगे खोले हुए, तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको समझने की ज़रूरत है, ठीक है। अब इस पर कोई नहीं, कुछ भी नहीं खुला। ये 5 मिनट का यील्ड चार्ट, ये 5 मिनट का वो, ये 5 मिनट का एमएनक्यू, और ये 5 मिनट का ये इंट्राडे वाला, और ये फुल डे वाला, और ये 1 मिनट का चार्ट, ये 5 मिनट की कैंडल की लाइन, और ये येलो टू येलो 15 मिनट की कैंडल की लाइन। और हर एक चार्ट पे सेम ही पीरियड की मूविंग एवरेज है, येलो वाली 100 की, ब्लू वाली 20 की। और ये इचिमोको की सेटिंग भी है, इचिमोको की सेटिंग ये है नॉर्मल जो आती है, ठीक है, स्टाइल ये है। तो ये है दोस्तों, एंड चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे। Are there futures on other freight futures on freight rates in the same way that there are futures on oil? They've been trying to do that with containers. So the future market for containers has been trying to get started. I have not seen it really develop. It's not something I've seen really mature yet. It'd be interesting to watch, but man, I got to tell you, it's pure. There's a lot of luck in that. It's just because, how do you call it? Where do you see it? Because again, the thing about ocean shipping is you can shift it so much, so you can always move it around, and being in the right place at the right time sometimes is pure happenstance. And, nobody really saw what COVID was going to be unless you were really attuned to what was happening. And as I mentioned to you before, the tanker market is probably one of the best for that, where you're sitting there with a load of diesel on a ship, and all of a sudden you see an opportunity to move it, in the futures that way. The container one is an interesting one. And like I said, they've been talking about it. I know like Craig Fuller over at FreightWaves has talked about that, seeing about that's if something you can do. It's one of the reasons he started his outfit there, was to try to read freight, kind of become like the Bloomberg of ocean freight. But I haven't seen it really take off yet. The other positive about ocean shipping, I will tell you, is a lot more data out there, a lot more information out there, so that you can follow this a lot better. I think, everything from news sources to good reporting out there. There's bad reporting out there too. Be careful, because there's a lot of people who don't understand this at all, and they make cases and I can't tell you the number of people who I heard talking about freight rates are falling off a cliff and this is the end, and it's like, okay, it's not the sky's not falling here. You need to understand that. But if you watch it and understand it, and again, I'm really encouraged by what I've seen. The question is, how do they take this money? But the X variable I keep saying out there is this technology issue, is what happens with this that's going to drive up the cost for shipbuilding and ship operation in the future. Sal, obviously, not investment advice from you or from me, but what company or type of ship do you think is best poised to weather the next few years? And then also, where do you think the greatest risk are? What company or sector do you think is going to be the worst performing sector? I watch a company like OSG, for example, in the tanker market right now. I think they're undervalued immensely. I think there's a lot of opportunity here. There's also a government issue going on right now where the U.S. really wants to get more U.S. flagged tankers in. So they're in a really good position right now, including a program that provides a subsidy to them. I think they're in a good position to really go up, and plus they're just ridiculously low. I gotta say, their stock value has been undervalued. All tankers' stock value has been, in my opinion, undervalued
for quite a long time. I think a lot of the product tankers are in a good position. DHT, International Seaways. I think they're in good positions too to do it. I'm very unsure about the crude oil market. I think that's an issue. I think Flex LNG is going to do nothing but increase. Especially with the phase out of coal in a lot of you just saw Hawaii, for example, get its last shipment of coal. So there's got to be a replacement for that. LNG seems to be the appeal for a lot of people because it's a cleaner burning fuel, good intermediary fuel for right now. I think the container market's an interesting one to watch. I know it's coming down but it's going to stabilize back out again. And it'll be interesting to see. तो अब ये जैसे इसने बोला ना स्टेबलाइज भगाना बैक आउट अगेन, तो बाय करके बैठना नहीं भाई, स्टॉप लगा के बैठना, ठीक है, और स्टॉप लॉस वहीं होना चाहिए नीचे। एंड अभी कोई कंसोलिडेशन डाउनवर्ड तो जाती हुई दिखी नहीं, देखेंगे रिसेशन कैसे नंबर आते हैं तभी पता चलेगा कि वही सपोर्ट आएगी कि नहीं आएगी। और सपोर्ट आ भी गई तो अगर बहुत ज़्यादा ही ओवरबॉट है जैसा कि अभी है, अगर इस लेवल पे होता, इस लेवल पे आ जाएगा ये ब्लू वाला, तो हम भाई मार लेंगे, देख लेंगे तब क्या होता है। बट अभी तक तो भाई ऊपर ही टारगेट लगा के बैठो, ठीक है, यहाँ पर लगा के बैठो और फिर भी यहाँ पे नज़र रखो। तो ये है दोस्तों, इसको रिमूव कर देते हैं एडवांस को, यहाँ पे बैठो बाय लगा के एंड नज़र रखो कि यहाँ पे क्या हो सकता है। See what some of these container companies do. Container companies are weird because a lot of them are privately held, so you can't even invest in some of them. But when new companies come in, I think Zim has changed that model. Is what happens when you have an IPO like Zim come out there? Because I talked to a lot of people when Zim was doing their IPO, and they were sitting there going, "Oh, this is never going to work. It's never going to work." It's like, no, this is a good idea for them to do this. And I think it got overhyped for a long time. There was a lot of people on the Zim bandwagon, and in like February, March. Man, it was just like and then people got off, they got back on. It's just I think there was a lot on that. But I think on the dry bulk side too, I mean we're seeing a lot. Eagle, which is a one I like to watch a lot. I think they're a great solid company. I think they have a great leadership, corporate management, I think is fantastic. I think they're well placed for where they're going to be. These medium-sized bulk companies are really interesting to watch right now because again, something as simple as hey, we're shifting over to electric hybrid power. Well, you're going to need a buttload of copper. And copper can only be hauled by these guys. So don't think for a minute, I have a lot of people telling me, well, coal's going out, so bulks are going out. It's like, no, it's like the amount of ore you need to move is increasing. And what we're seeing is a lot of that futures playing out there. It's like, well, let me get it from Brazil now. Well, I'm going to get it from South Africa now. I'm going to get it from West Australia now, or I'm going to get it out of Canada now. And so you're seeing a lot of that movement take place. And there's a big return back to bulk shipping. And again, it's the biggest growing sector in shipping right now. It has been historically over years. We don't see them being built right now, but you're going to see them really change here in the future once we get through this container wave. So, those are kind of the companies I look at right now as really interesting to watch. And again, look at them long term. If you want to make some... Again, दोस्तों, long term के चक्कर में मत बैठना, बताया ना आपको। लॉन्ग टर्म में चक्कर में बैठोगे तो दिक्कत होगी। एक दिन का 1% टारगेट रखो, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखो। ऐसी बातें वही लोग करते हैं जो डे ट्रेडिंग नहीं कर सकते। आपको ये बातें याद रखनी है, ठीक है। आप इसको ईमेल करके भी पूछे ना, भैया डे ट्रेडिंग में आप करवा दोगे ज़रा, तो ये नहीं मत करेंगे। तो ये बेचारे ऐसी इन्वेस्टिंग करते हैं, मेरे को दया आती है दोस्तों, इस तरह की बातें जो करते हैं, ये विश्वास करते हैं। तो प्लीज़ ट्रेडिंग करते हुए इंट्राडे में तो स्पेशली नहीं बैठना, और अपना पर्सनल पोर्टफोलियो में भी ज़्यादा एलोकेशन नहीं एलोकेट करनी। कब तक? जब तक फेड अपनी क्वांटिटेटिव ईजिंग ना अनाउंस कर दे, क्योंकि जो भी इसने इंक्रीज़ बताया डिमांड में वो तब की थी जब क्वांटिटेटिव ईजिंग थी, जब क्वांटिटेटिव टाइटनिंग नहीं थी, ठीक है। तो तब क्या प्राइस पे अभी तक वो और प्राइस छोड़ा नहीं है, तो हो सकता है कि फंस जाए काम। इसलिए बहुत ज़्यादा सतर्क होने की ज़रूरत है, और नंबर्स को देख के अपनी पोजीशन को मैनेज करने की ज़रूरत है। अगर नंबर्स वीक आते हैं, रिसेशनरी आते हैं और यहाँ पे क्रॉस ओवर लगता है, तो हम बाय जाएंगे।
लॉन्ग जाएंगे और यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के बैठेंगे इस लो पे। तो अभी यहाँ पे पता नहीं कितने दिन लग जाएंगे आने में, यू नेवर नो। तो मायर्स की है और पता नहीं स्मॉल कैप कंपनीज का भी क्या हाल होगा। तो बच के रहो दोस्तों, संभल के रहो, यही है ट्रेडिंग, ठीक है। Quick money, man, you just got to be following it really closely. Yeah. And so what about company or type that you're the least constructive on, that you think will have encounter the most challenges? Well, I think, again, crude oil carriers are really one of the big challenges right now. और अगर just यहाँ because पे of बुलिश नहीं जाता तो लोअर जाता है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो जो कैटलिस्ट्स हैं वो ट्रू रहे हैं। शॉर्ट वाले यहाँ पे शॉर्ट लगा के बैठ सकते हैं, बट और यहाँ पे इस बटन को छूने का इंतज़ार भी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ है। और बियरिश के लिए यही होगा कि हायर यील्ड डिमांड की जाए बॉन्ड मार्केट द्वारा, या रिसे और जो स्ट्रॉन्ग नंबर्स आए हैं वो और स्ट्रॉन्ग हो जाएं, या यूरोप यूके में स्ट्रॉन्ग होने लग जाएं। ऐसा भी हो सकता है, पर मुझे नहीं लग रहा कि ऐसा होगा। तो आने वाले इवेंट्स पे रहेगा और उस हिसाब से अपने प्रॉफिट मैनेज करेंगे, हम अपने डायरेक्शंस भी ट्रेड करेंगे, स्टॉप लॉस भी उस हिसाब से मैनेज करेंगे, पोजीशन भी देखेंगे। पर कल ही बताया जाएगा जब ये नंबर आएंगे, ये बात है। 26 अगस्त कल ही पता चलेगा। कल क्या क्या आने वाला है। टोक्यो की सीपीआई आने वाली है, जापान की सीपीआई आएगी, तो कल भी हमें पता चल जाएगा। अगर प्रीवियस से कम आई तो इसका मतलब फेड को इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, जो उन्होंने सोचा था। जितने प्राइसिंग कर लिया मार्केट ने उस हिसाब से काम बन गया, बट अगर नहीं बना तो फिर और चक्कर है, तो फिर बियरिशनेस देखने को मिल सकती है फिर। और उसके बाद इन रिटेल सेल्स भी देखी जाएगी, बट ऑल ओवर वर्ल्ड का जो आएगा वो फिर हम यूएस के टाइम पे ट्रेड मारेंगे 6 बजे। हम यहाँ तक देखेंगे, 5:30 बजे तक हम सारी कहानियाँ मार्केट का रिस्पॉन्स सब पहचान लेंगे, फिर उस हिसाब से पोजीशन करेंगे। और ब्राज़ील की पीपीआई आने वाली है मंथ ऑन मंथ, पीपीआई ईयर ऑन ईयर आने वाली है, ठीक है। इंडिया की बैंक लोन ग्रोथ क्वांटिटेटिव ईजिंग कितनी हुई ये भी पता चलेगा। ब्राज़ील में कितना करंट अकाउंट, कितनी एफडीआई आई, क्या वहाँ की करेंसी में लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या इमर्जिंग मार्केट में डिमांड आ रही है, क्या डॉलर बेच रहे हैं लोग और इनकी करेंसी ख़रीद रहे हैं, तो ये भी हमें पता चलेगा। तो अगर वो फिर साइन होगा डॉलर में बेरिशनेस का, डॉलर की वैल्यू में, और डॉलर डिनोमिनेटेड एसेट्स की वैल्यू में बुलिशनेस का साइन होगा, तो फिर हम उस हिसाब से ट्रेड लेंगे, बाय बना के बैठेंगे जैसे आज बना के बैठे थे, ठीक है। और क्या आएगा। और इटली का भी बीओटी ऑप्शन आएगा 6 मंथ का। और ये बीओटी पता नहीं, पर मुझे बॉन्ड लग रहा है। लेट्स सी इसके क्या इंट्रो कुछ लिखा है, इसका कोई डिस्क्रिप्शन नहीं दिया जैसे दूसरों का दिया होता है, बट कोई नहीं, कोई सब्सक्राइबर मेरे को उसमें लिख देना कमेंट्स में, ठीक है दोस्तों। एंड और क्या आएगा, बैलेंस ऑफ ट्रेड आएगा मैक्सिको का। मैक्सिको की करेंसी के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगा। अगर नेगेटिव आया, नेगेटिव है तो इसका मतलब ये डॉलर के मुकाबले कमज़ोर हो सकता है ये, और ज़्यादा नीचे को जा सकता है। फॉर करेंसी स्टॉक करेंसी को अगर ट्रेड मारना है तो ऐसी सेम रुपये के लिए भी हो सकता है। रुपया जो गिरता ही जा रहा है वो भी देख लेते हैं, रुपया क्या और गिर सकता है कल। आई एन आर देख लेते हैं, यूएसडी INR फ्यूचर्स। तो INR दोस्तों देख लो, ये तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। मतलब USD बढ़ गया, ओके। USD यहाँ पे भी बढ़ता ही जा रहा है, तो बट वो भी यील्ड पे भी देखेंगे, यील्ड पे भी क्या असर पड़ता है। अगर यील्ड भी कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई आज, बट ये ज़्यादा यील्ड पे असर डालेगा। अगर ये वीक आता है तो लोग डॉलर में मूव इन करेंगे, ठीक है। पहले करेंसी से एग्जिट करके डॉलर में मूव इन करेंगे, फिर डॉलर की वैल्यू मार्केट में सप्लाई घटेगी, फिर वो रिफ्लेक्ट होगा बॉन्ड प्राइसेस में, फिर उससे क्या होगा, यील्ड बढ़ेगी। फिर वो डॉलर वालों होल्डर्स को अगर यील्ड अच्छी लगी तो वो यील्ड खरीदने आ जाएंगे, फिर यील्ड हमें फिर रेजिस्टेंस देखने को मिल जाएगी, जैसे यहाँ मिली आज, ये रेजिस्टेंस देखने को मिली, यील्ड लोगों को अच्छी मिली, लोग आ गए। क्या पता साउथ ब्राज़ील वाले आ गए हों, वो उन्होंने डॉलर बेच दिए हों, पर वहाँ पे भी बेचा नहीं, लगभग नेट इन्फ्लो ही हुआ है। बट एक उसमें ये जो कैटलिस्ट है इसमें वो भी एक रीज़न हो सकता है यील्ड कितना ऊपर जाने का, ठीक है दोस्तों।
और फिर वापस इतनी जल्दी आ जाने का। तो क्या पता उन्होंने भी हमारी तरह ही ट्रेड देखे हों और रिसेशन रिस्क से रियली बाय करके बैठ गए हों, साउथ अफ्रीका वालों को कुछ समझ ही ना आ रहा हो। तो ऐसे आप खुद भी अपनी इन्वेस्टिंग में अगर आप एक ब्रेक मारना चाहते हो तो बॉन्ड खरीद के बैठ सकते हो, और फिर जब आपको थोड़ी सुध-बुध हो जाए 6-7 महीने में, तो आप वापस कैश में कन्वर्ट करके इंट्राडे या फिर स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो। ठीक है दोस्तों। और क्या आएगा कल? कल आएगा यूनाइटेड स्टेट्स का कोर पीसीई प्राइस इंडेक्स, तो ये भी अच्छा है। हाई फोरकास्ट, हाई वोलेटिलिटी होने के इसमें चांसेस है 6 बजे, तो हम तैयार बैठेंगे कल। कल भी हमारे बढ़िया पैसे बन सकते हैं, 1 या 2 लॉट लगा गई जैसे आज बने, वैसे भी बनी जाते हैं नॉर्मल में भी अगर आप अच्छी ट्रेडिंग कर रहे हो तो। और क्या आएगा कल? नेट पेरोल्स आएगा। इसमें हम अगर बुलिश हैं तो ज़्यादा इसमें गिरावट देखना चाहते हैं, बट अगर बढ़ावत आती है तो हमको बियरिश होना पड़ेगा, डॉलर में स्ट्रेंथ और देखना पड़ेगा। और इससे पहले के इवेंट्स पे भी इसमें ये असर डालेंगे, जिसमें नंबर ऑफ पॉपुलेशन विल बी ग्रेटर देन द नंबर ऑफ the effect of these numbers, like the bull, if the bull side has more population then that consensus wins, if the bearish side has more population then the bearish price action will win। तो दोस्तों ये आज हमें ये समझना पड़ेगा। एंड कल फेड पावल, चेयर पावल की भी स्पीच है, बहुत इम्पोर्टेंट। तो बहुत इम्पोर्टेंट काम है दोस्तों कल दो। और मिशिगन कंज्यूमर सेंटीमेंट भी आने वाला है कल। 5 ईयर इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस भी आएंगी जो हमारे यील्ड को भी करेगी, इफ़ेक्ट करेंगी बहुत ज़्यादा। और यील्ड्स भी इसमें, तो उसकी वजह से हाई वॉलेटिलिटी जो बॉन्ड्स में से आएगी वो हमें स्टॉक मार्केट में भी सीप इन होती हुई दिखेगी, करेंसी मार्केट में भी के थ्रू सीप इन होती हुई दिखेगी, बॉन्ड मार्केट के थ्रू, करेंसी मार्केट में, करेंसी मार्केट के थ्रू बॉन्ड मार्केट में वो हमें आदान प्रदान होता हुआ वैल्यू का उसमें दिखेगा, और प्राइस एक्शन का आदान प्रदान होता हुआ अप डाउन एक्शन हमें देखने को मिलेगा उस हिसाब से। तो पीसीई तो वही दोस्तों, वही जो मैंने आज नेट बनाया, इस तरह का ही प्राइस एक्शन देखने को मिल सकता है, पहले अबव फिर डाउन या फिर अबव या फिर डाउन, यही होता है। तो हमें इंट्राडे में जैसे आज मैंने हर एक एक्शन को इंटरप्रेट किया, थोड़ा हिसाब लगाया, पोजीशन को मैनेज किया, टेक्निकल देखा, उसी हिसाब से हमें कल भी करना पड़ेगा। और कल भी हम एक टेक्निकल ट्रेडर, फंडामेंटल ट्रेडर और फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच को लेते हुए, इकोनॉमिक अप्रोच को लेते हुए फिर से विजय प्राप्त करेंगे। ठीक है दोस्तों। तो ये आज आपने सीखा, और कल का भी मैं सेशन करूँगा, तो कल का भी आप समझना। एंड इस वीडियो को पूरा करके एंड करते हैं इस सेशन का। That Russia has thrown such a monkey wrench in things. There was a great story by Greg Miller over at Freightways the other day where he talks about, well, they were shipping out, to Europe like 700 million barrels a day, to Europe, and now they're shipping 800 million barrels to India, for example. And so that's great until the pipeline comes in, and then that goes away. And so crude has been just one of those tough areas to really gauge. I think containers are going to come down. I mean, I expect to see that. I think they're the most volatile in the future here. There's going to be a fall. The question is, does it come in the spring of 2023, or do we see it later in that year? And that's going to be geared on the recession. That's going to be geared on the world. If you follow world, ocean trade, it correlates exactly to the containers. So I think one of the strongest ones are, outfits like Custom Air, Atlas, Seaspan, which are leasing the vessels. They're in good, solid positions. They're returning dividends. They're just really, really good right off the bat right now, because it doesn't matter if the container market falls. They've got leases, they've got ships going out, and they've got income coming in whether the ships sail or not. Yeah, I think that for folks who they think that they're buying a LNG tanker, make sure that they should make sure they're actually buying an LNG tanker and not an oil tanker by accident. Sal, my final question for you is how much does seasonality matter? Because people say, oh, in oil, like there's this turnaround season in September, but really it's like +1 on WTI, relative to -1, but is it's really the cycle and the fundamental flows that matter oil. Like seasonality, it's important, but it's not
the be all and end all. Is it in shipping? Is it kind of the be all and end all where, oh wow, January to March, every single time it goes down. So the fact that it went up is something to write home about. Yeah, I mean, if you watch tankers, and I mean, literally watch them, go on like an app like Marine Traffic, and you look at, you will see the farm of tankers sitting off Singapore, fully loaded, ready to go, and they're just waiting for the prices to spike, and then they're off and running, and they go. You've got enough to keep the system up and running, but a lot of smart companies are pre-positioning low-cost oil at places and waiting for that spike to come up. So yeah, the seasonality is again, if you're playing the stock just to make it in a quarter, then yeah, you're watching the seasonality. But in the long term, again, if you look at tankers historically, they've never been lower than before. I mean, they're at this massive low that they're coming out of, and I think we're starting to see them tick up. I mean, the stories are out there that this is the best tanker market in 25 years, and everybody's talking about it. I think you got to be careful about the hype about that too, because again, you got to know when to get out of it. But I think they're in a pretty good position right now